हेलो दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे अपने सब्जेक्ट फिजिकल फार्मास्यूटिक्स 1 के यूनिट 3 के बारे में, जिसका नाम है सरफेस एंड इंटरफेसियल फिनोमेना। अब इस पूरी यूनिट को हम आज इस वीडियो में कंप्लीट कवर करेंगे, यानी कि एक ही वीडियो में पूरी यूनिट कवर कर दी जाएगी। अब ये वीडियो हमारी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो एक ही वीडियो में पूरी यूनिट हमारी कवर हो रही है, तो इसके अंदर के जो भी हमारे क्वेश्चन वगैरह बनते हैं सारे आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और यकीन मानिए कि इसमें से जो हमारा एक दो क्वेश्चन है वो तो मोस्टली टाइम आता ही आता है और वो पूरा सॉल्व आपके लिए कर जाएगा। तो पहले हम बात करते हैं इस यूनिट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो सबसे ज्यादा मेजर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हमारा इसमें बनता है कि डिस्क्राइब वेरियस मेथड्स यूज फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ सरफेस एंड इंटरफेसियल टेंशन। अब देखो यहाँ पे सरफेस मेजरमेंट के कुछ हमारे मेथड आते हैं, जैसे कैपिलरी राइज मेथड हो गया, ये आपने सुने होंगे, हमारे ड्रॉप काउंट, ड्रॉप बेट मेथड, न्यू रिंग मेथड। तो इन सबको इस वीडियो में कवर करेंगे। या तो वो अलग से हमारे याद आते हैं 5 नंबर, 7 नंबर, 10 नंबर में, या एक बड़ा क्वेश्चन आएगा तो उसमें से कोई से एक दो आपको डिफाइन करने पड़ेंगे। तो सारी बातें इस वीडियो में आपको मिल जाएंगी। इसके बाद हमारी एक इक्वेशन बनती है सरफेस फ्री एनर्जी के लिए और स्प्रेडिंग कोफिशिएंट के लिए, तो इन दोनों को यहाँ पे कवर किया गया है। फिर हमारा HLV स्केल के ऊपर तो अलग से 10 मार्क्स में नहीं, लेकिन 5 या 7 मार्क्स में अलग से आता है, या 2 नंबर में तो भाई देते ही देते हैं, तो इसको भी कवर करेंगे। इसके बाद कुछ हमारे टॉपिक है सरफेस एक्टिवेशन, तो कई बार ये 7 में आता है, कई बार 5 में आता है। फिर सॉल्युबलाइजिंग और डिटर्जेंसी, ये 2-2 नंबर में काफी बार क्वेश्चन आते हैं। फिर हमारे एडजॉर्प्शन के ऊपर क्वेश्चन बनता है, इसको भी हम एंड में कवर कर लेंगे। और नेक्स्ट इक्वेशन जीटा, ये 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन है, तो हम 2 मार्क्स वाली वीडियो में ही आपको कवर कर देंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे। तो मेरा नाम है आकाश कुमार और स्वागत करता हूं मैं आप सभी के अपने चैनल केयरवेल फार्मा में। बाकी अब मैं आपको एक बात बता दूं कि ये जो टर्म है, जैसे सरफेस हो गया, इंटरफेस हो गया, इंटरफेसियल टेंशन हो गया, सरफेस टेंशन हो गया, ये आपको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इन्हीं से आगे की सारी, यानी कि पूरा चैप्टर इन्हीं पे डिपेंड है, यही नाम है। तो आपको ये समझना बहुत जरूरी है, तो बहुत ही ध्यान से सुनना। पहले हम बात करते हैं कि सरफेस एक्चुअल में क्या होता है। तो लेट करो कि मैं क्या करता हूं, मैंने एक यहाँ पे बाल्टी ले ली, बकेट थोड़ी सी बड़े मुंह वाली ले ली, और इसमें क्या किया, हमने यहाँ तक पानी भर के डाल दिया। ठीक है, तो जब हमने यहाँ तक पानी भर के डाल दिया, पूरा आपको यहाँ बना देता हूँ एक बार मैं। तो जैसे ये बकेट में पानी भर गया, तो अब इस बकेट का जो सबसे ऊपर वाला पार्ट है, यानी कि ये वाला पार्ट है, यहाँ पे क्या है, पानी का हमारा बिल्कुल लास्ट वाला पार्ट है, तो इसको हम क्या कहते हैं, सरफेस कहते हैं। यानी कि सरफेस, अगर मैं सिंपली आपको बताऊं तो सरफेस कोई भी हमारी जगह है जहां पे क्या है, ऊपर से वो एनवायरमेंट से टच है, यानी कि एयर से टच है और ऊपर से ओपन है। जैसे ये पेज दिख रहा है आपको, तो ये क्या है, हमारा ऊपर का एक सरफेस हो गया। कुछ भी आप टर्म देख लोगे सरफेस दिख जाएगा, ये है, तो ये इसके ऊपर का क्या हो गया, ये हमारा सरफेस हो गया, ये हमारा सरफेस हो गया। कहीं पे पानी भर दिया तो पानी के सबसे ऊपर वाला पार्ट हमारा सरफेस हो गया। तो सरफेस सिंपली आप समझ सकते हो कि कोई भी हमारा ऊपर का पार्ट है जो हमारा डायरेक्टली एनवायरमेंट से टच है, यानी फिर एयर से टच है, उसको हम यहाँ पे सरफेस बोल देते हैं। तो अब क्वेश्चन आता है भाई इंटरफेस क्या होता है। अब मान लो ये जो पूरा था, अब मैंने इसके ऊपर क्या है, तेल डाल दिया। ठीक है, तेल मैं इसमें भरता हूं। अब आपको पता है कि जो ऑयल होता है ना, वो भाई इसमें क्या है, मतलब मिक्स नहीं होता पानी में, और जब मिक्स नहीं होता तो वो इसके ऊपर फ्लैट करने लगेगा, यानी कि इसके ऊपर फ्लोट, यानी कि तैरने लग जाएगा। और जब तैरेगा तो यहाँ पे देखो, ये जगह आप देखोगे कि एक लेयर फॉर्म हो जाएगी, जो क्या होगा, यहाँ पे ये हमारा क्या है, ऑयल का है, इधर साइड से ऑयल है और इधर साइड से क्या है, वाटर है। तो ये जो हमारी बीच की लेयर होगी, यहाँ पे एक तरफ हमारा अलग पार्टिकल है, एक तरफ हमारा दूसरा अलग पार्टिकल है, तो ये बीच की लेयर को हम यहां बोलते हैं इंटरफेस। यानी कि सिंपली अगर मैं आपसे बोलूं तो इंटरफेस हमारा क्या हो गया, कि इंटरफेस कोई भी दो अलग अलग पार्टिकल जो एक दूसरे में मिसेबल नहीं है, घुल नहीं रहे, उनके बीच का जो हमारा फेस होता है या एक बाउंड्री बन जाती है, उसी को हम इंटरफेस बोल देते हैं। अब इसको एग्जांपल से समझते हैं। मान लो मेरे पास ये भाई सैमसंग के ईयरबड्स है। ठीक है, अब ये ऊपर का जब एरिया अगर इसका खाली है, देखो ये हमारा डायरेक्टली क्या है, एयर के कॉन्टेक्ट में है, तो ये जब एयर के कॉन्टेक्ट में है तो ये हमारा कहलाएगा सरफेस, यानी कि हम सिंपल बोलेंगे कि भाई ये इसका क्या है, सरफेस है हमारा। ठीक है, अब मैं क्या करूं, इसके ऊपर कुछ और रखता हूं जो इसमें घुले ना। जैसे मान लो मैंने ये स्केल रख दिया, तो जब अगर स्केल रखा, तो अगर मैं इधर से आपको दिखाऊंगा तो ये और इसके जो बीच में जो हमारा इन दोनों के बीच में जो बन रहा है हमारा, इसको हम बोल देते हैं इंटरफेस। यानी कि कोई भी हमारे ऐसे दो ऑब्जेक्ट जो आपस में मिसेबल नहीं है, घुलते नहीं है, और इनके बीच में अगर मैंने ये 2 स्केल रख दिए, तो देखो इसके ये ऊपर का सरफेस है, इसके ये वाला सरफेस है, और इन दोनों के बीच में जो हमारा यहाँ पे देखो, इन दोनों के बीच में जो ये हमारा बन रहा है, इसको हम बोल देते हैं इंटरफेस। यानी कि इंटरफेस सिंपली हम बोल देंगे कि इट इज द बाउंड्री, या फिर हमारी बाउंड्री है या एक लेयर है जो हमारी फॉर्म होती है उन दो पार्टिकल्स के बीच में, जो हमारे क्या है, आपस में घुलते मिलते नहीं है, उसी को हम इंटरफेस बोलते हैं। और जो उसके ऊपर की लेयर होती है, जो डायरेक्टली एयर के कांटेक्ट में होती है, उसके ऊपर कुछ भी नहीं होता, उस पर हम कुछ भी रख भी सकते हैं, उसको हम यहाँ पे सरफेस बोल देते हैं।
तो आई होप आपको सरफेस और इंटरफेस समझ आ गया होगा। इसी को अगर डिफाइन करें तो देखो सरफेस क्या है, इट इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ सब्सटेंस है, जो आउटर मोस्ट लेयर है हमारी सब्सटेंस की, दैट सेपरेट इट फ्रॉम सराउंडिंग, जो हमारे पूरे एनवायरमेंट से उसके बीच में यहाँ पे अलग कर रही है, वो हमारी सरफेस कहलाती है। अब ये सरफेस हमारी कहाँ कहाँ बन सकती है, तो जैसे कोई भी हमारा सॉलिड पार्टिकल है, ये सॉलिड था हमारा, तो सॉलिड के ऊपर या तो एयर हो या फिर गैस हो, क्योंकि गैस भी कोई मतलब एक तरह से खाली होती है, उसकी जगह कोई भी आ सकता है, तो वो हमारा गैस या फिर एयर हो गया, या फिर गैस या फिर लिक्विड हो गया। कोई हमारे नीचे लिक्विड है और लिक्विड के ऊपर हमारी खाली जगह है, गैस है या फिर एयर है, तो ये हमारा सरफेस कहलाता है। एग्जांपल के लिए जैसे सरफेस ऑफ वाटर, पानी का जब हमारा ग्लास भरा हो तो उसके ऊपर का वाटर, या सरफेस ऑफ टेबल, जैसे ये हमारी टेबल है तो ऊपर का पूरा एरिया खाली है, तो ये भी हमारा क्या कहलाएगा, ये भी हमारा पूरा सरफेस कहलाता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सरफेस। अब बात करें इंटरफेस के बारे में, तो इट इज द बाउंड्री फॉर्म बिटवीन टू और मोर इमिसिबल सब्सटेंसेस। अब जब हम यहाँ पे दो ऐसे सब्सटेंस लेते हैं जो आपस में घुलते नहीं है, और जब घुलेंगे नहीं तो इस तरह बीच में क्या करेंगे, इस तरह का वो लाइक बाउंड्री बना देंगे, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, इंटरफेस बोलते हैं। यानी कि एक हमारी ये बाउंड्री होती है जो फॉर्म हो जाती है जब दो या दो से ज्यादा इमिसिबल सब्सटेंसेस आपस के कांटेक्ट में आते हैं। एग्जांपल के जैसे हमारा सॉलिड हो गया या फिर लिक्विड हो गया, या फिर लिक्विड या गैस हो गया, या फिर सॉलिड या गैस हो गया, तो इनमें से कुछ भी हमारा आता है तो एक हमारा इंटरफेस क्रिएट होता है। आप बोलोगे सर ये तो यहाँ पे गैस आ गया, और हमने अभी क्या पढ़ा था कि अगर हमारा लिक्विड के ऊपर गैस आती है या फिर सॉलिड के ऊपर गैस आती है तो वो सरफेस होता है। तो सिंपली अगर हम बोले तो सरफेस भी एक हमारा टाइप होता है हमारा इंटरफेस का, जिसमें अगर क्या होता है, देखो इंटरफेस क्या है कि सिंपली दो ऑब्जेक्ट हमारे मिल रहे हैं, जैसे हमारा ऑयल वाटर हो गया, या अगर हम इस पानी के ऊपर यहाँ पे हवा भर देंगे एयर, तो वो भी हमारा इंटरफेस बनेगा एयर और वाटर का। लेकिन जो ऐसे इंटरफेस है जिसमें हमारी या तो एयर आती है या फिर गैस आती है, वो हमारा सरफेस कहलाता है। यानी कि सिंपली है कि अगर वो ऊपर से हमको खाली दिख रहा है, या अगर मैं आपको एक ट्रिक बताऊं कि मान लो ये है और इसके ऊपर मैं कुछ रख सकता हूं, तो ये मेरा सरफेस है। अब अगर मान लो ये ऑलरेडी किसी चीज से कवर है, मैंने इसके ऊपर ये उंगली रख दी, तो अब मैं क्या इस सरफेस के साथ कुछ टच कर सकता हूं? नहीं, बीच में उंगली आ रही है। तो क्या है कि सरफेस हमारा वो है जिसके ऊपर या तो गैस हो या फिर एयर हो, जिसपे हम कुछ भी रख सकते हैं, तो यही होता है। तो अब हम बात करते हैं लिक्विड इंटरफेस के बारे में। तो लिक्विड इंटरफेस क्या है, इट इज अ इंटरफेस ऑकर्स बिटवीन लिक्विड एंड अदर स्टेट। यहाँ पे हमारा एक तरफ तो लिक्विड होगा, इसके अलावा दूसरी तरफ कोई भी स्टेट हो सकती है, या सॉलिड हो, चाहे गैस हो, या फिर लिक्विड हो हिमसेल्फ। तो पहले हम बात करते हैं लिक्विड इंटरफेस के बारे में। तो यहाँ पे मैंने ना सारे बना रखे हैं एग्जांपल के लिए, ठीक है। तो लिक्विड में क्या है कि दो इमिसिबल लिक्विड आपस में डिसॉल्व हो रहे हैं, जैसे इमल्सन मान लो। तो यहाँ पे मान लो ये हमारा वाटर है और वाटर के ऊपर ये हमारा ऑयल है, तो ये ऑयल एंड वाटर हमारा क्या है, इमल्सन फॉर्म कर रहे हैं, और इसके बीच की जो हमारी है ये कहलाती है लिक्विड इंटरफेस, ठीक है। फिर हमारे आते हैं लिक्विड सॉलिड इंटरफेस। अब मान लो कि ये हमारा लिक्विड था और ये हमने अपने नीचे एक सॉलिड लिया ठोस, और इसके ऊपर ये हमने लिक्विड भरा है। तो जब इस सॉलिड के ऊपर लिक्विड भरा है तो इनके बीच की जो ये वाली लेयर है, ये हमारी क्या है, सॉलिड लिक्विड इंटरफेस कहलाती है। और ये तो कहलाएगी क्योंकि भाई यहाँ पे क्या है, ये आपस में डिसॉल्व नहीं हो रहे और बीच में हमारी लेयर बन रही है। थर्ड आता है लिक्विड गैस इंटरफेस। अब लिक्विड गैस इंटरफेस क्या है कि जैसे मान लो ये ऑयल है हमारा, लिक्विड है, और इसके ऊपर ये एयर या फिर हमारी गैस भरी हुई है, तो बीच में जो हमारा ये बन रहा है इसको हम लिक्विड गैस इंटरफेस बोलेंगे। और जो ऐसे इंटरफेस है जिसमें क्या है, या तो हमारी गैस आ रही है या फिर हमारी एयर कहला रही है, उन्हीं इंटरफेस को हम सरफेस भी बोलते हैं। तो वही मैंने आपको बताया था कि फॉर्म बिटवीन लिक्विड एंड गैस, और इसको हम सरफेस नाम से भी जानते हैं। तो यही था हमारा सिंपली सरफेस और इंटरफेस। यानी कि सिंपल मान लो ये हमारा सरफेस है और हमने इसके ऊपर ये रख दिया, तो इनके बीच में जो लेयर बन रही है, इसके और इसके बीच में जो लेयर बन रही है, उसको हम इंटरफेस बोलते हैं। तो ये हो गया हमारा सरफेस और इंटरफेस के बारे में। तो अब हमारा पहला क्वेश्चन आता है, डिस्क्राइब वेरियस मेथड्स यूज्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ सरफेस एंड इंटरफेशियल टेंशन। अब इसके अंदर बेसिकली हमारे कुछ टाइप्स आते हैं, जो यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं ये 5 हैं। तो इनसे पहले हमको ये जानना पड़ेगा कि भाई सरफेस और इंटरफेशियल टेंशन एक्चुअल में क्या होती है, ठीक है। और इसको समझ गए तो बाकी के मेजरमेंट भी आपके लिए बहुत ज्यादा आसान हो जाएंगे। तो सिंपली मैं आपको इस तरह बताता हूँ। पहले हम बात करते हैं अपने सरफेस के बारे में। तो जब हम सरफेस के बारे में बात करेंगे तो सरफेस हमने क्या देखा था कि मान लो हमारे पास क्या है, एक वाटर पूरा भरा पड़ा है, हम पानी के एग्जांपल से समझते हैं, और पानी हमारे पास इतना भरा हुआ है, ठीक है। और जब इतना भरा होगा पानी, तो ये ऊपर का ये हमारा क्या कहलाता है, सरफेस कहलाता है, क्योंकि इसके ऊपर कुछ और हमारा ऑब्जेक्ट प्रेजेंट नहीं है। ये डायरेक्टली एनवायरमेंट से टच है, और एनवायरमेंट या तो एयर होगी या फिर गैस होगी जो इससे टच हो रही है, तो ये हमारा सरफेस हो गया। अब क्या होता है यहाँ पे कि जैसे ये लिक्विड है, तो लिक्विड के आपको बताया कि इस तरह के पार्टिकल्स हमारे बने होते हैं। भाई लिक्विड के अंदर के हमारे पार्टिकल्स होते हैं, उन्हीं से मिल के हमारा लिक्विड बना होता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जैसे ये हमारे लिक्विड है, तो मान लो पानी हमारे पास, एग्जाम्पल के लिए हम वाटर लेते हैं, तो वाटर के जो इंटर के पार्टिकल्स है, जैसे मान लो ये हमारे अंदर के पार्टिकल्स हैं, ये एक दूसरे से अटैच होते हैं, और अटैच होते हैं एक इंटरमोलिकुलर फोर्स के द्वारा। और उस इंटरमोलिकुलर फोर्स को हम क्या बोलते हैं,
कोहेसिव फोर्स बोलते हैं दोस्तों। क्या बोलते हैं? कोहेसिव फोर्स। बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि ये कंसेप्ट अगर एक बार आपका क्लियर हो गया, सारी कहानी आपको समझ आ जाएगी। तो हमने क्या देखा, सरफेस हमारा ऊपर का, हम पहले सरफेस टेंशन को समझ रहे, इसलिए हमने सरफेस का एग्जांपल लिया है। सरफेस का एग्जांपल लिया, ये हमारी लेयर है, इसमें हमने लिक्विड भरा, लिक्विड में हमने पानी ले लिया, और पानी के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच में एक फोर्स लगता है, तभी तो भैया आपस में एक दूसरे को अटैच रखते हैं। यानी कि सिंपली मान लो आपने एक गिलास पानी लिया और उसको आप नीचे गिराओगे, तो ऐसा तो नहीं है कि पहले एक ड्रॉप गिरी फिर दूसरा गिरा, आप उसको लगातार गिराओगे तो पानी गिरता रहेगा। और ऐसा क्या हो रहा है, क्योंकि लिक्विड के जो पार्टिकल्स है वो आपस में अटैच है, आपस में क्या कनेक्ट होते हैं। तो जब वो आपस में कनेक्ट होते हैं तो एक फोर्स के द्वारा कनेक्ट होते हैं, और उस फोर्स को हम क्या बोलते हैं, कोहेसिव फोर्स बोलते हैं। अब इसके अंदर हमारा वैन वाल फोर्स आता है, आयोनिक फोर्स आते हैं, तो ये सब आपने पढ़ा होगा। एग्जांपल समझ लो कोहेसिव फोर्स। तो कोहेसिव फोर्स हमारा वो फोर्स है जो हमारे सिमिलर पार्टिकल्स के बीच में लगता है। अब सिमिलर पार्टिकल्स क्या है, यहाँ पे पानी है, तो पानी के जो हमारे मॉलिक्यूल्स है ये आपस में एक दूसरे को टच कर रहे हैं, और सेम मॉलिक्यूल ये सारे के सारे हमारे पानी के अंदर के हैं, तो ये हमारा हो जाएगा कोहेसिव फोर्स। यानी कि इनके बीच में लग रहा है वो कोहेसिव फोर्स कहलाता है। अब देखो क्या फंडा होता है, जब ये अंदर के हमारे पार्टिकल्स इस तरह अटैच है, तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे को चारों तरफ से बाइंड करते हैं। क्या करते हैं? चारों तरफ से बाइंड करते हैं, और इस वजह से क्या होता है, ये स्टेबल में रहते हैं। तो अगर मैं थोड़ा जूम करके दिखाऊं, एक पार्टिकल को डाल दूं, तो मान लो ये हमारा पार्टिकल है, तो इधर एक पार्टिकल है, इधर एक पार्टिकल है, इधर एक पार्टिकल है, इधर चारों तरफ पार्टिकल होते हैं। तो क्या करेगा, ये पार्टिकल इधर से फोर्स लगाएगा, ये पार्टिकल इधर से और इधर से फोर्स लगाएगा। तो इस तरह क्या है, ये बीच का पार्टिकल हमारा स्टेबल रहता है। ये नीचे लगाएगा तो ये इधर लगाएगा, इस तरह, फिर ये इधर आ रहा है तो ये इधर आ रहा है। तो इस तरह ये बीच के पार्टिकल को हमारे चारों तरफ से फोर्स लगता है, इस वजह से ये हमारा स्टेबल रहता है। ठीक है, ये आप समझ गए होंगे। अब ये तो हम समझ गए भाई, यहाँ पे लग रहा है, नीचे भी हम देखें, नीचे से हमारा सपोर्ट में और इधर से पार्टिकल लग रहा है, हर तरफ लग रहा है। लेकिन अगर हम बात करें लेयर के बारे में, जो सबसे ऊपर की सरफेस थी, तो अगर हम यहां पे देखें, ये लगा है, एक पार्टिकल, दो पार्टिकल, 3, 4 और 5 पार्टिकल बनाए। तो अब अगर इस तरफ देखेंगे तो देखो फोर्स हमारा कहां लगेगा, ये आपस में खींच रहे हैं एक दूसरे को, ये आपस में खींच रहे हैं एक दूसरे को, ये खींच रहे हैं, 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 सब बराबर बात है। लेकिन जब बात आएगी यहाँ पे नीचे, क्योंकि नीचे भी कुछ हमारे पार्टिकल हैं, जैसे हमारे ये मान लो ये पार्टिकल है नीचे हमारे, तो ये भी तो नीचे खींच रहे हैं ना, तो ये नीचे खींच रहे हैं, ये ऐसे अपोज करें, ये तरह ऐसे अपोज करें, ये तरह अपोज करें। अब हमने यहाँ क्या देखा कि जैसे ये इस तरफ फोर्स खींचेगा तो ये इसके अपोज में इस तरफ खींचेगा, इससे पार्टिकल बीच में रहेगा। ये वाला पार्टिकल हमारा ऊपर को खींच रहा है, तो नीचे वाला हमारा पार्टिकल इसको नीचे खींच रहा है। इस पार्टिकल को मान लो, तो ये हमारा इस तरह चारों फोर्स के बराबर में इक्वल है। लेकिन जब हम इस वाले सरफेस पे देख रहे हैं, अगर मैं एक बार और जूम करके यहाँ दिखाऊं, तो मान लो ये हमारे पास सरफेस है, और सरफेस का जो मान लो एक पार्टिकल अगर हम ले लिया, तो इसका एक पार्टिकल इसको इधर खींच रहा है, इसका एक पार्टिकल इसको इधर खींच रहा है, और जो नीचे वाला पार्टिकल है उसको नीचे खींच रहा है। लेकिन भाई जब ये पार्टिकल देखो इधर से खींचा, तो ये कांस्टेंट हो गया, बराबर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब इस पार्टिकल ने इसको नीचे खींचा, इस वाले पार्टिकल ने इसको नीचे खींचा, तो ऊपर तो कुछ और है ही नहीं, क्योंकि ऊपर तो नॉर्मल हमारी एयर है ना, और जब ऊपर नॉर्मल एयर है तो ये पार्टिकल क्या होगा, थोड़ा सा नीचे डाउनवर्ड होने लगता है। और जब ये नीचे एक फोर्स हमारा लग रहा है, जो एक एक्स्ट्रा फोर्स है जो इसको नीचे को खींच रहा है, क्योंकि ऊपर कोई और पार्टिकल नहीं है जो इसको अपोज करके इसको संभाल सके। तो इस वजह से क्या होता है कि ये जो हमारे पार्टिकल है ये इसको नीचे खींचते हैं। और ये रीजन होता है कि हमारे जितना भी कोई भी सरफेस ले लो पानी का, जैसे हमने मान लो जब हम गिलास को फुल भर देते हैं, तो आपने देखा होगा जब गिलास फुल भर जाता है तो गिलास इस तरह भरता है हमारा, इस तरह भी भर जाएगा। तो इधर का पार्टिकल क्या होगा, देखो यहाँ पे सीधा नहीं होता, ऐसा होता है, गोल बना देता है, स्पेरिकल। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो पानी के मॉलिक्यूल्स हैं वो अपने सरफेस टेंशन को नीचे खींचता है, तो अपने सरफेस एरिया को कम करना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं, सरफेस एरिया को कम। अब जैसे हमारे ये सरफेस है और यहां से यहां तक ये इसका एरिया हो गया, तो इसको ये नीचे खींच रहे हैं। क्योंकि नीचे खींच रहे हैं, क्योंकि जो सरफेस का ऊपर वाला जगह है उसका कोई फोर्स नहीं है, तो इस वजह से जो हमारे पार्टिकल है वो हमारे नीचे वाले जो पार्टिकल है जिसको नीचे खींच रहा है, तो एक हमेशा एक डाउनवर्ड फोर्स हमारा नीचे की तरफ रहता है। तो अगर इसको जूम करके देखें, सिंपली देखो कि ये हमारा पानी का टप था, तो ये सबसे ऊपर के जो लेयर वाले पार्टिकल्स हैं इन पे हमेशा एक नीचे की तरफ डाउनवर्ड फोर्स रहता है, जो पूरे इस सरफेस, क्योंकि भाई हर तरफ पार्टिकल्स है, उनको एक नीचे की तरफ खींचता है। तो ये जो हमारा फोर्स होता है जो हमारा इन सब पार्टिकल को नीचे की तरफ खींचता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, सरफेस टेंशन बोलते हैं। यानी कि सिंपली यहां बोला जाए कि हर एक पार्टिकल आपस में एक दूसरे को बराबर खींच रहा है, लेकिन जो हमारा सरफेस है इसका सबसे ऊपर वाला पार्ट है, वहां पे एक एक्स्ट्रा टेंशन क्रिएट हो गई। भाई प्रॉब्लम हो गई है। प्रॉब्लम क्या है कि इसके ऊपर कोई और पार्टिकल नहीं है जो इसको अपोज करके इसको इक्विलिब्रियम यानी कि बराबरी पे लेके आए, जो हमारे बीच के पार्टिकल थे। इसीलिए यहां हमेशा एक डाउनवर्ड फोर्स रहता है, और ये जो हमारा डाउनवर्ड फोर्स है इसी को हम यहाँ पे सरफेस टेंशन बोलते हैं। यानी कि एक तरह की टेंशन हमारी सरफेस पे क्रिएट हो रही है।
तो आई होप आपको अब एक सरफेस टेंशन एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा कि एक्चुअल में है क्या, कि जो पार्टिकल्स हमारे मिडिल में है यानी कि बल्क में है उन पे चारों तरफ से फोर्स लग रहा है तो वो एक इक्विलिब्रियम में रहते हैं यानी कि हिलते डुलते नहीं है। लेकिन जो सबसे ऊपर सरफेस वाले पार्टिकल्स है उन पे तीन तरफ से फोर्स लगता है, तो जो लेफ्ट और राइट वाला फोर्स है वो तो इक्विलिब्रियम में हो गया, लेकिन जो नीचे फोर्स लग रहा है डाउनवर्ड उसको अपोज करने के लिए ऊपर से कोई फोर्स नहीं है। इस वजह से ये सारे पार्टिकल्स क्या है, एक एक्स्ट्रा डाउनवर्ड फोर्स नीचे को क्रिएट करते हैं, और ये जो नीचे का डाउनवर्ड फोर्स है उसी को हम यहाँ पे सरफेस टेंशन बोल देते हैं, यानी कि एक तरह की टेंशन है जो इन सब पार्टिकल्स को नीचे को खींच रही है। अब इसको अगर यहाँ डिफाइन करें तो किस तरह बोलेंगे, इट इज डिफाइंड एज दी फोर्स पर यूनिट लेंथ। अब देखो क्या हो रहा है, जो नीचे फोर्स लग रहा है वो, और एक लेंथ, ये हमारी जो पूरी लेंथ है इस लेंथ पे हमारा फोर्स लग रहा है, तो फोर्स पर यूनिट लेंथ दैट मस्ट बी अप्लाइड परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ लिक्विड। ये सरफेस के अलोंग द, यानी कि इस तरह परपेंडिकुलर नीचे को फोर्स लग रहा है, यानी कि ये सरफेस है। अब इस सरफेस के परपेंडिकुलर क्या होता है, जो इसको नीचे क्रॉस करे तो ये सारा फोर्स क्या है, इसके अपोजिट में इस तरह नीचे लग रहा है, तो ये हो गया परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ लिक्विड। अब यहाँ पे सिंपली अगर कहा क्या रहा है कि जैसे ये हमारी लेंथ है, अब देखो फॉर्मूला क्या होता है, सरफेस टेंशन इसको हम गामा से रिप्रेजेंट करते हैं, जो गामा इस तरह आप बना सकते हो, इज इक्वल टू फोर्स अपॉन लेंथ होता है। अब फोर्स क्या है, सरफेस टेंशन हमारी उतनी ज्यादा होगी जितना ज्यादा ये डाउनवर्ड फोर्स नीचे को लग रहा है, तो इसलिए ये फोर्स हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब ये क्या है, लेंथ, अब ये जितना ज्यादा लेंथ में होगा उतना ही मतलब उतना सरफेस टेंशन हमारा कम होगा, क्योंकि जितना ज्यादा लेंथ होगा उतना फोर्स लगाने में दिक्कत होगी। इसीलिए क्या होता है कि लेंथ हमारी होती है वो हमारी हमेशा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो जो ओवरऑल हमारा सरफेस टेंशन बनेगा वो बनता है एफ अपॉन एल, यानी कि फोर्स अपॉन लेंथ। तो ये हो गया पूरा हमारा सरफेस टेंशन के बारे में। अब यहाँ डायग्राम आप इस तरह का बना के आ सकते हो, ये बल्क मॉलिक्यूल्स है, देखो चारों तरफ से फोर्स है, जो हमारा ये सरफेस के मॉलिक्यूल्स है इन पे सिर्फ तीन तरफ से फोर्स है, लेफ्ट राइट इक्वल होगा, नीचे वाला इसको नीचे खींच रहा है, और इसी वजह से एक डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है हमारे सरफेस पे, और उसी को हम यहाँ पे सरफेस टेंशन बोलते हैं। इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं देखो गामा से, और इसकी जो यूनिट होगी वो होगी या तो मिली न्यूटन पर मीटर, यानी कि एक मीटर में कितना लग रहा है, या न्यूटन पर मीटर होगी। अब पर मीटर क्यों, लेंथ हमारी ये मीटर में होगी कितनी है, इस वजह से न्यूटन पर मीटर या मिली न्यूटन पर मीटर होगी। और इसको एक तरह से और कर सकते हैं, वो हमारा आता है डाइन पर सेंटीमीटर। तो डाइन एक छोटी यूनिट है, अब डाइन वो वाली डाइन नहीं है, डाइन छोटी यूनिट है, वो उस तरह कर सकते हैं। तो ये हो गया पूरा सरफेस यूनिट के बारे में। और ये क्यों होता है वो भी बता दिया, इट ऑकर्स ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होते हैं, यानी कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल, ये सब हो गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं इंटरफेसियल टेंशन के बारे में कि ये एक्चुअल में क्या होती है। तो देखो अब मैंने आपको क्या बोला कि सरफेस हमारा ये है, अब इसके ऊपर मैं क्या करूं, एक और कोई लिक्विड डाल दूं। तो मैंने डालो कि इसके ऊपर मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे अपना ऑयल डाल दिया। ठीक है, तो जब मैंने ऑयल के लिक्विड डाले तो ऑयल के लिक्विड के बीच में, यानी कि ये मान लो ऑयल है, तो ऑयल के लिक्विड के बीच में भी अपना मान लो इधर हमारे ऑयल के पार्टिकल है, तो इनके बीच में भी एक फोर्स लग रहा होगा। तो जब ये मिडिल में लग रहा होगा तब तो भाई ये हमारा क्या है, ऑयल हमारा क्या रहेगा, इक्विलिब्रियम में रहेगा। लेकिन जब जो इस तरफ आएगा तो इस तरफ क्या है, नीचे को फोर्स लग रहा है, इधर नीचे फोर्स लग रहा है, इधर नीचे फोर्स लग रहा है, और इधर जो हमारे ऑयल के पार्टिकल है वो इधर, सॉरी पानी के पार्टिकल इधर फोर्स लगा रहे हैं। अब क्या होगा, जब ये हमारे यहाँ पे कंडीशन इक्वल में है तो अब क्या होता है कि इनके बीच में भी एक अटैचमेंट हो जाता है। अब अटैचमेंट में जूम करके दिखाता हूं, ये मेरा ऑयल का हो गया और ये हमारा लिक्विड का हो गया। तो अब क्या होता है कि जो ऑयल वाला पार्टिकल है वो इसको अपनी तरफ खींचेगा, यानी कि इस तरफ खींचेगा, और जो लिक्विड वाले हैं वो अपने इस तरफ खींचेगा। तो जब लिक्विड जो हमारा पानी हो गया, वाटर हो गया, वो इसको नीचे की तरफ खींचेगा और ऑयल हमारा इसको अपनी तरफ खींचेगा। तो इस चक्कर में क्या है कि इनके बीच में एक टेंशन क्रिएट होती है और उसी को हम इंटरफेसियल टेंशन बोलते हैं। तो इंटरफेसियल टेंशन सिंपली क्या है कि ये सरफेस टेंशन की तरह होती है, बस इंटरफेस कब होता है, जब हमारे दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स हमारे बीच में होते हैं। तो यहाँ पे क्या है, दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स है, एक हमारा ऑयल हो गया, एक हमारा पानी हो गया। तो इनके बीच में जो फोर्स हमारा डेवलप हो रहा है, यानी कि जो इन दोनों को खींचेगा, वो हमारा क्या कहलाता है, इंटरफेसियल टेंशन कहलाता है। अब क्वेश्चन आता है कि सर यहाँ पे पानी था तो सारा पार्टिकल हमारा नीचे की तरफ जा रहा था, लेकिन यहाँ ऑयल है, यहाँ पानी है, तो किधर जाएगा। तो देखो इन दोनों के बीच में जिसका फोर्स हमारा ज्यादा लग रहा होगा, यानी कि ये जो ऑयल और ये हमारे ऑयल हो गए, तो अगर इनका फोर्स हमारा इधर ज्यादा होगा तो पार्टिकल हमारा उस तरफ खींचेगा थोड़ा सा, और इधर होगा तो हमारा इस तरफ खींचेगा, इससे चलता है। अब यहाँ पे एक फोर्स और आता है जिसका नाम हमारा होता है अधेसिव फोर्स। अब अधेसिव फोर्स क्या होता है, जैसे हमने क्या देखा था कि हमारा जो लिक्विड था, ये हमारा पूरा लिक्विड था, तो पानी था, तो पानी में क्या है कि सेम पानी के जो पार्टिकल्स है इनके बीच में जो फोर्स लग रहा था उसको हम कोहेसिव फोर्स बोलते हैं। लेकिन जब यही फोर्स हमारा डिफरेंट टाइप के पार्टिकल्स के बीच में लगता है, जैसे हमने यहाँ ऊपर तेल रख दिया, ऑयल रख दिया, और यहाँ नीचे पानी है, तो जो ऑयल और वाटर इन दोनों के बीच में एक फोर्स होगा जो इन दोनों को अटैच रखेगा, चाहे ये एक दूसरे को खींच रहे हैं लेकिन ये अटैच है। तो ये जो हमारा फोर्स होता है इसी को हम अधेसिव फोर्स बोलते हैं। तो अधेसिव फोर्स सिंपली क्या हमारा हो जाएगा कि जैसे कोहेसिव फोर्स, फोर्स
ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन सिमिलर पार्टिकल, अधेसिव फोर्स है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन डिफरेंट पार्टिकल, जो हमारे पार्टिकल अलग अलग होंगे। तो इसी तरह हमारा ये हो गया सरफेस टेंशन। और इंटरफेसियल टेंशन सिंपली क्या हम बोल सकते हैं, इट इज डिफाइंड एट अ फोर्स पर यूनिट लेंथ दैट एक्ट अलोंग द इंटरफेस बिटवीन दो इमिसिबल लिक्विड, यानी कि ये दो इमिसिबल लिक्विड है तो इनके बीच में जो हमारी टेंशन क्रिएट हो रही है उसी को हम यहाँ पे इमिसिबल मतलब इंटरफेसियल टेंशन बोल देते हैं। इसकी भी यूनिट हमारी मिली न्यूटन पर मीटर या फिर न्यूटन पर मीटर होगी या फिर डाइन पर सेंटीमीटर होगी। अब ये हमारा सरफेस की तरह सेम होता है, बस ये हमारा दो लिक्विड के बीच में मतलब लगता है, इसलिए ये अलग है। और इसको हम गामा से रिप्रेजेंट कर सकते हैं या फिर सिग्मा से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आई होप आपको इंटरफेसियल सरफेस टेंशन समझ आ गई होगी। तो अब हम बात करते हैं कि इनको मेजर कैसे कर सकते हैं। तो अब हम बात करेंगे मेजरमेंट ऑफ सरफेस एंड इंटरफेसियल टेंशन। तो यहाँ पे टोटल हमारे पास 5 तरीके होते हैं जिनकी मदद से हम यहाँ पे इनको मेजर कर सकते हैं। पहला हमारा आता है कैपिलरी राइज मेथड, सेकंड आता है ड्रॉप काउंट मेथड, थर्ड आता है ड्रॉप वेट मेथड, फोर्थ आता है विल हेल्मी प्लेट मेथड एंड फिफ्थ आता है ड्यू नो रिंग मेथड, जिसको हम रिंग डिटैचमेंट मेथड नाम से भी जानते हैं। अब इसमें हमारा सबसे इंपॉर्टेंट हमारा बेसिक कैपिलरी राइज मेथड है। बाकी ये हमारा एग्जाम में किस तरह आएगा कि आपके सामने लिखा होगा, जो हमने पूरे क्वेश्चन के बारे में बात की थी कि डिस्क्राइब वेरियस मेथड यूज फॉर मेजरमेंट। पहले लिखा होगा डिफाइन सरफेस एंड इंटरफेसियल टेंशन, उसके बाद लिखा होगा डिस्क्राइब वेरियस मेथड यूज फॉर ये, उसके बाद लिखा होगा एक्सप्लेन एनी वन, यानी कि कोई आपको एक या दो मेथड होंगे जो आपको एक्सप्लेन करने होंगे, क्योंकि ये भाई बहुत ज्यादा लेंदी हो जाएगा। अगर आप सबको करोगे तो कोई एक या दो मेथड आपके लिए आएंगे जिन्हें आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना होगा। पहले हम बात करते हैं कैपिलरी राइज मेथड के बारे में। तो हर एक मेथड के बारे में हमको क्या जानना है कि वो मेथड एक्चुअल में है क्या, वो किस प्रिंसिपल पे काम कर रहा है, कौन सा अपरेटस यूज हो रहा है, और उसका एक डेरिवेशन निकलेगा, एक इक्वेशन बनेगी, उसके बेस पे आपको ये निकालने पड़ेंगे। तो जो हमारा कैपिलरी राइज मेथड है ये बेसिकली हमारा सरफेस टेंशन और इंटरफेसियल टेंशन दोनों में काम आता है, लेकिन मोस्टली ये हमारा सरफेस टेंशन को निकालने में हेल्प करता है। और यही रीजन है आपको मोस्टली अगर लिखा मिलेगा कि इट इज यूज्ड टू मेजर द सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड, ओनली सरफेस टेंशन, क्योंकि सरफेस टेंशन में ये काफी अच्छा काम करेगा। अभी हम समझ लेंगे। तो अब हम बात करते हैं कि ये भाई काम कैसे करता है। तो ये जो कैपिलरी राइज मेथड है ये बेस करता है हमारे प्रिंसिपल ऑफ कैपिलरी एक्शन पे। अब कैपिलरी एक्शन क्या होता है, जैसे हम लोग क्या करते हैं, आप लोगों ने देखा होगा कि जब पानी वगैरह पीते हैं, कुछ भी करते हैं, तो अगर हम उसमें स्ट्रो डाल देते हैं, तो जो स्ट्रो जब हम डालते हैं तो जो हमारा पानी होता है वो हल्का सा स्ट्रो में भरने लगता है। क्यों होता है, भरने लगता है। इसको मैं अगर कभी होगा तो प्रैक्टिकली मैं आपको दिखा दूंगा। तो उसी कैपिलरी एक्शन पे हमारा काम करता है। कैसे करता है, तो इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कैपिलरी एक्शन वेयर अ लिक्विड राइज इन अ नैरो ट्यूब ड्यू टू इंटरेक्शन बिटवीन द लिक्विड एंड ट्यूब मटेरियल। अब मैं सिंपली आपको दिखा देता हूं कैसे क्या होता है। तो इसके अपैरेटस में सिंपली हमारे पास क्या होती है, एक पतली सी कैपिलरी ट्यूब होती है, जो एक पतली होती है। अब क्या करते हैं, हमको मान लो इस वाले लिक्विड की सरफेस टेंशन जाननी है। तो ये हमारे पास लिक्विड हो गया जिसकी सरफेस टेंशन हमको पता लगानी है। तो हम क्या करेंगे, इस कैपिलरी ट्यूब को इसके अंदर डाल देंगे, और जब इसके अंदर ये कैपिलरी ट्यूब को डालेंगे तो ये जो हमारा लिक्विड होगा इस कैपिलरी ट्यूब में भरना शुरू हो जाता है। क्या होता है, भरना शुरू हो जाता है। और जब भरना शुरू होगा तो एक सर्टेन हाइट तक, यानी कि कुछ अमाउंट तक ये हमारा ऊपर इसमें भर जाता है पानी, उसके बाद ये हमारा रुक जाता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि आखिर ये लिक्विड इसमें भरा क्यों और भाई ये रुका क्यों, ये सारी बातें आती हैं, इसको हम यहाँ समझते हैं। तो अब मैं सिंपली अगर आपको दिखाऊं तो मान लो ये हमारे पास वो टैप था और इसके अंदर ये हमारे पास क्या है, पानी के भरे हुए हैं। ठीक है, तो ये पानी के हमारे कुछ यहाँ पे पार्टिकल्स हैं। जब मैंने क्या किया, इसके अंदर ये कैपिलरी पतली वाली ट्यूब डाली, तो आपको पता होगा कि जो कोहेसिव फोर्स है वो हमारा लगता है सेम पार्टिकल्स के बीच में, यानी कि ये लिक्विड के अगर हमारे सेम पार्टिकल्स होंगे, और जो हमारा अधेसिव फोर्स है वो हमारा लगता है डिफरेंट पार्टिकल्स के बीच में। तो यहाँ पे हो क्या रहा है एक्चुअल में कि जैसे ही मैंने क्या किया, ये अपनी कैपिलरी ट्यूब डाली, ये जो मेरी कैपिलरी है ये भी भाई एक मतलब कांच ग्लास की बनी है, तो इसके भी कुछ पार्टिकल होंगे जो हमारे कैपिलरी के इधर आपको दिख रहे होंगे। ये हमारे क्या कैपिलरी के पार्टिकल्स हैं, ये हमारे कैपिलरी के पार्टिकल्स हैं। तो जब क्या होता है कि पानी इसके साथ यहाँ पे टच होता है, तो पानी यहाँ पे आया, वाटर मान लो ये हमारा वाटर आया, यहाँ पे पानी आया। अब क्या होगा, ये पानी और ये कैपिलरी, इन दोनों के बीच में क्या लगेगा, अधेसिव फोर्स, क्योंकि कैपिलरी के पार्टिकल्स हमारे डिफरेंट हो गए। यहाँ पे मान लो ये ब्लैक हो गए कैपिलरी के पार्टिकल, और वाटर के पार्टिकल्स हमारे हो गए, ये हो गए ब्लू कलर में मान लो। तो अब क्या होता है कि यहाँ पे जैसे ही अधेसिव फोर्स लगेगा, ये अधेसिव फोर्स हमारा हमेशा जो कैपिलरी एक्शन है वो इसलिए होता है क्योंकि ये जो हमारा कैपिलरी का जो ये यहाँ पे अधेसिव फोर्स है ये हमेशा हमारा ज्यादा होता है। ज्यादा का मतलब क्या है कि जब ये हमारे टच होंगे तो इसकी वजह से क्या होगा कि यहाँ पे जो फोर्स क्रिएट होगा अधेसिव, वो हमारा जो इन दोनों के बीच में पार्ट है, यानी कि जो वाटर पार्ट के बीच पार्ट है उससे ज्यादा होता है। और ये रीजन होता है कि जो कैपिलरी है वो इस पानी को ऊपर खींचना शुरू कर देती है। ऊपर क्यों खींचती जा रही है, क्योंकि ये जो हमारे पार्टिकल्स हैं इधर वाले, ये इस पानी को अपने
साथ चिपका के ऊपर पहुंचाते जा रही हैं। क्यों? क्योंकि जो पानी और इनके बीच में फोर्स लग रहा है अधेसिव फोर्स, वो हमारा कोहेसिव फोर्स, जो लिक्विड पानी पानी के बीच में फोर्स है उससे ज्यादा होता है। और यही रीजन होता है कि हमारा जो लिक्विड है वो धीरे धीरे ऊपर चढ़ना शुरू हो जाता है, और इसी को हम यहाँ पे कैपिलरी एक्शन बोलते हैं। अब क्या होता है, देखो अब क्या होगा, आप बोलोगे सर चढ़ रहा है तो भी चढ़ता चला जाता है, रुक क्या हो गया। अब क्या होता है, जब ऊपर ये चढ़ रहा है तो ऊपर हमारा चढ़ रहा है एक अधेसिव फोर्स की वजह से, सिंपल, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे क्या है, ऐसा हो कि यहाँ पे नीचे भाई ग्रेविटी भी तो अपना काम कर रही है। क्या कर रही है भाई, ग्रेविटी तो अपना काम कर रही है। तो ग्रेविटी अपना काम कर रही है, तो ग्रेविटी यहाँ पे इसको नीचे खींचने का काम करती है। तो ग्रेविटी यहाँ पे क्रिएट करती है एक डाउनवर्ड फोर्स को, और जो हमारा ये अधेसिव फोर्स है, या हम बोल सकते हैं सरफेस टेंशन एक तरह से अधेसिव फोर्स के बीच लग रही है, वो इसको अपवर्ड फोर्स लगा रही है, यानी कि इसको ऊपर खींचते हुए लेके जा रही है। तो अब एक कंडीशन आएगी, जब जो हमारी ये ग्रेविटी है जो नीचे लग रही है, वो जो डाउनवर्ड फोर्स ग्रेविटी से लग रहा है और जो इसको अधेसिव फोर्स ऊपर खींच रहा है, जब ये इक्वल आ जाते हैं, यानी कि जब ये बराबर हो जाते हैं, उस टाइम पे हमारे लिक्विड क्या होगा, यहां आके रुक जाएगा। और रुकने के बाद वो एक स्टेबल कंडीशन में चले जाएगा। अब क्या होगा, ये ऊपर जाने की कोशिश करेगा, ये नीचे जाने की, लेकिन दोनों ही फोर्स हमारे बराबर मात्रा में लग रहे हैं। इसको ऐसे समझो, जब हम, आपने देखा होगा मूवी में जैसे फनी दिखाते हैं, कार होता है, अब मान लो मैं इसको इधर से धक्का मार रहा हूं तो जा रहा है, इधर से मार रहा हूं जा रहा है, लेकिन मैं क्या कर रहा हूं, दोनों तरफ से इसको बराबर फोर्स लगाऊंगा। तो जब मैं बराबर फोर्स लगाऊंगा तो ये जिस जगह पे होगा उसी जगह पे स्टेबल हो जाएगा, ना ये इधर जाएगा ना इधर जाएगा, वो स्टेबल हो जाएगा। वही सेम फंडा होता है कि जब यहाँ पे अपवर्ड फोर्स हमारा ऊपर से बराबर, डाउनवर्ड फोर्स नीचे से बराबर होता है, तो यहाँ पे जो लिक्विड हमारे यहाँ भरा होता है वो एकदम स्टेबल हो जाता है। और स्टेबल होने की वजह से क्या होता है, अब यहाँ से ऊपर जाएगा ना ये नीचे जाएगा, एक सर्टेन हाइट तक ये हमारा फिल हो जाता है। तो आप ये समझ गए कि कैपिलरी में हमारा जो लिक्विड है वो ऊपर क्यों जाता है, कैसे किया जाता है। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है भाई, ये तो हम समझ गए, लेकिन अब सरफेस टेंशन हम निकालते कैसे हैं। तो हमें कुछ नहीं करना, एक हमको चाहिए ये वाला हाइट, जो यानी कि लिक्विड हमारा इस वाले हाइट से, जो सरफेस था, इससे कितना ऊपर हमारा उठ के गया। क्योंकि यहां तक तो वो वैसे भी भर जाता, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहां से ऊपर हमारा आधे से फोर्स लग के इसको ऊपर खींचता चला गया। एक ये, दूसरा हमारा होता है यहाँ पे एक हमारा क्या बनता है, यहाँ पे एक हमारा बनता है थीटा, थीटा बोले तो एंगल। अब ये बनता क्यों है, तो देखो कई यहाँ पे क्या हम देख रहे थे कि जैसे ही जब ऊपर हमारा चढ़ रहा था, तो ये वॉल है हमारी, जो कैपिलरी के पास की वॉल है, इन पे तो अधेसिव फोर्स लग रहा है, लेकिन मान लो इधर लग रहा है, इधर लग रहा है, लेकिन जो बीच की जगह है यहाँ पे अधेसिव थोड़ी, यहाँ तो कोहेसिव लग रहा है। इस चक्कर में क्या होता है कि लिक्विड हमारा कभी कभी इस वाले शेप में चला जाता है, और ये जो हमारा शेप होता है इसको हम क्या बोलते हैं, मेनिंगस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मेनिंगस बोलते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है कि ये अलग लिक्विड के लिए होता है, पानी के लिए हमारा ये क्या रहता है, नॉर्मल रहता है। तो जब ये इस तरह बनता है तो हम क्या करते हैं, यहाँ से इस डायरेक्शन में पूरा एक थीटा बनाते हैं। तो ये वाला जो हमारा एंगल होता है इसको थीटा बोलते हैं। इसको फाइंड आउट करने के लिए हम लिखते हैं, ये हमारा कहलाएगा कॉस थीटा। क्या कहलाता है दोस्तों, कॉस थीटा। तो बस ये एंगल हमारे कॉस थीटा कहलाता है। इस एंगल को भी हमको पता लगाना होता है, जिससे हम सरफेस टेंशन को निकाल सकें। तो अब आपको सरफेस टेंशन की, इसकी कैपिलरी एक्शन की सारी बातें पता चल गई। अब रहता है कि भाई हमको इसकी इक्वेशन निकालनी है। तो ये सारी बातें आप पढ़ लेना, जो मैंने बोला वही लिखा हुआ है कि ये प्लेस करते हैं, लिक्विड राइज होता है। लिक्विड क्यों होता है, क्योंकि अधेसिव फोर्स हमारा कैपिलरी में जो लिक्विड के मुकाबले है वो ज्यादा होता है। इस वजह से हमारी सरफेस टेंशन बढ़ जाती है, जिस वजह से लिक्विड हमारा ऊपर को राइज होता रहता है, ऊपर खींचता है। नीचे हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, हमारा जो ग्रेविटेशनल फोर्स को नीचे खींचता है, और इक्विलिब्रियम जब आ जाते हैं तो हमारा लिक्विड है वो एक स्टेबल कंडीशन में रुक जाता है। अब हम बात करते हैं अपवर्ड फोर्स की, यानी कि जब हमारा ये लिक्विड ऊपर जा रहा था तो उस टाइम कौन सा फोर्स लग रहा था। तो जो फोर्स अप्लाई किया जाएगा वो उसको हम यहाँ पे गामा से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अब क्या होगा, और जो एंगल हमारा लग रहा है इन दोनों के बीच में वो कॉस थीटा लग रहा है। ये सारी बातें हैं, आपको लिखनी पड़ेगी। इसके बाद क्या होता है, देखो ये जो हमारी कैपिलरी है, अगर इसको एक्चुअल में हम दिखाएं तो ये हमारी एक सिलिंड्रिकल बेस होती है। यानी कि सिंपली अगर हम देखें तो इस तरह की हमारी ये कैपिलरी होती है, तो एक हमारी सिलिंड्रिकल बेस होती है। अब जब ये लिक्विड जा रहा है तो वो चारों तरफ से वॉल पे क्या है, फोर्स अप्लाई, क्योंकि इधर 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 हर तरफ से फोर्स लगा रहा है। तो इस वजह से क्या होता है यहाँ पे कि जो हमारा ये हमारा जो गामा लगेगा, जो हमारा सरफेस लगेगा, वो चारों तरफ इधर लगेगी। तो इस चक्कर में इसका हमको सरकमफेरेंस निकालना होता है, क्योंकि जो सरफेस टेंशन है वो बॉल के साथ अटैच है, अधेसिव फोर्स तभी लग रहा है, बीच में तो नहीं लग रहा। तो इसका सरकमफेरेंस निकालना होता है। तो जो हमारा सिलेंडर होता है उसका सरकमफेरेंस होता है 2πr। क्या होता है दोस्तों, 2πr। तो जो टोटल फोर्स हमारा यहाँ पे लगेगा वो लगेगा 2πr, जो हमारा इसका सरकमफेरेंस है। उसके बाद जो हमारा गामा है वो लगेगा, और जो हमारा इसके साथ एंगल फॉर्म हो रहा है वो लगेगा। तो जो अपवर्ड फोर्स हमारा टोटल ऊपर लग रहा होगा वो हो जाएगा 2πr गामा कॉस थीटा। अब देखो, अगर आपको यहाँ थोड़ी डेरिवेशन में दिक्कत हो तो थोड़ा बहुत आप याद भी कर सकते हो, क्योंकि भाई आप लोग मैथ वाले नहीं हो, तो हम समझ सकता हूँ कि इतना डेरिवेशन आपको क्लियर नहीं होता, तो आप थोड़ा बहुत समझ लेना। तो जो हमारा अपवर्ड फोर्स लगेगा तो होगा 2πr गामा कॉस थीटा। 2πr हमारे इसकी सरकमफेरेंस की वजह से गामा हमारा सरफेस टेंशन हो गया, कॉस थीटा जो इसमें एंगल बनेगा वो।
अब यहाँ पे ये हमारा सर्कमफेरेंस हो गया, ये हो गया पूरा, ठीक है। अब बात करते हैं डाउनवर्ड फोर्स हमारा क्या लगेगा। तो ये हमारा अपवर्ड फोर्स ये हो गया। डाउनवर्ड फोर्स क्या है, तो ये डाउनवर्ड फोर्स हमारा लगता है ग्रेविटी की वजह से। अब ग्रेविटी क्या होती है, जैसे ये ऊपर से अगर मैं गिरा रहा हूं तो ये एक तो नीचे गिरेगा, तो नीचे से कितनी ग्रेविटी लग रही है वो, और इस पेंसिल का वेट कितना है, मास कितना है, उसके बेस पे, यानी कि जो हमारा डाउनवर्ड फोर्स है वो टोटल हमारा उसके वेट के हिसाब से लगता है। और जब उसके वेट के हिसाब से लगेगा तो जो हमारा वेट होता है वो डिपेंड करता है मास इनटू ग्रेविटी पे। ग्रेविटी हमारी होती है एक्सीलरेशन ड्यू टू वेट, जो हमारी 9.8 की वैल्यू होती है वो। तो अगर हम इसका फोर्स देखेंगे, जो डाउनवर्ड फोर्स है वो हमारा वेट के अकॉर्डिंग है, तो हमारा आ जाता है मास इनटू ग्रेविटी। अब देखो मास का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, तो जैसे ये हमारा लिक्विड होता है तो लिक्विड की कुछ ना कुछ डेंसिटी भी होती है। डेंसिटी मतलब होता है गाढ़ापन, और जो गाढ़ापन होता है वो हमारे उसके वेट पे डिपेंड करता है। तो ये जैसे हमारा लिक्विड है, इसकी कुछ डेंसिटी होती है, तो ये डेंसिटी इज इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम। मास हमारा इसका वेट कितना है, और वॉल्यूम यानी कि ये कितना एक्चुअल में है, 1 लीटर है, 2 लीटर है, या कुछ ml है, वो उसका हो गया वॉल्यूम। तो अगर हम इसको मास के फॉर्म में करेंगे तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो v हमारा इस रॉ के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो m इज इक्वल टू बन जाएगा रॉ इंटू वी बन जाएगा। तो हमको एक m की वैल्यू बन गई। अब ये जो m की वैल्यू है वो हम इस वाले m की जगह पुट कर देंगे, तो हमारा बन जाएगा देखो रॉ इंटू वी, और ये हमारा जी का जी लग गया। तो अब हम देखेंगे सिंपली हमारा फोर्स क्या बन जाएगा, रॉ इंटू वी इंटू जी। अब हम यहाँ देखते हैं कि रॉ जो हमारा वी है वो होता है वॉल्यूम। अब ये जो हमारा पूरा सिलिंड्रिकल था, तो सिलिंडर का वॉल्यूम क्या होता है, सर्कमफेरेंस होता है 2πr, और जो हमारी इसकी वॉल्यूम होती है वो होती है πr²h। अब पाई हमारा ये सर्कल होता है, इसकी वजह से आर हमारी होती है इसकी रेडियस कितनी है, यानी कि यहाँ से पूरा रेडियस कितना है, और एच है कि ये लिक्विड अपना कितना हाइट में है हमारा। तो इस सब के बेस पे हमारा πr²h यहाँ पे पूरा इसका वॉल्यूम निकल के आता है। तो ये हमारा हो गया वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इस पूरे का। तो इस v को भी हम क्या करेंगे, इस वाली v की जगह हम क्या करेंगे, इसको पुट कर देंगे। तो हमारा रॉ इंटू πr²h इंटू जी, ये हमारा बन जाता है ओवरऑल फॉर डाउनवर्ड फोर्स, ठीक है। अब हमने क्या देखा था कि जब हम इस पूरे कैपिलरी एक्शन को कर रहे थे तो अपवर्ड फोर्स और डाउनवर्ड फोर्स ये दोनों इक्विलिब्रियम में आ जाते हैं, तब जाके हमारा लिक्विड एक स्टेबल कंडीशन में जाता है। तो हम क्या करेंगे, लिख सकते हैं कि ड्यू टू इक्विलिब्रियम अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स। तो हमारा ये दोनों इक्वल में चला गया, और जब इक्वल में गया तो 2πr गामा cos थीटा, जो हमारा ये था 2πr गामा cos थीटा इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स हमारा रॉ πr²h इंटू जी हो गया। अब हम क्या करेंगे, हमको गामा निकालना है सरफेस टेंशन, तो हम इसके अपोज में, बाकी सब इसके नीचे चला जाएगा। जब इसके इधर जाता है इक्वल के तो इधर नीचे चला जाता है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारा हो गया रॉ πr² जी अपॉन यहाँ पे 2πr cos थीटा। अब क्या करेंगे, आपको पता है जब मल्टीप्लाई में तो कट जाता है, तो हमारा जो मतलब यहाँ पे पाई होगा, पाई से पाई कट गया। अब यहाँ पे r² है, यहाँ पे क्या है r² है, मतलब होता है r इंटू r है, और नीचे हमारा एक r है। तो एक r से जब एक r कटेगा तो सिंपल एक r ही तो बचेगा, तो वहां पे क्या बचेगा, एक r बचेगा। तो पाई r कट गए। अब यहाँ पे h g ये हमारा नहीं कटेगा, तो ओवरऑल हमारा क्या बन के आएगा, रॉ इज इक्वल टू रॉ जी एच अपॉन 2 cos थीटा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है कि जो cos थीटा है, तो हमारा जो पानी होता है, पानी के लिए थीटा 0 है, क्योंकि मैंने क्या बोला, पानी में ये हमारा एकदम सीधा बनता है। पानी में हमारे इसको कुछ भी मोड़ने की जरूरत नहीं, जो मैंने दिखाया कि पानी में हमारा सीधा बनेगा। और जब सीधा बनेगा तो यहाँ पे थीटा हमारा क्या रहेगा, बिल्कुल 0 रहेगा। यहाँ पे थीटा कुछ बन ही नहीं रहा है हमारा, क्योंकि पानी में एकदम 0 रहता है। तो जब थीटा हमारे यहाँ पे 0 रहेगा तो थीटा 0 होता है, तो cos थीटा की हमारी cos 0 की वैल्यू हमारी होती है 1। ये आप कहीं भी देख सकते हो। तो cos 0 की वैल्यू 1 आती है। तो अगर हम इस cos थीटा की जगह 1 पुट कर देंगे तो यहाँ पे 2 का 2 रहेगा। तो अब अगर हम निकालें तो गामा इज इक्वल टू, देखो 1/2, क्योंकि यहाँ पे 2 है हमारे नीचे, और हमारा इधर बनता है रॉ, इधर बचता है हमारा जी एच, और यहाँ बचता है आर, तो रॉ जी एच आर। तो ये जो हमारा बनता है, ये बनता है सरफेस टेंशन का फॉर्मूला अकॉर्डिंग टू कैपिलरी एक्शन। तो हम इस कैपिलरी की मदद से अपने सरफेस टेंशन निकाल सकते हैं। और उसके लिए हमको अब क्या चाहिए, जैसे हमने जब यहाँ पे ये अप्लाई किया, तो अब हमको क्या चाहिए, जो यहाँ पे लिक्विड होगा उसकी डेंसिटी कितनी है, उसका जो ग्रेविटी लग रहा है वो 9.8 लगेगा, ये हाइट हमारी कितनी थी, और जो हमने कैपिलरी यूज की थी उसका यहाँ पे रेडियस कितना होगा। यानी कि आप सिंपली बोले तो आप इस पूरे फॉर्मूले की मदद से यहाँ पे सरफेस टेंशन बहुत आसानी से निकाल सकते हो। इसकी इक्वेशन कैसा है, ये सारा कुछ मैंने आपको बता दिया। आई होप अब आपको एकदम कैपिलरी राइज मेथड एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। डाउटफुल था, लेकिन मैंने बहुत अच्छे से आपको सारा कुछ जो है क्लियर कर दिया है। बाकी यहाँ पे आपको ये लिख देना, देखो ये भी जरूरी है कि गामा सरफेस टेंशन है, रॉ डेंसिटी, ये सब मैंने आपको बता दिया। उसके बाद एडवांटेज क्या है, ये सिंपल होता है और एक्सपेंसिव नहीं है, और एक्यूरेसी काफी अच्छी देते हैं, सारा कुछ मिल गया। अब ऐसा कुछ नहीं जो आपको कैलकुलेट करना है, नॉर्मल करो और बता दो। और डिसएडवांटेज क्या है कि भाई एक ट्यूब डायमीटर की एक लिमिटेड रेंज होती है, आप ज्यादा बड़े उसमें इसको मेजर नहीं कर सकते, नॉर्मल के लिए हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा कैपिलरी राइज मेथड। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं ड्रॉप काउंट मेथड के बारे में।
अब देखो ये सारे इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन यहाँ पे लिखा सारा कुछ आप समझ लो। तो ड्रॉप काउंट मेथड में क्या होता है, मैं सिंपली आपको समझा देता हूँ। जैसे मान लो ये एक हमारा मतलब पूरा अपैरेटस होता है जो इसमें इस्तेमाल किया जाता है, जिसका नाम होता है स्टैलेग्मोमीटर। ठीक है, स्टैलेग्मोमीटर, एक बार फिर समझ लो, स्टैलेग्मोमीटर। ठीक है, अब इसकी खासियत क्या होती है, आपको इस तरह दिख रहा होगा, तो ये थोड़ा बड़ा दिखा है, लेकिन ये भी हमारा पतला होता है, एकदम कैपिलरी जैसा हमारा पतला होता है ये हमारा। और इसमें अगर आपको कैपिलरी देखनी हो तो देखो ये हमारी एक स्ट्रॉ है, तो इसके जितने पतले तक हमारे होते हैं, जैसे हमने कैपिलरी राइज मेथड पढ़ा था तो वो इतना था, उसको इसमें डिप कर दो, पानी ऑटोमेटिक ऊपर आ जाएगा कुछ हद तक। अब ये जो हमारा स्टैलेग्मोमीटर होता है, इसमें क्या होता है कि इस तरह की हमारी एक पूरी कैपिलरी होती है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, आपको दिख रहा होगा बीच में एक हमारा होता है बल्ब, तो बल्ब थोड़ा सा यहाँ से फूला हुआ पार्ट होता है जिसमें हमारा क्या लिक्विड ज्यादा अच्छे से भर पाए। अब यहाँ पे हमारे दो साइन होते हैं, अगर मैं आपको दिखाऊं बना के, तो जैसे मान लो इस तरफ एक लगा होगा हमारा ए, यानी कि मान लो ये मैंने ए बना दिया। ठीक है, और अगर मैं इधर देखूं तो यहां पे बना होता है हमारा बी, जो मान लो मैंने इधर बी बना दिया। अब ये काम कैसे करता है इसके बारे में समझते हैं। ठीक है, तो अब क्या होगा कि हम यहां पे दो लिक्विड लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह समझो कि मान लो ये हमारा एक लिक्विड है, ये स्टैंडर्ड लिक्विड है, यानी कि इसकी सरफेस टेंशन हमको क्या है पता होगी भाई कि इसकी सरफेस टेंशन क्या कैसे होती है। और ये हमारा एक टेस्ट लिक्विड है जिसकी सरफेस टेंशन हमको निकालनी है, यानी कि इसकी निकालनी है और इसकी सरफेस टेंशन हमको ऑलरेडी पता होती है। अब हम क्या करते हैं कि जैसे हम ये अपनी कैपिलरी लेंगे और कैपिलरी को इसके अंदर डाल के और इसको शक करते हैं, या तो खींचोगे ऊपर या किस तरह भी, इसमें हम क्या करते हैं ऊपर, या तो देखो यहाँ पे अगर मैं कैपिलरी बनाता हूँ, मान लो इस तरह की मैंने कैपिलरी बनाई है पतली वाली, तो या तो आप इसको मुंह से खींच सकते हैं जो थोड़ा डेंजरस हो सकता है। अगर लिक्विड डेंजरस है तो यहाँ पे थोड़े बबल्स टाइप आते हैं जिसको आप ऐसे फुला फुला के इसके अंदर इस लिक्विड को फिल कर सकते हो। तो अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पे जैसे आपको दिख रहा होगा ये हमारा ए है, तो हम क्या करते हैं इसमें ए तक, यानी कि ए साइन तक हम क्या करते हैं पूरे लिक्विड को फिल कर लेते हैं। तो अगर मैं इसके द्वारा दिखाऊं तो क्या करोगे आप, इस पूरे स्टैलेग्मोमीटर को लोगे, इसके अंदर डिप करोगे और डिप करके आप क्या करोगे ए तक, यानी कि यहाँ तक आप क्या करोगे पूरे लिक्विड को फिल कर लोगे, यहाँ तक फिल कर लोगे। अब लिक्विड हमारा यहाँ तक फिल होगा और पूरा भाई नीचे से तो पूरा फिल होगा, तो जब हम यहाँ फिल कर लेंगे देन उसके बाद हम क्या करते हैं एक अलग बीकर यहाँ लेते हैं और उसके अंदर हम क्या करेंगे इसको गिराते हैं। और जब इसको हम धीरे धीरे गिराएंगे तो इसको ड्रॉप वाइज गिराते हैं। कैसे गिराते हैं दोस्तों, ड्रॉप वाइज, यानी कि मान लो अगर मैं इसको यहाँ पे रखूंगा, तो अगर मैं इसको रखूंगा तो इसके अंदर से पहले इस तरह की एक ड्रॉप गिरेगी, फिर दूसरी ड्रॉप गिरेगी, फिर तीसरी ड्रॉप गिरेगी। तो इस तरह मैं क्या करता हूँ यहाँ पे ड्रॉप वाइज इसको गिराता हूँ और उन ड्रॉप को मैं काउंट करूंगा। क्या करूंगा, ड्रॉप को काउंट करूंगा। अब ड्रॉप गिरानी कब तक है, तो जैसे ये लिक्विड मेरा पूरा भरा है, तो जब ये लिक्विड मेरा यहाँ से गिरेगा तभी यहाँ से कम होगा ऊपर से, और कम होते होते जैसे ये लिक्विड जो मेरा ए पॉइंट पे था मेरा बी पॉइंट तक आता है, यहाँ तक एग्जैक्ट यहाँ तक मैं उस लिक्विड को काउंट करूंगा और उसके बाद मैं इसको रोक दूंगा। और उसके बाद मैं ये देखूंगा कि मेरी जो ड्रॉप थी वो कितनी आई। एग्जाम्पल के लिए मान लो 100 आई कि 50 आई, उतनी मैं यहाँ पे देख लूंगा। ठीक है, सिंपल, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद सेम प्रोसीजर मैं यहाँ फॉलो करूंगा अपने टेस्ट लिक्विड जिसकी सरफेस टेंशन मुझको पता लगानी थी। अब उसके लिए मैं फिर से अपना स्टैलेग्मोमीटर लूंगा, वो यहाँ पे डालूंगा और इसको ऊपर से चेक करेंगे, या इस तरह बबल्स के मतलब जो गेंद होती है छोटी सी हवा भरने वाली, उससे भर भर के मैं क्या करूंगा इसको फिर से ए तक भर लूंगा। पहले वाला मैंने पूरा खाली कर दिया, उसकी टेंशन मत लो, ये एक नया फ्रेश लिया हमने, धो दोगे। ठीक है, अब फिर से हमने टेस्ट वाले को ए तक भर दिया और फिर से हम इसको ड्रॉप वाइज गिराते हैं। और कब तक गिराएंगे, जब तक ये हमारा बी तक ना पहुंच जाए। और जैसे ही बी तक पहुंचता है हम इसकी भी ड्रॉप को काउंट कर लेंगे, यानी कि जितनी भी आएंगे 80 90 जो भी आएंगे हम इसकी भी ड्रॉप को काउंट कर लेंगे। और इस तरह हम क्या करेंगे, देन इसकी ड्रॉप को उसके ड्रॉप के साथ कंपेयर करके हम यहाँ पे सरफेस टेंशन को निकाल सकते हैं। अब यहाँ तक कंपेयर वाला फंडा समझ गए होगे, तो बाकी की कहानी हमारी फॉर्मूले पे डिपेंड करती है, तो उसको हम यहाँ समझते हैं। बेसिक प्लॉट मैंने समझा दिया कि भाई ये काम कैसे करता है। तो इट इज यूज्ड टू मेजर द सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड। अब ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है, तो यहाँ पे क्या है कि इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट द वॉल्यूम ऑफ ड्रॉप ऑफ लिक्विड, जो हमारी वॉल्यूम ऑफ ड्रॉप ऑफ लिक्विड है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड। यानी कि जो ये हमारी ड्रॉप गिर रही है, तो ये ड्रॉप जो हमारी है इसका जो वॉल्यूम होगा वो हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा सरफेस टेंशन के। यानी कि अगर हमने इसका ये वॉल्यूम पता लगा लिया या इन ड्रॉप का नंबर पता लगा लिया, तो हम सरफेस टेंशन को भी ऑटोमेटिक पता लगा सकते हैं। इस पे होता है, तो इसमें क्या करते हैं, वाई काउंटिंग द नंबर ऑफ ड्रॉप दैट फॉल फ्रॉम कैपिलरी ट्यूब, हम इसमें क्या करते हैं जो हमारी ड्रॉप ऊपर से गिर रही है इनको काउंट करके हम सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या कर सके, इन दिस मेथड सबसे पहले हम सरफेस टेंशन फाइंड आउट करने कंपेयर करने के लिए, तो हम एक नॉन लिक्विड, ये देखो पूरा प्रोसेस जो इसमें हो रहा है वो मैंने पूरा आपको सेम एज इट बता दिया। अब बस हमको इसका समझना पड़ेगा डेरिवेशन की कैसे करते हैं। तो हमको एक बात पता है कि जो हमारा फोर्स होता है नॉर्मल, जो अपवर्ड फोर्स हमारा लगता है वो होता है 2πr, जो हमारी कैपिलरी है उसके सर्कमफेरेंस के अलावा, और हमारा जो गामा होता है ये होता है हमारा सरफेस टेंशन। ठीक है, तो इसके अगर लगता है। तो अब हम बात करते हैं पहले अपने रेफरेंस लिक्विड के लिए, जो हमने एग्जाम्पल के लिए पानी लिया था। तो रेफरेंस के लिए हम क्या देखते हैं कि 2πr गामा
वन जो हमारा है वो कितना पड़ेगा, उसके वेट पे डिपेंड करता है, तो हमारा आता है m1g। देखो ये सारी हमने कैपिलरी ट्यूब में ऑलरेडी पढ़ लिया था कि जो हमारा फोर्स है वो m इंटू जी के बराबर होता है, और इधर हमारा ये क्या होता है 2 पाई आर गामा वन के बराबर होता है। तो जब इसको हम बराबर देखेंगे तो ये बनेगा। इसके बाद हम यहाँ पे जो m होता है जो डेंसिटी की वजह से रॉ इज इक्वल टू एम बी, तो m हमारा निकलता है रॉ इंटू वॉल्यूम, तो हमारा रॉ इंटू वॉल्यूम। अब यहाँ पे देखो ये हमारा लिक्विड वन है, स्टैंडर्ड है, तो हम यहाँ पे रॉ वन लिख देते हैं। वॉल्यूम हमारा सेम है क्योंकि हमने दोनों का अमाउंट सेम लिया था, तो वॉल्यूम हमारा सेम आएगा यहाँ पे, ठीक है। और इधर हमारा जो गामा वन है वो हमारे पहले लिक्विड की सरफेस टेंशन है, जो ये लिक्विड था इसकी सरफेस टेंशन है हमारी ये। अब देखो ये टोटल वॉल्यूम हो गया। अब अगर हमको ये निकालना है कि जो टोटल वॉल्यूम था उसमें से जो ड्रॉप हमारी कितनी बन रही थी, तो ये आपको याद करना पड़ेगा कि द नंबर ऑफ ड्रॉप कैन बी कैलकुलेटेड थ्रू v1 इज इक्वल टू v अपॉन n1। तो जो v1 है वो हमारा है वॉल्यूम ऑफ वन ड्रॉप, यानी कि देखो टोटल हमारा वॉल्यूम ये हो गया, यानी कि टोटल जो वॉल्यूम हमारा था, ठीक है। अब अगर हमको सिर्फ एक ड्रॉप की वॉल्यूम पता लगानी हो तो वॉल्यूम ऑफ वन ड्रॉप क्या होता है, टोटल वॉल्यूम अपॉन जो हमारी नंबर ऑफ ड्रॉप होगी वो, तो टोटल हमारी कितनी नंबर ऑफ ड्रॉप है वो हम यहाँ लिख देते हैं। तो हमारा बनता है v1 इज इक्वल टू v अपॉन n1। यहाँ पे v1 हमारी है वॉल्यूम ऑफ वन ड्रॉप, यानी कि एक ड्रॉप का कितना वॉल्यूम होगा, v हमारा टोटल वॉल्यूम हो गया जो हमारा था पूरे मतलब लिक्विड का, और n1 हमारा टोटल नंबर ऑफ ड्रॉप की भाई कितनी नंबर ऑफ ड्रॉप हमारी निकल के आ रही है, ठीक है। अब ये हमारा हो गया पूरा। तो अगर हम बात करें अब इसमें ये v है, इसकी वैल्यू हम यहाँ पे मतलब इसकी वैल्यू यहाँ पे हम पुट कर देंगे, तो हमारा फॉर रेफरेंस लिक्विड के लिए निकल के आता है, क्योंकि रेफरेंस लिक्विड के हमको एक ड्रॉप का पता लगाना है, तो 2 पाई आर गामा वन इज इक्वल टू एक ड्रॉप का पता लगाना है, तो यहाँ पे ये वाली वैल्यू पुट करेंगे v अपॉन n1, और बाकी रॉ वन जी हमारा हो गया। तो अगर हम इसको इसके फेस में लेके आएंगे तो ये नीचे चला जाएगा, तो हमारा बन देगा रॉ वन जी, और ये हमारा v का v हो गया जो वॉल्यूम था, और नीचे 2 पाई आर हो गया, और यहाँ पे n1 हो गया जो n1 था। तो ये हमारी बन जाती है इक्वेशन 1। अब देखो आप बोलोगे सर क्या हमने ये v कैसे बदला, तो ये हमने बदला क्योंकि ये टोटल वॉल्यूम था, हमको चाहिए था एक ड्रॉप का, क्योंकि हम यहाँ पे क्या करते हैं कंपेयर करते हैं ड्रॉप के अकॉर्डिंग। तो एक ड्रॉप का जब हम निकालेंगे वॉल्यूम तो वो हमारा निकलेगा v अपॉन n1, यानी कि नंबर ऑफ ड्रॉप के अकॉर्डिंग, तो हमारा ये बन के आता है इक्वेशन। अब हम बात करते हैं फॉर टेस्ट लिक्विड के लिए, जो हमें मतलब चेक करना है जिसकी सर्वे हमको पता नहीं है, तो उसके लिए 2 पाई आर गामा 2 हमारा बाकी सब सेम रहेगा, 2 पाई आर गामा 2 m2g रहेगा, और जब m2g रहेगा तो यहाँ पे रॉ 2 vg ये हमारा बन जाएगा रॉ 2 vg, और उसके बाद यहाँ पे v2 की वैल्यू v अपॉन n2 आ जाएगी, तो v अपॉन n2 आ जाएगी। तो यहाँ पे हमने डायरेक्टली क्योंकि भाई जो हमारा ये बना था इसी में बस हम क्या करेंगे टेस्ट लिक्विड के लिए हम यहाँ पे 2 कर देंगे, यहाँ पे 2 कर देंगे, यहाँ पे 2 कर देंगे, हमारा ये इक्वेशन बनके तैयार हो जाएगी। अब यहाँ पे ये क्या क्या है ये मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ पे जो इसकी फाइनल अगर हम इसको इसके अकॉर्डिंग निकालेंगे तो फाइनल हमारे क्या बन जाएगा रॉ 2 GUV और 2 पाई आर n2, ये हमारी इक्वेशन सेकंड बन गई। अब हम क्या करते हैं दोनों को कंपेयर करते हैं। तो कंपेयर करने के लिए हम क्या करेंगे इक्वेशन जो 1 है इसको डिवाइड कर देंगे इक्वेशन 2 से, तो आर जो गामा 1 अपॉन गामा 2 हमारे यहाँ आ जाएगा, और जब गामा 1 गामा 2 हमारा आ जाएगा तो यहाँ पे देखो इसकी इक्वेशन पूरी हम यहाँ पे लिख देंगे और इक्वेशन यहाँ लिख देंगे जो ये वाली इक्वेशन है। अब आपको ये बात पता होनी चाहिए कि जब इनका हम यहाँ पे डिवाइड करते हैं तो जो ये पास पास वाले हैं ये आपस में मल्टीप्लाई करते हैं और ये आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, उसके बाद डिवाइड शुरू हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा जो सबसे ऊपर वाला है उसको हम ऊपर रखते हैं, इसको ऊपर नहीं सबसे ऊपर वाला, तो रॉ 1 GV, और जो सबसे नीचे वाला वो सबसे ऊपर चला जाएगा 2 पाई आर n2, ठीक है। तो ये ऊपर चला गया। अब इसके बाद जो नीचे वाला है ये यहाँ रहेगा 2 पाई आर n1, और ये इसके साथ चला जाएगा रॉ 2 GV, ठीक है। अब हम इसको काटना शुरू करेंगे, डिवाइड करना शुरू करेंगे, तो ये सेम हमारा कट जाएगा। इधर 2 पाई आर हमारा कट गया, और इधर हमारा n2 n1 बचेगा, ये कटेगा नहीं, रॉ 1 रॉ 2 नहीं कटेगा। तो इसके बाद अगर हम यहाँ देखेंगे तो रॉ 1 रॉ 2 इक्वल टू यहाँ पे रॉ 1 n2 जो हमारा इधर है, और रॉ 2 n1 बचेगा। अब हमको क्या निकालना, देखो जो हमारे ये गामा 1 है, गामा 1 तो हमारी सरफेस टेंशन ऑफ रेफरेंस लिक्विड है जो हमको पता थी, और हमको निकालनी किसकी है, हमको निकालनी है टेस्ट लिक्विड की जो गामा 2 है। तो हम क्या करेंगे इसको गामा 2 के अकॉर्डिंग करेंगे, तो गामा क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हम करेंगे तो गामा 2 इधर आएगा, रॉ 1 के साथ ये इधर, तो इसी को हम अरेंज में लिख देते हैं कि गामा 2 इज इक्वल टू हमारे यहाँ पे ये ऊपर चला जाता है तो रॉ 2 n1, और यहाँ नीचे आ जाएगा रॉ 1 n2, और इनटू हमारा यहाँ गामा बनाएगा। तो ये जो इक्वेशन बनती है ये हमारी बनती है मतलब टेस्ट लिक्विड के सरफेस टेंशन को निकालने के लिए। अब यहाँ पे क्या क्या है, तो गामा 2 सरफेस टेंशन है। अब आपको ये सारी बातें पता है, जो आपका ये लिक्विड है तो रॉ 2 आपका है ये टेस्ट लिक्विड, तो टेस्ट लिक्विड की डेंसिटी क्या है ये पुट कर दो, जो नंबर ऑफ ड्रॉप है वो आपने काउंट कर लिया वो पुट कर दोगे, नीचे आपकी जो इसका रेफरेंस कितना है और इसकी ड्रॉप नंबर कितना आया था वो काउंट लिख दोगे, और ऊपर आपको रेफरेंस का सरफेस टेंशन पता है वो लिख दोगे, और इससे आप सरफेस टेंशन ऑफ टेस्ट लिक्विड का आराम से निकाल सकते हो। तो ये था हमारा पूरा तरीका ड्रॉप काउंट मेथड का, जिसमें हम बेसिकली काउंट करके इन पूरों को निकाल रहे थे।
अब हम बात करते हैं ड्रॉप वेट मेथड के बारे में। तो देखो सिंपली अगर देखा जाए तो ये हमारा ड्रॉप काउंट मेथड की जगह सेम ही होता है, बाकी सारा कुछ इसमें सेम है। आपको जब लिखना होगा तो ऐसा नहीं आप डायरेक्टली इसको लिख दोगे, आपको ये सारी बात है प्रिंसिपल किस पे बेस करता है, बस यहाँ लिख देना कि नंबर ऑफ ड्रॉप की जगह जो हमारी ड्रॉप है उनका वेट हम करते हैं। अब वेट कैसे करेंगे, तो यहाँ पे सिंपली क्या है कि इन दिस वी वेट द ड्रॉप, वन ड्रॉप ऑफ दैट लिक्विड विच वी हैव टू नो द सरफेस टेंशन। अब जैसे हम सेम लेते हैं, हमने जो यहाँ पे लिया था कि एक तरफ हम लेते हैं यहाँ पे जो रेफरेंस लिक्विड होगा वो एक तरफ लेते हैं टेस्ट स्टेगलोमीटर से, इसको उठाएंगे, उठाने के बाद हम इसको जब गिराएंगे तो गिरा के जो हमारी ये लिक्विड की ड्रॉप गिर रही है इसका हम यहाँ पे वेट देखते हैं। अब वेट देख के हम क्या करेंगे, ओवरऑल इसको पता लगाते हैं। जैसे उसमें हमने क्या देखा था, उसमें हम कंपेयर कर रहे थे इनके ड्रॉप के वॉल्यूम को, यहाँ पे हम उसके वेट को कंपेयर करेंगे और हमें निकल जाएगा। अब कैसे करते हैं वो सिंपली देखो, तो इसमें क्या करेंगे, रेफरेंस लिक्विड के लिए हमारा फोर्स निकल के आएगा 2πr गामा 1, सिंपल है। अब फोर्स इक्वल टू होता है ये हमारा m1g, और ये पूरा सेम हो गया क्योंकि फोर्स हमारा वेट के अकॉर्डिंग होता है, वेट होता है हमारा m मास इंटू ग्रेविटी, जो नीचे से ग्रेविटी लगती है। टेस्ट लिक्विड के लिए भी सेम। अब बोलोगे ग्रेविटी कहाँ लग रही है, तो भाई जब ऊपर से हम स्टेलैग्मोमीटर को नीचे छोड़ेंगे तो जहां से जब ये लिक्विड गिरेगा हमारा, जो हम यहाँ देख रहे थे कि जैसे मान लो हमारे पास ये कैपिलरी है और इससे जब हम इसको नीचे गिराएंगे तो भाई ये लिक्विड कितना स्पीड से नीचे गिर रहा है वो हमारा उसकी ग्रेविटी पर भी तो डिपेंड करता है, और ग्रेविटी हमारी डिपेंड करती है उसके वेट पे जितना ज्यादा होगा। तो इस तरह से हमारी इक्वेशन यहाँ निकल के आती है, फोर्स इक्वल टू 2πr गामा 1, तो फोर्स होता है m इंटू जी जो वेट के अकॉर्डिंग है, और इधर ये हो गया टेस्ट लिक्विड के लिए। अब दोनों को हम यहाँ कंपेयर कर देते हैं। देखो यहाँ पे हमें इसको रॉ डेंसिटी में ले जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे हमको उसका मास ही चाहिए कि जो हमारी एक ड्रॉप निकल के आ रही है उसका कितना वेट है वही चाहिए। तो हम इसको आगे सॉल्व नहीं करते, बस हम डायरेक्टली इनको कंपेयर कर देते हैं। तो कंपेयर करने से पहले हम इसको रॉ 1 में अगर लेके आएंगे तो देखो m1g और ये नीचे 2πr, इधर लेके आते हैं m2g और नीचे 2πr। तो इस तरह हम यहाँ पे गामा 1 और गामा 2 के उसमें ले आते हैं, और बाद में हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2, ये हमारी इक्वेशन 1 हो गई, ये हमारी इक्वेशन 2 है, तो इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 को डिवाइड करेंगे तो गामा 1 अपन गामा 2 ये हमारी हो गई। अब वही यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ m10 g इक्वल टू 2πr, ये तो 2πr से 2r कट गया, जी से ये कट गया, तो हमारा बनता है गामा 1 अपन गामा 2 इक्वल टू m1 m2, और हमें क्या है गामा 2 का निकालना है, तो गामा 2 का निकलेगा m2 अपन m1 इंटू गामा 1। अब m2 हमारा क्या होता है कि जो हमारा वेट ऑफ ड्रॉप जो m2 है वो हमारे टेस्ट वाले के लिए है, m1 वो हमारे स्टैंडर्ड के लिए है। तो स्टैंडर्ड ड्रॉप जो हमने ऊपर से गिराई थी उनको हम यहाँ काउंट कर लेते हैं, और ये गामा 1 है, इस सरफेस टेंशन ऑफ हमारे क्या रेफरेंस है जो हमको पता है। गामा 2 का हम टेस्ट लिक्विड का सरफेस टेंशन इस तरह निकाल सकते हैं। अब ये बेसिकली हमारा वहां एप्लीकेबल होता है जहां जो लिक्विड है उनकी डेंसिटीज हमारी सेम होती हैं, इसीलिए तो हम यहाँ डेंसिटी नहीं निकाल रहे हैं। और अगर डेंसिटी सेम नहीं होगी तो भाई आपको पता है कि जो ये नीचे गिरती है हमारी ड्रॉप वो हमारी उसकी डेंसिटी पे डिपेंड करती है। अब जिसकी ज्यादा डेंसिटी है वो उसका वेट हमारा ज्यादा निकलेगा, जिसकी डेंसिटी कम है उसका वेट कम निकलेगा। इसीलिए जो ड्रॉप वेट मेथड है वो हम उन वाले लिक्विड पे अप्लाई करते हैं जिनकी जो डेंसिटी होती है वो हमारी सेम होती है, और इस चक्कर में जो उनका फॉलिंग ऑफ ड्रॉप होगा वो हमारे उनके वेट पर डिपेंड करता है, तो वो एकदम एग्जैक्टली सेम निकलेगा। तो आई होप आपको ड्रॉप वेट मेथड भी यहाँ पे ठीक समझ आ गया होगा। अब हम यहाँ पे नेक्स्ट बात करते हैं अपने विल्हेल्मी प्लेट मेथड के बारे में। तो देखो जो विल्हेल्मी और रिंग मेथड जो आगे आने वाला है वो लगभग हमारे सेम रहेंगे, तो ये भी हमारे सरफेस टेंशन को मेजर करने में हेल्प करता है। अब इसमें क्या होता है कि इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट द फोर्स एक्सर्टेड बाय ए लिक्विड ऑन प्लेट डायरेक्टली विद द सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड। इसको भी मैं आपको सिंपली समझा देता हूं डायरेक्टली। अब जैसे मान लो कि हमने क्या किया, एक हमने लिक्विड ले लिया जिसकी सरफेस टेंशन हमको पता लगानी है। तो मान लो हमने यहाँ पे ये लिक्विड ले लिया और ये लिक्विड हमारा यहाँ तक भरा हुआ है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको पता है कि इसके ऊपर के जो हमारे ये पार्टिकल है, सरफेस वाले पार्टिकल है, ये नीचे क्या करते हैं, फोर्स अप्लाई करते हैं। क्या करते हैं, फोर्स अप्लाई करते हैं, और फोर्स अप्लाई करके क्या करते हैं, सरफेस को नीचे खींचेंगे। तो अब मैं क्या करूँ कि अगर मैं इस सरफेस के ऊपर मान लो मैंने एक इस तरह की प्लेट रख दी पूरी, कोई भी मान लो मैंने यहाँ प्लेट रख दूंगा ना, तो आपको पता है कि ये जो प्लेट है ना, ये सरफेस क्या करेगा, उस प्लेट को भी नीचे, क्योंकि पार्टिकल है, कोहेसिव फोर्स हमारा जो इनके बीच में वो ज्यादा है, इस वजह से क्या करेगा, ये इस प्लेट को नीचे को खींच के रखेगा, इसको अटैच करके रखेगा। और इसमें क्या होगा कि अब क्या करेंगे, जब आप इस प्लेट को छुटाओगे तो प्लेट हमारी इतनी आसानी से ऊपर उठ के नहीं आएगी, तो इस प्लेट को ऊपर खींचने के लिए कुछ फोर्स आपको अप्लाई करना पड़ेगा। अब आपको एक बात पता है कि इस प्लेट को नीचे कौन खींच रहा है, हमारा सरफेस टेंशन। तो अब क्या करेंगे कि अगर एक फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं जो इस प्लेट को ऊपर खींच रहा है, तो भाई वो किसके बराबर होगा, अगर इस प्लेट को ऊपर खींच रहा है, नहीं उठ रही, लेकिन जिस पॉइंट पर यानी कि जिस फोर्स पे ये प्लेट हमारे ऊपर को उठ जाएगी, वो फोर्स हमारा इस सरफेस टेंशन के बराबर होगा, क्योंकि नीचे से हमारा सरफेस टेंशन उसको खींच रहा था और ऊपर से फोर्स उसको खींच रहा है। वही हिसाब मान लो कि यहाँ पे ये है, ठीक है, सिंपल समझो। अब मान लो कि यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ, 5 किलो फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है, सिंपल मान लो यार, एग्जाम्पल के लिए हंसी मजाक में 5 किलो फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ। अब मान लो यहाँ से मैं इसको रोक के रखा हूँ, ठीक है। अब इस तरह मैं ये जो फोर्स है मान लो ये इसको खींच रहा है और मैंने इसको यहाँ पे रोक के रखा,
रखा, ये इसको खींच रहा है, रोके रखा है, खींच रहा है, रोके रखा है। लेकिन जैसे ही मैं इसको यहाँ पे खींच पाऊंगा, मैं क्या करूंगा, इसको खींच पाऊंगा, तो ये जो मैंने फोर्स लास्ट में अप्लाई किया ये मेरे इस वाले फोर्स के बराबर होगा, तभी मैं इस फोर्स को तोड़ पाया। इससे 1 पॉइंट ज्यादा हो सकता है या इसके बराबर होगा, तब मैं इस हाथ से जो मैंने पकड़ा इस फोर्स को तोड़ पाया। सेम यहाँ पे क्या है कि जब ये प्लेट रखी है तो ये फोर्स जो इस प्लेट को ऊपर खींच पा रहा है, तो जब ये फोर्स इस प्लेट को ऊपर खींच पाया तो वो फोर्स हमारा नीचे से जो सरफेस टेंशन लग रही थी उसके बराबर होगा। तो अगर हम क्या करें कि हम इस वाली प्लेट को उठाने में जो फोर्स हमारा लगा उस फोर्स को अगर हम कैलकुलेट कर लें तो हम आराम से सरफेस टेंशन को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। और यही कुछ तरीका हमारा मेजर करता है विल्हेल्मी प्लेट मेथड में। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि सिंपल इस तरह का हम एक लिक्विड लेते हैं जिसकी सरफेस टेंशन हमको पता लगानी होती है, और यहाँ पे हम एक रेक्टेंगुलर प्लेट होती है उसको हम यहाँ पे डाल देते हैं। और जब इस प्लेट को डालते हैं तो ये सरफेस टेंशन है वो इस प्लेट के पार्टिकल के साथ अटैच होकर नीचे को उसको खींचेगी, और जब नीचे को खींचेगी तो हम एक इधर टॉर्सन बैलेंस अप्लाई कर देते हैं और इधर से हम एक फोर्स अप्लाई करते हैं जो इस प्लेट को ऊपर खींचेगा। और जिस फोर्स पे हमारी प्लेट ऊपर खींची जाएगी वही फोर्स हमारा इसके सरफेस टेंशन के बराबर हो जाता है। इस तरह हम यहाँ मेजर करते हैं। तो वर्किंग हमारी ये पूरी समझ गए होंगे। अब हम यहाँ समझते हैं कि भाई इसका जो डेरिवेशन है, मेजरमेंट है, वो भी हमें समझना जरूरी है। तो देखो फोर्स इज इक्वल टू हमारा, अब तक हमने सिंपली क्या पढ़ा था, तो अब तक हम पढ़ रहे थे कि जैसे हमारे जो सिलेंडर का बेस था तो उस पर 2πr उसकी सर्कमफेरेंस और इधर वो निकाल रहे थे। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पर रेक्टेंगुलर है और रेक्टेंगल की जो हमारी सर्कमफेरेंस है वो लेंथ इंटू विड्थ हमारी होती है, और यहाँ पे 2 होती है क्योंकि यहाँ पे क्या 2 सरफेस की तरफ से लग रहा है। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 लेंथ प्लस 2 गामा, या इसको आप इस तरह भी लिख सकते हो। देखो 2 लेंथ इंटू विड्थ, जो हमारी विड्थ है आई वो हमारी होगी इसकी थिकनेस। तो एक हमारी लंबाई हो गई, इसकी थिकनेस हो गई, और मल्टीप्लाई किसमें होगी, कॉस थीटा इंटू आर, जो हमारी यहाँ पे सॉरी आर नहीं होगा यहाँ पे, ये हमारा है सरफेस टेंशन, यानी कि ये गामा है। ये गामा हमारा कुछ बदलना पड़ेगा लग रहा है इसका साइन, तो ये हमारा गामा हो गया। तो अगर हम इस गामा की वैल्यू निकालेंगे तो ये एफ के नीचे सारा कुछ चला जाएगा। तो गामा इज इक्वल टू फोर्स अपॉन 2, ये लेंथ इंटू आई हमने कॉमन लिख दिया और कॉस थीटा लिख दिया। अब जब ये हमारा जो कॉन्टैक्ट एंगल बिटवीन प्लेट और इंटरफेस के बीच में बनेगा, जो अब ये एंगल कौन सा है, देखो यहाँ पे ये इस तरह का हमारा उठ के जा रहा है, तो यहाँ पे ये जो हमारा एंगल बन रहा है ये हमारा कहलाएगा थीटा। लेकिन अगर हम बात करें पानी के लिए तो यहाँ पे थीटा हमारा 0 बनता है, कुछ नहीं बनता है, तो कॉस थीटा हमारा 1 हो जाता है, और उस टाइम पे हमारी वैल्यू बन के आएगी गामा इज इक्वल टू फोर्स अपॉन 2 एल प्लस आई। यहाँ पे जो हमारा गामा हो गया वो हो गया सरफेस टेंशन, फोर्स हो गया जो हमारा ऊपर प्लेट को अप्लाई करने के लिए लगा वो हो गया, और एल हमारी प्लेट की लेंथ कितनी थी और आई हमारी प्लेट की थिकनेस कितनी थी। तो इस तरीकों से, यानी कि ये सब तो आपको पता ही है, जो आप प्लेट यूज कर रहे हो उसकी थिकनेस कितनी है, लेंथ कितनी है, और यहाँ पे जो फोर्स आप कितना अप्लाई कर रहे हो ये यहाँ से मिल जाएगा। तो इस मदद से आप नीचे की सरफेस टेंशन को यहाँ पे पता लगा सकते हो। तो आई होप आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। अब हम आखिरी यहाँ पे बात करते हैं अपने रिंग अटैचमेंट मेथड के बारे में। तो अगर हम बात करें रिंग डिटैचमेंट मेथड के बारे में, तो ये हमारा सरफेस और इंटरफेशियल दोनों टेंशनों को मेजर करने में हेल्प कर रहा है। अब इसमें क्या होता है, देखो ये पूरा इक्विपमेंट आपको दिख रहा होगा, तो ये हमारा होता है टेस्ट लिक्विड, और यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये पूरा टेस्ट लिक्विड है, इसके साथ हम प्लेटिनम की रिंग अटैच कर देते हैं। अब ये रिंग कुछ इस तरह की आपको दिख रही होगी पूरी, ठीक है। अब अगर आपको क्या करना है, इसमें इंटरफेशियल भी करना है, तो रिंग में भी हम एक लिक्विड भर देते हैं जो इन दोनों के बीच की टेंशन को पता लगाएगा। लेकिन हम यहाँ पे सिंपली अगर बात कर रहे हैं अभी सरफेस टेंशन के बारे में, तो ये रिंग हम अटैच कर देते हैं एक टॉर्सन बैलेंस के साथ में, टॉर्सन बैलेंस के साथ में अटैच कर देते हैं, और यहाँ पे एक मीटर होगा जो मीजर करेगा कि कितना फोर्स हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। ये पूरा स्टैंड है, ये पूरा का पूरा हो गया हमारा डी न्यूर रिंग मेथड का अपैरेटस हो गया। अब यहाँ पे क्या अप्लाई होता है कि जैसे हमने ये रिंग अटैच कर दी, और जब रिंग यहाँ जाएगी तो जो लिक्विड है वो इस रिंग के साथ क्या करेगा, अटैच हो जाएगा, और फिर रिंग को नीचे खींचेगा। और जब रिंग को नीचे खींचेगा, जो मैंने यहाँ पे बताया था, जैसे ये हमारी रेक्टेंगुलर प्लेट लगी थी, अब बस इस प्लेट की जगह मान लो कि यहाँ पे हमारी रिंग अटैच है, और जब रिंग अटैच है तो ये लिक्विड इस रिंग को नीचे खींचेगा, और जब रिंग को नीचे खींचेगा तो सरफेस टेंशन को अप्लाई करेगा। अब हम क्या करते हैं कि ऊपर से एक फोर्स लगाएंगे, और फोर्स क्या करेगी, इस रिंग को ऊपर खींचेगी। जिस फोर्स पर ये रिंग हमारी ऊपर खींची जाएगी वो फोर्स हमारे इसके सरफेस टेंशन के बराबर होगा। तो उसी सिद्धांत पर ये भी हमारा काम करता है, यानी कि इन दिस मेथड स्लोली लिफ्टिंग रिंग जो हमारी होती है ऊपर उठने वाली, इसको अटैच करते हैं सरफेस ऑफ लिक्विड के साथ में, उसके बाद एक फोर्स अप्लाई करते हैं, तो जो फोर्स हमारी इस रिंग को ऊपर उठा देगा वही फोर्स उसकी सरफेस टेंशन के इक्वल होता है। अब इसको कैसे मेजर करेंगे, तो यहाँ पे सरफेस टेंशन इज इक्वल टू फोर्स। अब ये वही फंडा था जो हमने बात की थी कि फोर्स इज इक्वल टू हमारा 2, और यहाँ पे पाई, और यहाँ पे क्या है R1, 2πr होता है वैसे, लेकिन R1 प्लस R2 और यहाँ पे इंटू गामा आएगा। यहाँ कोई एंगल वगैरह नहीं बन रहा है, तो इस तरह होता है। बाकी गामा जब निकालेंगे तो फोर्स इक्वल टू 2πr1 इंटू आर निकल आता है। अब है क्या क्या, तो देखो ये तो गामा हमारा हो गया सरफेस टेंशन, एफ हमारा हो गया फोर्स अप्लाई, जो हम ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। अब ये R1 और R2 हमारी क्या होती है, तो R1 हमारी होती है रेडियस ऑफ आउटर डिस्क, यानी कि जो बाहर की हमारी ये पूरी है इसका रेडियस कितना है वो, और R2 होता है रेडियस ऑफ इनर डिस्क, जो हमारी अंदर की डिस्क होती है उसका वो कितना है। और इसकी वजह से हमको क्या है, टोटल लिक्विड का एक मतलब पूरा फंडा पता चल जाता है।
तो ये था हमारा पूरा इसकी इक्वेशन। आई होप आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। तो अब हमने अपने सारे जितने भी मेथड थे मेजरमेंट के वो हमने कवर कर लिए। 5 थे हमारे, लेकिन आता मोस्टली 1-2 या तो अलग से आ जाएगा या फिर लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर आपको आएगा कि कोई भी 1-2 आप डिफाइन करो। तो कैपिलरी राइज मेथड अगर आप पूरा करके आते हो वो काफी बेस्ट रहेगा। तो यही था हमारा इन सबके बारे में। करते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन एंड डिस्क्राइब इक्वेशन फॉर सरफेस फ्री एनर्जी एंड स्प्रेडिंग कोफिशिएंट के बारे में। तो सरफेस फ्री एनर्जी वाला काफी इंपोर्टेंट टॉपिक हो जाता है। तो अब तक हमने जो अपना सरफेस इंटरफेस, लिक्विड इंटरफेस, बाकी के इंटरफेस, सरफेस एंड इंटरफेस, टेंशन, उसके बाद हमने डिफरेंट मेजरमेंट, सारा कुछ हमने कवर कर लिया। अब हम बात करते हैं सरफेस फ्री एनर्जी के बारे में। तो सरफेस फ्री एनर्जी को समझने के लिए आपको पहले सरफेस टेंशन को थोड़ा रिकॉल करना पड़ेगा। तो हमने क्या देखा था कि मान लो जैसे ये हमारे कोई भी लिक्विड है, हमने वाटर ले लिया, तो इसके जो सबसे ऊपर वाले यानी कि जो सरफेस पे हमारे मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं उनके लेफ्ट राइट से तो बराबर फोर्स हो जाता है, लेकिन जो नीचे डाउनवर्ड फोर्स लगता है उसको अपोज करने के लिए ऊपर कोई सा फोर्स नहीं होता। क्योंकि सरफेस एक्चुअल में क्या होता है कि सरफेस वो वाला हमारा यहाँ पे इंटरफेस है जो ऊपर हमारा क्या है, किसी हवा के या सराउंडिंग के कॉन्टेक्ट में है, यानी कि ऊपर कोई इमिसिबल लिक्विड या कोई और सब्सटेंस प्रेजेंट नहीं है। तो ये हमारा क्या होता है, सरफेस होता है। तो यहाँ के जो मॉलिक्यूल्स हैं इन पे क्या होता है, नीचे एक डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है, और ये डाउनवर्ड फोर्स क्या है, इस पूरे लिक्विड की जो सरफेस है उसको नीचे खींचना चाहता है, यानी कि क्या करना चाहता है, नीचे खींचना चाहता है। और इसी को हम क्या बोलते हैं, सरफेस टेंशन बोलते हैं। तो सरफेस टेंशन सिंपली समझ आ गया कि ये हमारा वो फोर्स है जो एक डाउनवर्ड फोर्स नीचे लग रहा है, जो सरफेस को छोटा कर रहा है, यानी कि एक तरह से सिकुड़ना चाहता है। और एक बात और बता दें कि यही रीजन होता है कि जैसे जब हमारी कोई ड्रॉप होती है ना पानी की, तो आपने देखा होगा पानी आप ऊपर से कैसा भी गिराओ, लेकिन जो पानी की ड्रॉप है वो स्फेरिकल शेप में आना चाहता है। इसका रीजन ये होता है कि देखो स्फेरिकल शेप में सबसे मिनिमम सरफेस एरिया पॉसिबल जो हो सकता है वो सरफेस एरिया होता है। अगर किसी का मान लो इस तरह का होगा तो यहाँ पे देखो सरफेस एरिया जो बड़ा है, लेकिन सर्कल में एक लिमिटेड यानी कि मिनिमम होता है। तो जितना भी पानी की ड्रॉप है वो सब अपने सरफेस को इस तरह खींचना चाहते हैं सरफेस से, और इस चक्कर में ये सरफेस मतलब जो पानी की ड्रॉप है वो गोल बन जाती है, स्फेरिकल बन जाती है। तो यही रीजन है कि यहाँ के जो हमारे वाटर के मॉलिक्यूल्स है वो हमारे नीचे एक डाउनवर्ड फोर्स लगाएंगे, वही सरफेस टेंशन है। अब क्या होता है कि देखो सरफेस हमारा ये है, पूरा हमारा सरफेस है। अब अगर हम चाहें कि हम इस सरफेस को बढ़ाना चाहते हैं, अभी हमारा सरफेस इतना है, अब हम चाहते हैं कि ये सरफेस हमारा यहां से पहुंच के यहां पे हो जाए, इतना सरफेस अगर हम बढ़ाना चाहते हैं इस वाले सरफेस को, तो इस वाले सरफेस को बढ़ाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा, अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाना पड़ेगा। अब आपको बताया कि देखो ये जो हमारी लेयर है हम इसको पकड़ के मान लो ऊपर खींच रहे हैं, तो हम ये पूरे सरफेस को बढ़ाना चाहते हैं, और सरफेस को अपोज कौन कर रहा है, रोक कौन रहा है, सरफेस टेंशन रोक रहा है। समझना बहुत ध्यान से, बिल्कुल सिंपल सी बात है। इसको रोक कौन रहा है, सरफेस टेंशन। तो सरफेस टेंशन का सिंपली काम क्या है, वो नीचे की तरफ खींच रहा है। अब अगर हम इस सरफेस को बढ़ाना चाहते हैं तो सरफेस को बढ़ाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको ऊपर खींचना पड़ेगा, इस वाली जो लेयर है इसको ऊपर खींचना पड़ेगा। और जब हम इसको ऊपर खींचेंगे तो इसको अपोज करता है सरफेस टेंशन। तो जब हम जिसको ऊपर खींच रहे हैं, तो जब हम इस अपवर्ड फोर्स को इतना लगाएंगे कि वो हमारे सरफेस टेंशन के बराबर हो या जस्ट इससे कुछ पॉइंट में ज्यादा हो, तब हम जो है इसको ऊपर खींच पाएंगे, क्योंकि इसको अपोज कर रहा है सरफेस टेंशन। तो अगर हम इसको चाहते हैं कि ऊपर खींचे, तो इसके लिए हमको यहाँ पे क्या है, सरफेस टेंशन के बराबर एक फोर्स लगाना पड़ता है। तो ये जो हमारी फोर्स या एनर्जी यहाँ पे हम लगाते हैं, जो इस सरफेस टेंशन को खत्म करके हमारे इस सरफेस एरिया को बढ़ाएगी, उसी को हम सरफेस फ्री एनर्जी बोलते हैं। तो सरफेस फ्री एनर्जी को अगर सिंपल बोले तो ये हमारा एक वो अमाउंट ऑफ एनर्जी है जिसकी हमको रिक्वायर होती है, किसके लिए, हम सिर्फ हम एक यूनिट सरफेस को बढ़ा सके। तो एक यूनिट सरफेस को बढ़ाने के लिए जिस एनर्जी की हमको रिक्वायरमेंट होती है उसको हम सरफेस फ्री एनर्जी कहते हैं। और ये सिंपली अगर देखा जाए तो ये सरफेस टेंशन के बराबर ही होती है। इसीलिए कई जगह सरफेस फ्री एनर्जी इक्विलिब्रियम में कहते हैं हम कि भाई सरफेस टेंशन के बराबर ही होती है कुछ कंडीशन में। तो अगर सिंपली हम इसको डिफाइन करेंगे तो इट इज डिफाइंड एट इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क, जो हमको वर्क लगाना पड़ रहा है, रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द एरिया ऑफ लिक्विड बाई 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कि ये मान लो कि हमें यहाँ पे सिर्फ 1 सेंटीमीटर ऊपर इस सरफेस को बढ़ाने के लिए जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट हो रही है, जितना वर्क हमको यहाँ पे करना पड़ रहा है, वो हमारी इसकी सरफेस फ्री एनर्जी कहलाती है। तो द मॉलिक्यूल्स नियर द सरफेस है मोर डाउनवर्ड फोर्स विच मेक लिक्विड इन मिनिमल फ्री सरफेस। यानी कि जो हमारे लिक्विड है नीचे, इनका मतलब एक मिनिमल डाउनवर्ड फोर्स होगा जो इसको नीचे खींचेगा, सरफेस को कम करना चाहेगा। और इसको हम अगर बढ़ाना चाहते हैं तो हमें ऊपर एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करना पड़ता है, और उसी एक्सटर्नल अमाउंट ऑफ फोर्स को हम यहाँ सरफेस फ्री एनर्जी कहते हैं। तो सिंपल सी ये बात है, आप यहाँ पूरा अच्छे से लिख सकते हो। इसके बाद इसका हमको अब डेरिवेशन निकालना है। कैसे, तो अब वही है कि भाई मान लो हमने एक गिलास पानी लिया, तो आप उस पानी को ऊपर उठा के तो देख नहीं सकते, तो उसको मीजर कैसे करेंगे, इसके लिए हम यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। और उस एक्सपेरिमेंट के लिए क्या करते हैं कि हमने यहाँ पे ले लिया एक सोप वाटर। अब जो सोप वाटर होता है आपको बताया कि भाई उसमें भाई साबुन हमारा सर्फेक्टेंट वगैरह मिला होता है।
अब जो सर्फेक्टेंट है इसकी खासियत क्या होती है कि एक तो ये फोम वगैरह बना सकता है, दूसरा एक फिल्म बना सकता है। अब कभी बचपन में आपने वो काम किया कि जब हम हाथ अपने धोते थे तो हाथ धोने के बाद अपने हाथों को ऐसे गोल बना के इसमें फूंक मार के और इससे गुब्बारा से फुलाते थे, यानी कि हाथों से। और वो क्यों हो पाता था? हमारे सर्फेक्टेंट की वजह से। वही काम हमको यहाँ करना है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, देखो मैं आपको दिखा देता हूँ। इस तरह का हम एक यहाँ पे अपना डिवाइस लेते हैं। ये मान लो हमने एक वायर का बनाया, अगर कभी मेरे को टाइम लगा तो मैं आपको ये बनाकर शॉर्ट्स में जरूर दिखाऊंगा, ठीक है। तो इस तरह का ले लिया। अब हमने यहाँ पे क्या किया, एक इस तरह गोल लगा के एक हमने यहाँ पे एक्स्ट्रा वायर और बांध दिया, इस तरह बांध दिया। अब ये जो वायर है ये मूवेबल है, ये इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, मूवेबल है, ठीक है। तो अभी हमने इसको यहाँ पे रखा हुआ है। अब क्या करते हैं, हम इसको इस वाले सोप वाटर में डिप करेंगे, और जब डिप करेंगे तो डिप करके निकालेंगे तो यहाँ पे क्या होगा भाई साहब, हमारी एक फिल्म बन जाएगी। अब फिल्म क्यों बनेगी? क्योंकि चारों तरफ से जो है यहाँ पे इससे ये कवर है, तो एक हमारी पूरी फिल्म बन जाएगी, ठीक है। अब जब फिल्म बन जाएगी तो आपको बताया कि भाई ये हमारा क्या हो गया, सरफेस हो गया। अगर मैं आपको इस तरह दिखाऊं तो ये हमारा क्या हो गया, सरफेस हो गया। और जब सरफेस हो गया तो इस वाले वायर पे नीचे एक हमारा फोर्स लग रहा होगा। क्या लग रहा होगा? एक डाउनवर्ड फोर्स लग रहा होगा, और उसी डाउनवर्ड फोर्स को हम यहाँ पे क्या है, सरफेस टेंशन बोल देते हैं। तो इस पर क्या होता है, एक नीचे हमारा सरफेस टेंशन लग रहा होता है। तो अब हम क्या करते हैं कि हमारे पास क्या है, कहने के लिए ये एक हमारा पूरा सरफेस है, और हमको क्या करना है, भाई सरफेस एरिया को बढ़ाना है। क्योंकि भाई सरफेस फ्री एनर्जी क्या है, इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द एरिया ऑफ लिक्विड। यानी कि हमें क्या करना है, सिंपली सरफेस को बढ़ाना है यहाँ पे। तो जब हम सरफेस को बढ़ाएंगे तो हम क्या करते हैं, इस वाले वायर को हम क्या करेंगे, यहां से खींचना शुरू करेंगे। क्या करेंगे, यहां से खींचना शुरू करेंगे, और खींचेंगे एक फोर्स अप्लाई करके, ठीक है। और जब फोर्स अप्लाई करके खींचेंगे तो ये जो हमारा पूरा सरफेस है ये हल्का सा खींचना शुरू होगा, ठीक है। अब ये हमें कब तक खींचना है, जब तक ये जो हमारा फिल्म है ये फटना, जैसे गुब्बारे हम हाथों से फुलाते थे तो तब तक फुला पाते थे जब तक वो फट ना जाए। तो यहाँ पे क्या करेंगे कि मान लो हम इसको जब फुलाएंगे तो एक हमारा रेंज तक, मान लो यहाँ तक हमारा ये गया सरफेस, और उसके बाद ये हमारा सरफेस फूट गया। तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि ये जो हमने एरिया बढ़ा दिया, ये सरफेस फ्री मतलब सरफेस एक हमने ये एरिया बढ़ा दिया, और इसको बढ़ाने के लिए जितना फोर्स हमको रिक्वायरमेंट होगा वो हमारा सरफेस फ्री एनर्जी यहाँ पे कहलाता है। तो सिंपली आपको सरफेस फ्री एनर्जी समझ आ रही है कि हमने इस सरफेस को यहाँ पूरा प्रैक्टिकली करके एक सरफेस बनाई है, फिल्म बनाया, और इस वायर को हम खींचते हैं, और जब खींचेंगे तो ये सरफेस टेंशन इसको नीचे खींच रही है। हमने ऊपर से फोर्स लगा इसको खींचा, सरफेस टेंशन इसको डाउनवर्ड फोर्स नीचे खींच रही है। तो जब हम इसको अपोज करेंगे तो इसके बराबरी फोर्स जाएगा। तो कुछ फोर्स हम लगाते हैं जब तक ये फिल्म हमारी टूट नहीं जाती। तो हमने मान लो यहाँ से यहाँ तक इसको पहुंचाया, और जब यहाँ से यहाँ तक पहुंचाया तो एक हमारा एरिया जहाँ पे बढ़ गया, यानी कि सरफेस एरिया इंक्रीज हो गया। और ये जो हमारा सरफेस एरिया इंक्रीज हुआ है, इसको इंक्रीज करने में कितना फोर्स हमारा लगा है, उसी फोर्स को सरफेस फ्री एनर्जी कह देते हैं। तो ये पूरा हमारा हो गया एक एक्सपेरिमेंट। इस तरह हम इसको कैलकुलेट करते हैं। अब डेरिवेशन जानते हैं कि भाई इसको हम निकाल कैसे सकते हैं। तो सिंपली यहाँ पे हमने क्या देखा, ये पूरा है। अब इसको थोड़ा अलग तरीके से किया गया है। जैसे हमने ये थोड़ा इस तरह लिया, यहाँ पे क्या है, हम इसको इस तरह रखते हैं, और इस तरह रखने का फायदा ये होता है कि हम इस पर एक फोर्स लटका देते हैं। और फोर्स लटका देंगे तो फोर्स जब लगेगा तो नीचे ग्रेविटेशनल फोर्स भी लगता है, तो ऑटोमेटिकली इसको खींचना शुरू करेगा, और खींच के यहाँ तक इसको पहुंचा देगा, और हमारी फिल्म फट जाएगी। तो वहां से लेके यहाँ तक हमारा सरफेस इंक्रीज हो गया, और इसको यहाँ तक खींचने में कितना फोर्स लगा उसी को हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो बस यही पूरा कहानी है। एक रेक्टेंगुलर वायर लेते हैं, वो एक मूवेबल साइड है, ये मूवेबल साइड होगी हमारी। उसके बाद इसमें एक फिल्म हमारी ये पूरी क्रिएट हो जाएगी। हम जब इसको एक लिक्विड में डिप करेंगे, उसके बाद यहाँ सरफेस टेंशन की वजह से जो मूवेबल साइड है वो अपवर्ड, देखो यहाँ पे थोड़ा उल्टा हो गया, तो यहाँ पे ये अपवर्ड डायरेक्शन में। सिंपली क्या, सरफेस अपने आप को ऐसे सिकोड़ने का काम करता है, यानी कि सरफेस टेंशन जितना हो उसको छोटा करने का काम करती है। तो यहाँ पे ये हमारी सरफेस टेंशन क्या लग रही है, जो इनको ऐसे ऊपर खींचने का काम कर रही है। सिंपल आता है। अब एक हम फोर्स नीचे से अप्लाई करते हैं, जो हम इसके सरफेस फ्री एनर्जी को इंक्रीज करने के लिए अप्लाई कर रहे हैं, और वो अमाउंट ऑफ एनर्जी या वो अमाउंट ऑफ वर्क जिसमें हम क्या करेंगे, इस वाली साइड को हमने ए डी से हमने ए डैश डी डैश तक पहुंचा दिया, इतना सरफेस हमने इंक्रीज कर दिया, और सरफेस को इंक्रीज करने में कितना हमको फोर्स लगा है उसी को हम यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं। तो सिंपली क्या है, देखो अगर हम अप्लाई करें तो जो हमने फोर्स अप्लाई किया है यहाँ पे मूवेबल साइड पे, उसने डिस्टेंस क्रिएट किया डी, यानी कि यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो हम मान लेते हैं स्मॉल डी है, ठीक है। सिंपल समझो, यहाँ से यहाँ तक हमारी क्या है, स्मॉल डी है, और ये जो हमारी लेंथ है इसको हम यहाँ पे क्या बोलते थे, एल बोलते थे। क्या बोलते थे, लेंथ हमारी एल है। तो अब अगर हम यहाँ पे देखें कि हमने फोर्स, यानी कि यहाँ पे जो वर्क डन कितना किया, जो मैं है, तो वर्क डन इक्वल टू होता है फोर्स इंटू डिस्टेंस, यानी कि हमने कितना फोर्स अप्लाई किया और इस फोर्स की वजह से कितना डिस्टेंस हमने क्रिएट किया। तो यहाँ पे हमारा हो गया वर्क डन, जो हमने वर्क, क्योंकि भाई सरफेस एनर्जी क्या है, वर्क डन ही तो है कि भाई अमाउंट ऑफ वर्क कितना किया। तो अमाउंट ऑफ वर्क इज इक्वल टू होता है फोर्स इंटू डिस्टेंस। तो हमने यहाँ पे कितना फोर्स अप्लाई किया वो फोर्स हो गया, और जितना डिस्टेंस क्रिएट किया वो हमारा डिस्टेंस हो गया।
तो एक तो हमारे पास ये फोर्स हो गया जो हमारा यहाँ एक्सटर्नल लग रहा है, ठीक है। अब एक फोर्स हमारा ऑटोमेटिक जो सरफेस टेंशन का अंदर प्रेजेंट था वो भी तो हम काउंट करेंगे क्योंकि वही तो इसको अपोज कर रहा है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं नाउ सरफेस टेंशन ट्राई टू कॉन्ट्रैक्ट द लिक्विड, जो सरफेस टेंशन है वो उसको सिकुड़ने की कोशिश करेगा, तो उसका फोर्स कितना लग रहा है, तो वो हमारा सरफेस टेंशन का फोर्स होगा गामा इंटू 2L। अब यहाँ पे देखा जाए तो पूरा ही हमारा 2 गामा L बनता है, क्योंकि देखो फोर्स हमारा क्या था। अब मैं आपको सरफेस टेंशन का फॉर्मूला थोड़ा रिकॉल करा देता हूँ। तो जब हमने सरफेस टेंशन देखा था, सरफेस टेंशन हमारा था फोर्स और अपॉन हमारा था लेंथ, जो हमारी लेंथ लग रही थी, यही तो था हमारा सरफेस टेंशन। सिंपली क्या था, फोर्स अपॉन सरफेस टेंशन। अब यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि फोर्स हमारा कि ये सरफेस टेंशन कितने डाउनवर्ड, यहाँ पे जितना फोर्स लग रहा है वो, और कितना लेंथ है वो हमारा अपोज में होता है। तो सिंपली अगर हम फोर्स के बारे में बात करेंगे, देखो फोर्स के बारे में बात करेंगे तो ये लेंथ इधर चली जाएगी, तो हमारा क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू यहाँ पे हमारा हो जाएगा गामा। अब यहाँ पे आपको एक बात देखनी है कि ये जो हमारा पूरा एक्सपेरिमेंट था ये हमारा हवा में था, यानी कि सिंपली अगर मैं आपको दिखाऊं, मान लो ये मेरे पास एक फिल्म है, तो ये मेरी क्या है, इस तरह की फिल्म है, और यहाँ से ये 4 सेंटीमीटर से मान लो बढ़ के 5 हो गया, तो ये मेरा पूरा बन गया। अब यहाँ पे देखा जाए तो सरफेस टेंशन कहाँ से लग रही है, एक तो ये सरफेस है तो यहाँ से ऊपर से सरफेस टेंशन लग रही है, एक हमारा क्या ये सरफेस है तो एक यहाँ से सरफेस लग रही है, सरफेस टेंशन लग रही है। तो सरफेस टेंशन यहाँ पे दो तरह से लगती है, एक यहाँ से लगती है, एक यहाँ से लग रही है, और इस चक्कर में यहाँ पे क्या होता है कि ये हमारा हो जाता है 2 सरफेस टेंशन, और फोर्स अपॉन लेंथ हमारी ये लेंथ यही है, फोर्स हमारा ये अप्लाई हो रहा है, तो ये फोर्स अपॉन लेंथ हमारी यही होती है। तो अगर हम बात करें यहाँ पे फोर्स के बारे में, तो फोर्स इज इक्वल टू हमारा हो जाता है गामा इंटू 2 लेंथ, यहाँ पे ये लेंथ इधर जाएगी तो 2 लेंथ हमारी यहाँ पे हो जाएगी। तो अब यहाँ पे हमारा पूरा क्या निकल के आता है, अगर हम फोर्स के बारे में बात करें तो फोर्स इज इक्वल टू गामा इंटू 2 लेंथ, यहाँ पे क्या है 2 सरफेस है, एक अबव बिलो है, जिसकी वजह से यहाँ पे 2 ये वर्ड हमारा ऐड हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे 2L इज द डिस्टेंस ऑफ सरफेस ओवर, यानी कि जो हमारा पूरा सरफेस का ये डिस्टेंस हो गया। इसके बाद F हमारा पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, क्या होगा ये सारी बात मैंने आपको बता दी। अब हम क्या करते हैं, हमको फोर्स की वैल्यू मिल गई, गामा 2L हमको मिल गई, और यहाँ पे हमने क्या देखा था कि वर्क डन हमने किया वो हमको निकालना है, तो वर्क डन है फोर्स इंटू डी। तो अब हम क्या करेंगे, इस फोर्स की वैल्यू हम इस वाली इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो इस फोर्स की वैल्यू क्या है, गामा 2L, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, गामा 2L को पुट कर देते हैं। तो अगर हम क्या करेंगे, देखो F की जगह हमने क्या किया, गामा 2L को पुट कर दिया, तो W इज इक्वल टू गामा इंटू 2L इंटू डी। अब तीनों मल्टीप्लाई में, तो गामा इंटू 2L इंटू डी हो गया। अब आपको क्या पता है कि देखो ये हमारा क्या है, पूरा एक एरिया बन गया रेक्टेंगुलर टाइप। अब रेक्टेंगुलर का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू विड्थ होता है। अब यहाँ पे लेंथ हमारी 2 है, तो 2L इंटू डी हो गया। तो ये दोनों को मिला के हम क्या लिख सकते हैं, एरिया लिख सकते हैं। और एरिया चेंजेबल है, क्योंकि भाई एरिया हमारा पहले इतना था, ये हमारा बढ़ गया, तो एरिया हमारा चेंजेबल है, तो इसलिए यहाँ पे डेल्टा लगा हुआ, तो डेल्टा ए हमारा यहाँ पे एरिया हो जाएगा। तो 2L इंटू डी इज इक्वल टू इंक्रीज इन द सरफेस नियर सरफेस एरिया, तो ये हमारा डेल्टा ए हो जाएगा। तो हमारा गामा इंटू डेल्टा ए हो जाएगा। तो यहाँ पे टोटल जो हमारा वर्क डन निकलेगा वो निकलेगा W इज इक्वल टू गामा इंटू डेल्टा ए, या इसको लिख सकते हैं डेल्टा जी इज इक्वल टू गामा इंटू डेल्टा ए। तो जो जी होता है इसको हम गिब्स फ्री एनर्जी बोलते हैं, और गिब्स फ्री एनर्जी हमारी सरफेस फ्री एनर्जी के बराबर होती है, इसलिए इसको डेल्टा जी से भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो W इज इक्वल टू या तो वर्क डन या हमारी गिब्स फ्री एनर्जी या सरफेस फ्री एनर्जी, ये हमारा फॉर्मूला निकल के आ जाता है। तो अब हमको क्या चाहिए, जैसे हमको सिंपली मान लो ये अप्लाई करना है, तो हम क्या करेंगे, हमको सरफेस फ्री एनर्जी अगर पता लगानी है, तो एक तो हमको ये पता लगाना होगा कि ये जो लिक्विड है इसका सरफेस टेंशन कितना था, वो यहाँ पुट कर देंगे। उसके बाद जो हमारे ये पूरे का एरिया हमारा कितना बना है, तो इसके लिए हमको लेंथ और डिस्टेंस चाहिए, उसको हम यहाँ कैलकुलेट कर देंगे। क्या था एरिया, क्या था ये 2L, जो हमारी लेंथ थी वो कितनी थी, उसमें 2 का मल्टीप्लाई, और ये डिस्टेंस हमारा कितना था वो यहाँ पे मल्टीप्लाई, तो हमारा पूरा एरिया निकल आएगा। तो इस तरह आप यहाँ पे सरफेस फ्री एनर्जी को इजीली निकाल सकते हो। इनके जो यूनिट है वो हमारी या तो अर्ज होती है या फिर मिली जूल पर स्क्वायर मीटर होगी हमारी, तो ये इसकी यूनिट हो गई, ठीक है। तो आई होप आपको सरफेस फ्री एनर्जी समझ आ गई होगी। बाकी इसकी एप्लीकेशन के बारे में बात करें तो एडजॉर्प्शन ऑफ गैसेज ऑन सॉलिड सरफेस, सॉलिड सरफेस के ऊपर जो गैस वगैरह एब्जॉर्ब होती हैं तो उसमें ये हमारा काम आता है। फिर सस्पेंशन वगैरह की जो फिजिकल इनस्टेबिलिटी हो गई, या जो इमल्सन वगैरह की थर्मोडायनेमिक इंस्टेबिलिटी हो गई, तो इन सबको समझाने में हमारा सरफेस फ्री एनर्जी हेल्प करता है। तो ये था हमारा पूरा सरफेस फ्री एनर्जी के बारे में, क्या था डेरिवेशन आपको समझ आ गया होगा, इक्वेशन कैसे निकाली, सारा कुछ आपको इजीली समझ आ गया होगा। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट स्प्रेडिंग कोफिशिएंट के बारे में। तो देखो स्प्रेडिंग कोफिशिएंट के बारे में अगर बात करें तो इसको इस तरह समझो, पहले आपको समझना होगा कि स्प्रेडिंग क्या होता है। तो स्प्रेडिंग का हिंदी मतलब होता है फैलना। अब इसका क्या होता है, जैसे मान लो ये हमारे पास पानी है, तो पानी का जब कोई सरफेस होगा और उसके ऊपर अगर हम कोई ऑयल की ड्रॉप डाल देते हैं, तो वो ड्रॉप जैसी पड़ती है ना, तो वो ड्रॉप हमारी कुछ टाइम बाद क्या होता है, ऐसे फैल के वो इस तरह एक फिल्म के रूप में बन जाती है। यानी कि आपने मान लो यहाँ पे ड्रॉप रखी और ड्रॉप कुछ देर में क्या होगी, फैल के हमारी पूरी इस तरह की फिल्म के रूप में बन जाती है। तो यही जो हमारी प्रोसेस होती है इसी को हम क्या बोलते हैं, स्प्रेड बोलते हैं, स्प्रेडिंग बोलते हैं। और इसको कैलकुलेट जब हम करते हैं तो उसी को हम क्या बोलते हैं, स्प्रेडिंग कोफिशिएंट बोलते हैं। यानी कि एबिलिटी ऑफ अ ड्रॉप टू
टू स्प्रेड ऑन द अनदर लिक्विड, यानी कि एक ड्रॉप का दूसरे लिक्विड यानी कि ये पानी के ऊपर स्प्रेड होने की जो क्षमता है, कैपेसिटी, एबिलिटी है, उसी को हम यहाँ पे स्प्रेडिंग कोफिशिएंट की मदद से निकाल सकते हैं। तो स्प्रेडिंग मतलब सिंपली फैलना, और इसको निकालना, कैलकुलेट करना हमारे स्प्रेडिंग कोफिशिएंट से करते हैं। तो वही बात लिखिए कि इन टू इमिसिबल लिक्विड व्हेन वी प्लेस फर्स्ट लिक्विड ड्रॉप ऑन द सरफेस ऑफ अदर लिक्विड इट स्प्रेड एज अ फिल्म, वो फिल्म की तरह स्प्रेड हो जाता है। तो द एबिलिटी ऑफ वन लिक्विड टू स्प्रेड ओवर अनदर, एक लिक्विड की दूसरे पर स्प्रेड उनकी क्षमता हमारी कहलाती है स्प्रेडिंग, और इसको कैलकुलेट करते हैं हम स्प्रेडिंग कोफिशिएंट की मदद से। अब ये हमारा हमेशा तब होगा जब हमारा जो अधेसिव फोर्स है वो हमारा कोहेसिव फोर्स से हमेशा ज्यादा होगा। तो अधेसिव फोर्स क्या होगा, अब ये जो हमारा पानी है, तो पानी के जो अंदर के लिक्विड होंगे, ये हमारा जो इनके बीच फोर्स होगा ये हमारा कोहेसिव फोर्स कहलाता है, और ये जो हमारा तेल है, ऑयल है और जो पानी, तो इन दोनों के बीच में जो हमारा फोर्स होगा ये हमारा अधेसिव फोर्स कहलाएगा, यानी कि डिफरेंट पार्टिकल के बीच में। तो ये जो हमारा फोर्स है, यानी कि इन दोनों के बीच का जो फोर्स है वो जब हमारा ज्यादा होगा, तो इस वजह से क्या होगा, जब ये ज्यादा होगा तो ये इधर भी खींचेगा, इधर भी खींचेगा, और इस चक्कर में जो ड्रॉप है वो हमारी फैल के ऐसी हो जाती है, क्योंकि इन दोनों को यानी कि जो अधेसिव फोर्स है वो हमारा यहाँ पे ज्यादा होता है। तो इसी तरह से हमारे जो स्प्रेडिंग कोफिशिएंट है वो निकल के आता है S इज इक्वल टू वर्क डन फॉर हमारा जो अधेसिव फोर्स है वो, और वर्क डन फॉर हमारा कोहेसिव फोर्स। तो जैसे मान लो यही हमारा एक्सपेरिमेंट है, तो इसमें जो इन दोनों के बीच में जो हमारा वर्क डन हो रहा होगा, फोर्स जो लग रहा होगा वो यहाँ पे आएगा, और जो इन दोनों के बीच में फोर्स लग रहा होगा यानी कि ऑयल की ड्रॉप और पानी के बीच में, वो हमारा यहाँ से आएगा। ठीक है, तो वही है कि S हमारा हो गया स्प्रेडिंग कोफिशिएंट, W हो गया वर्क डन फॉर अधेसन जो हमारा अधेसिव फोर्स होगा उसके लिए, और C हो गया वर्क डन फॉर कोहेसिव, तो इसके लिए। ठीक है, तो जितना ज्यादा, वही क्या है हमारा जो अधेसिव फोर्स है वो हमारा इसमें ज्यादा होगा तभी बनेगा, तो कितना ज्यादा होगा वही हमारा उसका स्प्रेडिंग कोफिशिएंट कहलाता है। तो हम क्या करेंगे, अधेसिव फोर्स माइनस कोहेसिव फोर्स कर देंगे, हमको स्प्रेडिंग कोफिशिएंट मिल जाएगा, यानी कि जितना ज्यादा हमारा अधेसिव फोर्स होगा उतनी ही ज्यादा, उतनी ही जल्दी, उतनी ही अच्छा हमारा स्प्रेडिंग यहाँ पे होगी। तो एग्जाम्पल के लिए हमारा इमल्सन ले लो, जैसे ऑयल इन वाटर हो गया, और देखना हो तो जैसे हम ऑलिक एसिड को पानी के ऊपर करते हैं तो ऑलिक एसिड की जो ड्रॉप होगी वो फिल्म की तरह स्प्रेड हो जाती है। तो ये हमारा हो गया इसका एग्जाम्पल। अब डेरिवेशन समझते कि भाई ये काम कैसे करता है, तो इसके लिए हमको दो बात निकालनी है। एक हमको चाहिए ये वाला WC यानी कि वर्क डन फॉर कोहेसिव यानी कि कोहेसिव फोर्स, एक हमको चाहिए A यानी कि अधेसिव फोर्स के लिए। तो पहले अगर हम बात करते हैं फॉर कोहेसिव फोर्स के लिए, तो इट अप्लाइड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ सेम नेचर या सेम लिक्विड। तो भाई कोहेसिव क्या होता है, जहां पे पार्टिकल अपने सेम होते हैं उनके बीच में लगता है। तो मान लो हमने यहाँ पे पानी के ही दो पार्टिकल ले लिए, तो मान लो एक ये पार्टिकल, एक ये पार्टिकल। अब हमने जो ड्रॉप लिया है उनका जो एरिया होगा वो हमने बिल्कुल सेम लिया है। क्या लिया हमने, एरिया एकदम सेम लिया है। तो इसके लिए जो हमारा वर्क डन निकल के आता है वो क्या निकल के आएगा, यहाँ पे हमारा गामा L, अब L हमारा इन लिक्विड के लिए लिया गया है, तो गामा L और डेल्टा A निकल के आएगा। अब आप बोलोगे सर ये वर्क डन कहां से निकल के आया, तो जो अभी हमने सरफेस फ्री एनर्जी पढ़ी थी तो वहां पे हमने वर्क डन पूरा निकाला था कि जो वर्क डन निकलेगा वो निकलेगा गामा यानी कि सरफेस टेंशन इनटू उस पूरे एरिया का ड्रॉप का ए, यानी कि पूरे उस लिक्विड का एरिया यहाँ पे निकालना है। तो यहाँ पे हमारा क्या निकल के आ रहा है कि यहाँ पे हमारा जो एरिया है यानी कि एरिया हमारा जो ड्रॉप का एरिया वो एरिया हो गया, और यहाँ पे इस ड्रॉप का जो सरफेस टेंशन है वो हो गया, क्योंकि यहाँ पे हम ड्रॉप बाय उनके कोहेसिव और अधेसिव फोर्स को निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे जो वर्क डन हमारा निकलेगा वो एक ड्रॉप का निकलेगा ये, और इसके साथ निकलेगा सेम। अब ये देखो सेम की सेम लिक्विड है तो भाई दोनों का सबको सेम ही निकलेगा ना। तो हम यहाँ पे अगर वर्क डन फॉर कोहेसिव निकालेंगे तो 2 गामा L डेल्टा A निकलेगा। और अगर हम बात करें यहाँ पे पानी के लिए, तो अगर पानी का हम सिंपली हम ले लेते हैं कि ये पूरा जो एरिया है वो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो 1 सेंटीमीटर का 1 हो जाएगा, तो हमारा एरिया ऑफ ड्रॉप मान लो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो हमारा WC हो जाएगा 2 गामा L हो जाएगा। तो ये हमारा निकल के आया है कोहेसिव फोर्स के लिए वर्क डन, कि भाई वर्क डन जो हम कोहेसिव फोर्स में लगेगा वो हमारा कितना लगेगा, तो कोहेसिव फोर्स में वर्क डन लगेगा 2 गामा L, 2 गामा L यानी कि दो ड्रॉप के बीच में जो लगेगा वो हमारा ये लगेगा। तो वही सारी बातें यहाँ पे रखी हुई है। तो कोहेसिव हो गया। अब हम बात करते हैं अधेसिव फोर्स के बारे में। तो ये वो है जहां पे हमारे जो डिफरेंट नेचर के पार्टिकल या लिक्विड होंगे उनके बीच में ये फोर्स लगेगा। तो मान लो एक हमने यहाँ पे ये मान लो हमारा लिक्विड हो गया, पानी हो गया, और ये मान लो हमने ऑयल का ले लिया जो हमारा यहाँ पे था, जो इन दोनों के बीच में होगा। तो हमने ले लिया, तो एरिया तो हमने ड्रॉप तो दोनों की बराबर लिया, तो एरिया हम सेम लेंगे, और बाकी हम यहाँ पढ़ लेते हैं। तो बाकी हम जब वर्क डन ऑफ ए यानी कि अधेसिव फोर्स के लिए निकालेंगे, तो पहले हम बात करेंगे इसके, हमारा गामा L ये तो फॉर्मूला सेम आएगा। फिर हम बात करेंगे इसके, तो दोनों का फोर्स करके फिर इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा उसको हम यहाँ पे माइनस कर देते हैं। अब ये थोड़ी कहानी आपको समझने वाली है। देखो पहला क्या है, इन दोनों का जो एरिया होगा वो, दूसरा इन दोनों को भी अटैच हो रहा है, तो इन दोनों को हम प्लस करके जो हमारा सरफेस एरिया जो निकलेगा वो ये हो गया। इसके बाद क्या होगा, इन दोनों का डिफरेंस, क्योंकि भाई ये दोनों क्या करेंगे एक दूसरे को, क्या होता है एक्चुअल में अधेसिव और कोहेसिव में, कोहेसिव में क्या ये अंदर के पार्टिकल आपस में खींच लेते हैं, लेकिन अधेसिव में क्या होता है कि देखो ये जो पार्टिकल है ऊपर ऑयल वाला और ये जो हमारा नीचे
वाटर वाला पार्टिकल है ये क्या करेगा कि ये कहेगा मैं मजबूत हूं तो ये अपने ऊपर खींचना चाहेगा, ये कहेगा मैं मजबूत हूं तो अपने के ऊपर खींचना चाहेगा। तो इस चक्कर में क्या है, दोनों अपने अपने को खींचते हैं और इसीलिए जो कोहेसिव फोर्स है वो इन दोनों के बीच में लगता है। तो पानी वाला अपना नीचे खींचना चाहेगा, कोहेसिव वाला अपना ऊपर खींचना चाहेगा। तो इस तरह ही हमारा बीच में पूरा लगता है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या होता है कि इसी डिफरेंस की वजह से यहाँ पे क्या हो जाता है कि हम इसके वर्क डन को पूरा निकालना होगा तो हम इस डिफरेंस को माइनस करते हैं। तो हम यहाँ पे करते हैं सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड एंड जो ऑयल है दोनों का कंबाइंड वर्जन, यानी कि ये एक तरह से इंटरफेसियल टेंशन हमारी हो जाएगी, क्योंकि दोनों के बीच में इंटरफेस हो जाएगा तो ये इंटरफेसियल टेंशन हो जाएगी, एरिया हमारा सेम आएगा। तो अब हम क्या करेंगे, अगर मान लो हमारा ए जो होगा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा तो हमारा जो वर्क डन फॉर अधेसिव निकल के आएगा वो निकल के आएगा गामा एल प्लस गामा एस माइनस गामा एल एस, यानी कि दोनों के इंटरफेसियल टेंशन को माइनस कर देंगे, तब हम दोनों के बीच का फोर्स निकाल सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमारी इक्वेशन देखो, ये हमारी थर्ड इक्वेशन बनी है, जो इधर बनी थी ये हमारी इक्वेशन सेकंड बनी है, और जो इसके अलावा हमारी ये थी ये इक्वेशन हमारी बन थी। तो इसमें देखो WA है WC है और हमने दोनों की वैल्यू निकाल ली। हमने यहाँ पे क्या किया, अपने WC की वैल्यू निकाली, यहाँ पे हमने WA की वैल्यू निकाली। तो इन दोनों की वैल्यू हम क्या करेंगे, अपने इस मेन इक्वेशन में पुट कर देंगे, और जब इस मेन इक्वेशन में पुट करेंगे बस इसको सॉल्व करोगे आपको आंसर मिल जाएगा। तो सरफेस स्प्रेडिंग कोएफिशिएंट इज इक्वल टू WA हमारा निकल के आया है गामा एल प्लस गामा एस माइनस गामा एल एस, ये हो गया। इसके बाद यहाँ पे जो हमारा WAC था कोहेसिव फोर्स वो हमारा 2 गामा एल निकल के आया था। अब इसको सॉल्व करेंगे, ये हमारा सेम आएगा, ये सेम आएगा, ये माइनस आएगा और ये हमारा माइनस का हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, सेम नेचर देखते हैं। तो ये गामा एल है, ये गामा एल है, तो हम दोनों को एक तरफ लिख लेते हैं। तो ये हमारा हो गया गामा एस, ठीक है, माइनस हमारा गामा एल एस हो गया। अब ये -2 माइनस गामा एल और ये हमारा प्लस है तो प्लस गामा एल हो गया। अब आपको बताया कि माइनस और प्लस दोनों में करेंगे तो माइनस ही होता है हमारा। अब यहाँ माइनस का बढ़ाता है इसलिए आंसर हमारा माइनस आएगा। तो भाई सिंपल देखो, -2 में से आप 1 को घटाओगे क्या आएगा, -1 आएगा, क्योंकि भाई माइनस का हमारा बड़ा है। तो यहाँ पे क्या आएगा, गामा एस आएगा माइनस गामा एल एस आएगा और यहाँ पे आएगा माइनस एल, क्योंकि 2 एल में से 1 एल चला गया तो माइनस गामा एल बचेगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, ये गामा एस हो गया। अब इन दोनों में हम माइनस को कॉमन ले लेते हैं। तो जब माइनस को कॉमन लेंगे तो ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, ये भी पॉजिटिव हो जाएगा। तो कॉमन लेके हमारा क्या बनेगा, गामा एल बनेगा यहाँ से, और यहाँ से गामा एल एस, यानी कि ये दोनों को हमने थोड़ा अपोजिट करके रख दिया। ये गामा एल हो गया, ये गामा एल एस हो गया। तो दोनों की एक ही बात है, चाहे इधर करो इधर करो, ये दोनों प्लस में हमारे आ गए हैं। ठीक है, तो इस तरह हमारी ये पूरी इक्वेशन बनके तैयार हो जाएगी। तो यही हमारी है कि स्प्रेडिंग कोएफिशिएंट इज इक्वल टू गामा एस माइनस यहाँ गामा एल प्लस गामा एल एस। ठीक है, तो ये हमारी इक्वेशन बनके तैयार है। तो यहाँ पे जो गामा एस है वो हमारी सब लेयर की, जो हमारी सिंपल गामा एस थी वो इन दोनों के बीच की सब लेयर होगी, मतलब एक इंटरफेसियल टेंशन हो जाएगी, यानी कि जो हम ऊपर स्प्रेड कर रहे थे, तो स्प्रेड हम कर रहे थे ऑयल को, तो इसकी सरफेस टेंशन हो गई। फिर ये गामा एल एस हमारी इंटरफेसियल टेंशन होगी दोनों के बीच की, एस हो गया हमारा स्प्रेडिंग कोएफिशिएंट, और ये हमारा सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड होगी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बचता है कि देखो, अगर हमारी स्प्रेडिंग कोएफिशिएंट है, अगर ये पॉजिटिव में आती है तब तो हमारी स्प्रेडिंग होगी, क्योंकि स्प्रेडिंग होने का मतलब क्या है कि हमारी जो वैल्यू है वो पॉजिटिव में आनी चाहिए, और अगर ये वैल्यू हमारी नेगेटिव में आ गई तो हमारी स्प्रेडिंग नहीं होगी। सिंपल ये बात है यहाँ पे। तो अगर हमको क्या चाहिए कि अगर इस एस की वैल्यू हमको पॉजिटिव चाहिए, तो हमारा देखो ये नेगेटिव का पूरा वैल्यू है, ये पॉजिटिव में है, तो अगर हमारी ये वैल्यू बड़ी होगी तो ऑटोमेटिक हमारा आंसर पॉजिटिव में आएगा। क्योंकि मान लो यहाँ पे 4 है और इसकी वैल्यू 2 आई, तो अगर ये वैल्यू इससे हमेशा बड़ी रहेगी ना, तो भाई ये हमेशा पॉजिटिव में आंसर आएगा। लेकिन वहीं अगर छोटे का, मान लो हमने ये 2 ले लिया, इस पूरे को हमने 4 ले लिया, तो भाई ये माइनस का बड़ा है, तो भाई आंसर हमारा माइनस में आएगा। इसीलिए क्या होगा कि अगर हमारा गामा एस अगर हमारा बड़ा रहेगा तो हमेशा वैल्यू हमारी पॉजिटिव आएगी। तो वही है कि अगर हमारा जो गामा एस है वो बड़ा है इन दोनों से, तो हमारा स्प्रेडिंग कोएफिशिएंट जो ऑकर होगी वो पॉजिटिव होगी और स्प्रेडिंग हमारी ऑकर्स होगी। और अगर हमारा जो गामा एस है वो छोटा है इन दोनों से, तो हमारी ये माइनस वैल्यू हो जाएगी, तो हमारी कोई स्प्रेडिंग नहीं होगी और एस हमारा नेगेटिव रहेगा, यानी कि यहाँ स्प्रेडिंग देखने को नहीं मिलेगी। तो स्प्रेडिंग कोएफिशिएंट हमारा क्या होता है कि सिंपली एबिलिटी होती है एक लिक्विड की दूसरे के ऊपर स्प्रेड होने की, इसको मेजर करते हैं हम इस इक्वेशन से। ये हमारी इक्वेशन है इक्वल टू ये। अब अधेसिव कोहेसिव दो चीजों के लिए होते हैं। कोहेसिव के लिए हमने दोनों का सेम नेचर लिया, तो सेम सब निकलेगा, 2 गामा एल हो जाता है, सब कुछ है। अधेसिव मतलब डिफरेंस होता है, तो डिफरेंस के लिए हमने दोनों का अलग अलग लिया है सरफेस टेंशन, क्योंकि भाई 2 लिक्विड अलग अलग है ना, तो दोनों का सरफेस टेंशन हमने अलग लिया और दोनों के डिफरेंस यानी कि इंटरफेसियल टेंशन भी हमने कैलकुलेट की है और हमने ये फॉर्मूला निकाला। फिर हम दोनों को पुट कर दिया, पुट करके जब सॉल्व करेंगे हमारा ये निकल के आएगा। अब अगर हमारा ये बड़ा है तब तो ये पॉजिटिव आएगा, तो हमारी स्प्रेडिंग होगी, अगर ये छोटा है तो ये नेगेटिव आएगा, तो स्प्रेडिंग नहीं होगी। तो ये था पूरा हमारा स्प्रेडिंग कोएफिशिएंट के बारे में। तो अब अगर बात करें हम अपने सरफेस एक्टिव एजेंट्स के बारे में, तो इन्हीं को हम जो है सरफेक्टेंट नाम से भी जानते हैं।
अब इनका मेनली काम क्या था, देखो हमने क्या देखा कि जैसे हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट, दो लिक्विड ऐसे हैं जो आपस में मिक्स नहीं होते, तो उनको हम इजीली मिला नहीं सकते। एग्जांपल के लिए मान लो ये हमारे पास क्या हो गया, पानी हो गया, वाटर हो गया, ठीक है, और ये हमारे पास ऑयल हो गया। तो अब क्या है यहाँ पे कि जैसे हमारे जो वाटर और ऑयल हैं ये आपस में इजीली मिक्स नहीं होते, तो ऐसे सब्सटेंस जो हमारे इन दोनों को भी आपस में इजीली मिक्स करा दें, उन्हीं को हम यहाँ पे सरफेक्टेंट या फिर सरफेस एक्टिव एजेंट नाम से जानते हैं। अब ये काम कैसे करते हैं ना, इसके लिए एक एग्जांपल समझते हैं। जैसे मान लो सिंपली क्या है कि मान लो एक लड़का है, उसका एक ए नाम का दोस्त है, एक बी नाम का दोस्त है। अब क्या है ना कि ए और बी की आपस में बिल्कुल भी नहीं बनती, दोनों आपस में झगड़ा करते हैं, लेकिन वहीं उनका तीसरा दोस्त आ जाता है सी, और उसकी क्या है दोनों से बनती है। तो वो क्या करेगा, थोड़ी बहुत बात है इसको समझा देगा, थोड़ी बहुत बात है इसको समझा देगा, और उसके बाद बोलेगा तो भाई अब दोनों आपस में हाथ मिलाओ, दोनों दोस्त रहो, मिलके रहो। यानी कि क्या कर रहा है, वो दोनों को सुलझा दे रहा है और दोनों के आपस में बना दे रहा है, यानी कि दोनों अब एक दूसरे के साथ कंपेटेबल हो जाएंगे। इसी तरह क्या है कि मान लो यहाँ पे क्या है कि एक वाटर है, एक ऑयल है, और इन दोनों की आपस में नहीं बन रही है, भाई मिक्स नहीं होते हैं। तो यहाँ पे हम लेके आते हैं सरफेक्टेंट को। अब सरफेक्टेंट की खासियत क्या होती है वो इसके स्ट्रक्चर में आपको दिखेगा। तो जैसे ये मान लो ये हमारा होता है सरफेक्टेंट। अब सरफेक्टेंट की खासियत क्या होती है कि एक सरफेक्टेंट का होता है हेड और एक हमारा होता है टेल। अब जो सरफेक्टेंट है उसका जो हेड और टेल है वो अलग अलग नेचर के हमारे होते हैं। अब जो इसका हमारा हेड होता है वो होता है हाइड्रोफिलिक नेचर का, और जो इसका टेल होता है वो होता है हाइड्रोफोबिक यानी कि लायोफिलिक नेचर का। और अगर हम यहाँ पे बात करें तो जैसे हमारा जो पानी होता है वो हमारा क्या होता है, हाइड्रोफिलिक नेचर का होता है, यानी कि भाई बहुत अच्छा खासा। और जो ऑयल होता है वो हमारा हाइड्रोफोबिक, या इसको हम क्या बोल सकते हैं, लाइपोफिलिक नेचर का होता है। यानी कि इन दोनों का नेचर अलग होता है, और यही रीजन है कि ये आपस में मिलते नहीं है, क्योंकि हमने अब तक क्या पढ़ा है कि जो सेम नेचर के पार्टिकल्स होते हैं वही आपस में मिलते हैं, उन्हीं की आपस में बनती है। तो अब यहाँ पे क्या होता है कि जो हमारा सरफेक्टेंट है वो हमने सरफेक्टेंट क्या कहते हैं, इस सरफेक्टेंट के स्थान पे ऊपर जो हमारा है वो इसके पास हाइड्रोफिलिक वाला पार्ट है, और नीचे वाला जो पार्ट है वो इसके पास लाइपोफिलिक वाला पार्ट है। तो इसकी मदद से ये क्या करता है कि अपने जो इसका हेड है यानी कि जो हाइड्रोफिलिक वाला पार्ट है वो चला के कनेक्ट हो जाता है पानी के साथ में, और जो इसका लाइपोफिलिक यानी कि टेल वाला पार्ट है वो जाके कनेक्ट हो जाता है ऑयल के साथ में। और इस तरह जो हमारा सरफेक्टेंट है वो ऑयल और वाटर दोनों को आपस में मिक्स करता है। यानी कि सिंपली अगर मैं आपको दिखाऊं तो मान लो जैसे ये हमारे पास एक बीकर हो गया, और यहाँ पे हमने ये ले लिया, मान लो यहाँ पे ये हमारे बीच का है, ये हमारा भरा हुआ है, इसमें ऑयल भरा हुआ है, और यहाँ पे हमारा भरा हुआ है वाटर। मान लो ये हमारे पास पूरा पानी भरा हुआ है। तो अब जो सरफेक्टेंट है वो यहाँ पे क्या करेगा, वो इस तरह बीच में आ जाएगा, और इस तरह बीच में आके जो इसका हेड वाला पार्ट है वो हमारे यहाँ पानी से कनेक्ट हो जाएगा, और जो टेल वाला पार्ट है वो हमारा इसके साथ यानी कि जो हमारा ऑयल है उसके साथ कनेक्ट हो जाएगा। और एट लास्ट में क्या करेगा, ये बीच में पूरा घुल घुल के इन सब को क्या है एक बना देगा, और ये आपस में मिक्स हो जाते हैं। तो इस तरह से हमारे काम करते हैं सरफेस एक्टिव एजेंट, या इसको हम सरफेक्टेंट बोलते हैं। आप जब भी लेके आओ तो ये थोड़ी बात है, इस तरह भी आप बना के आ जाना, काफी अच्छा इंप्रेशन जाता है कि ये मान लो ऑयल था, ये हमारा पानी था, बीच में हमने ये रेड कलर में सरफेक्टेंट डाल दिया और इन्होंने इस पूरे को मिक्स करने में हेल्प कर दी। तो दीज आर दोज एजेंट सब्सटेंस व्हिच रिड्यूस दी सरफेस टेंशन एंड इंटरफेस द टेंशन बिटवीन टू लिक्विड। अब देखो यहाँ पे क्या था कि ये आपस में क्यों नहीं मिल रहे थे, जो हमारा ऑयल वाला पार्ट और ये था आपस में क्यों नहीं मिल रहे थे, क्योंकि इन दोनों के बीच में क्या टेंशन क्रिएट हो रही थी बहुत ज्यादा, आपस में इनका आधे से पोजीशन नहीं मिल पा रहा था। तो जो ये सरफेक्टेंट है ये क्या करता है, इन दोनों के टेंशन की खत्म कर देता है। जैसे मान लो यहाँ पे दो दोस्त हैं, इनके बीच में टेंशन क्रिएट हो गई, लड़ाई हो गई, सी ने आके टेंशन को कम किया, दोनों आपस में मिल गए। वही है कि वाटर ऑयल का भी नेचर अलग है, जिस वजह से इनमें टेंशन क्रिएट है और ये आपस में मिक्स नहीं हो पाते, कंपेटेबल नहीं हो पाते। तो सरफेक्टेंट ने इन दोनों की टेंशन को खत्म किया और इन दोनों को मिलाया। अब मिलाया कैसे, तो सरफेक्टेंट के बाद दोनों तरह का नेचर है, ये हाइड्रोफिलिक भी होता है, लाइपोफिलिक भी होता है। तो जिसका हाइड्रोफिलिक वाला पार्ट है वो इसके साथ जाके बात कर लेगा, जिसका लाइपोफिलिक वाला पार्ट है वो इसके साथ जाके बात कर लेगा। और इस चक्कर में ये क्या करेगा, ये इस तरह दोनों को बीच में जोड़ने का काम करता है कि मान लो ये ऐसे लग गया तो हेड वाला पार्ट इससे कनेक्ट हो गया, और ऐसे टेल लगी तो टेल वाला पार्ट इससे कनेक्ट हो गया, और इस चक्कर में ये ऑयल एंड वाटर के मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ जाते हैं। अब ये किस मॉलिक्यूलर लेवल पे काम करता है, कैसे आगे समझ आएगा, तो ये बातें लिख देना। बाकी इट हेल्प इन मिक्सिंग ऑफ ऑयल एंड वाटर को मिक्स करने में हेल्प करता है। एग्जांपल जैसे हमारे डिटर्जेंट हो गए, सोप हो गए, साबुन हो गए, या इमल्सीफायर जो इमल्सीफाइंग एजेंट होते हैं ना, जो इमल्सन को बनाते हैं। इमल्सन हमारा ऑयल एंड वाटर का मिक्सर होता है तब बनाते हैं। जैसे क्रीम हो गया, आपकी जो क्रीम वगैरह आप लगाते हो उसको बनाने में एजेंट हेल्प करते हैं, तो वही हमारा इमल्सीफायर होता है। तो इसका डायग्राम आपको ये बना के आना ही पड़ेगा, ये वाला स्ट्रक्चर काफी इंपॉर्टेंट है। फिर इट हेल्प करता है ये, तो हाइड्रोफिलिक वाला पार्ट हमारा अटैच होता है पानी के साथ में, हाइड्रोफोबिक पार्ट अटैच होगा तेल के साथ में। यही सारी बातें यहाँ लिख सकते हो। अब ये काम कैसे करता है, तो आपको ये वाला स्ट्रक्चर बना के आना पड़ेगा। तो जो भी हमारा सरफेक्टेंट है वो मिसेल फॉर्म करता है, और मिसेल फॉर्म करने की वजह से ये कांड होता है। अब मिसेल एक्चुअल में क्या होता है, तो मिसेल क्या होता है कि मिसेल्स आर एग्रीगेट ऑफ सरफेक्टेंट मॉलिक्यूल्स दैट हैव अ हाइड्रोफोबिक कोर एंड हाइड्रोफिलिक सेल। ये क्या होता है, तो जैसे मान लो ये हमारे पास पूरा का पूरा, ये आपको दिख रहा होगा, ये हमारे पास क्या था, पूरा का पूरा सरफेक्टेंट था। अब जो ऑयल है उसके साथ में सरफेक्टेंट की टेल जाके कनेक्ट हो जाती है, तो ये आपको दिख रहा होगा। तो ये जो पूरा हमारा फॉर्म होता है इसी को हम यहाँ पे मिसेल बोल देते हैं।
और इसके बाद जो हमारा ये मतलब इधर आप देख रहे होगे पानी का पार्टिकल, तो पानी के पार्टिकल्स पे जो हमारा ये सर्फेक्टेंट होता है इसकी जो हेड होता है वो जाके अटैच हो जाता है। तो इधर टेल अटैच हो गई हमारे हाइड्रोफोबिक वाली ऑयल के ऊपर, ये हाइड्रोफिलिक वाली ये अटैच हो गई। तो इसी तरह हमारा बनता है मिसल। अब इसको अगर मैं थोड़ा और आपको अच्छी तरह बना के दिखाता हूँ, मान लो कि ये हमारे पास क्या है, सिंपली यहाँ पे मान लो ये हमारे पास वाटर है, ठीक है। अब जब वाटर है तो वाटर के साथ क्या होगा, हमारा जो हेड होता है सर्फेक्टेंट का वो जाके कनेक्ट होगा, इस तरह हमारे हेड जाके कनेक्ट होंगे, यहाँ पे वाटर के मॉलिक्यूल्स का हेड जाके कनेक्ट होंगे, ये हमारे कनेक्ट हो रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, अब जो इसकी टेल है उस पे जाके हमारा ऑयल का वाटर कनेक्ट होगा। तो यहाँ पे हमारे कितने होंगे, ये हमारा ऑयल 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 कनेक्ट हो जाएगा। अब जब ये ऑयल है इसके साथ टेल कनेक्ट है, और जब ये इसके साथ और भी हमारे बाकी के इस तरह के कनेक्ट होंगे, ये हमारे इस तरह कनेक्ट होंगे, तो इनका ये हेड हो गया हमारा। अब जब ये हेड है तो इसके साथ हमारे यहाँ पे वाटर के मॉलिक्यूल्स कनेक्ट होंगे। तो इस तरह करते करते ये हमारे पूरे के पूरे यानी कि अच्छे खासे पूरे ऑयल एंड वाटर के पूरे में घुल जाते हैं, और इस तरह हमारा पानी ऑयल तेल पानी इस तरह हमारा मिलता जाता है। और ये जो हमारे सर्फेक्टेंट है ये पूरे में अच्छे से जाके और हमारे पूरे ऑयल एंड वाटर को डिसॉल्व कर देते हैं। तो इस तरह करते हैं, और ये जो हमारा फॉर्म होता है इसको हम मिसेल बोलते हैं। यानी कि मिसेल एग्रीगेट होता है हमारे सर्फेक्टेंट मॉलिक्यूल्स का, जहां पे सर्फेक्टेंट मॉलिक्यूल्स हमारे पानी और तेल के साथ अटैच होते हैं, इस तरह फॉर्म करते हैं। अब यहाँ एक टर्म होता है जो हमारा होता है क्रिटिकल मिसेल कंसंट्रेशन। तो इट इज द कंसंट्रेशन ऑफ सर्फेक्टेंट मॉलिक्यूल्स इन अ सॉल्यूशन एट विच दे स्टार्ट टू फॉर्म मिसेल। अब क्या होता है, जैसे ऐसा नहीं होता आपने तेल और पानी जोड़ना है तो ऐसा नहीं आपने सर्फेक्टेंट थोड़ा सा डाला और बनना शुरू हो गया, ये नहीं। आपको एक लिमिटेड यानी कि एक अमाउंट आपको डालना पड़ेगा। तो वो अमाउंट ऑफ सर्फेक्टेंट जिस पर ये इस तरह के मिसेल बनना, यानी कि एक तरह से हमारे ये ऑयल एंड वाटर डिसॉल्व होना शुरू हो जाते हैं, उसी को हम यहाँ पे क्रिटिकल मिसेल कंसंट्रेशन बोलते हैं। यानी कि ये हमारी सर्फेक्टेंट की वो कंसंट्रेशन है जहां पे हमारे जो सॉल्यूशन के अंदर जो भी है वो हमारे मिसेल फॉर्म होना शुरू हो जाते हैं, यानी कि आपस में मिक्स होना शुरू हो जाते हैं। अब बात करते हैं हम टाइप्स ऑफ सर्फेक्टेंट के बारे में। तो ये मेनली 4 टाइप के होते हैं, एनायनिक, कैटायनिक, एम्फोलिटिक और नॉन आयनिक सर्फेक्टेंट, ठीक है। अब ये इनके नाम से ही जस्टिफाई होता है। तो पहले अगर बात करें हम एनायनिक सर्फेक्टेंट के बारे में, तो इनके पास जो ये आपको दिख रही होगी ये ऑर्गेनिक टेल होती है हमारी, और इन पे जो हेड होता है वो नेगेटिव चार्ज वाला होता है। देखो एनायनिक मतलब नेगेटिव चार्ज, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज हमारा हेड प्रेजेंट होता है, और इसमें एक स्मॉल मॉलिक्यूल यानी कि अमोनिया भी प्रेजेंट होता है हमारा। तो ये हो गया एनायनिक वाले। बाकी इनका बहुत अनप्लीजेंट टेस्ट होता है, यानी कि जो थोड़ा अच्छा नहीं होता है, और ये इंटरनल यूज के लिए इस्तेमाल नहीं किए जाते, मेनली साबुन वगैरह कॉस्मेटिक में इस्तेमाल करते हैं। बाकी एग्जांपल हमारे एल्कली मेटल्स हो गए या अमोनियम सोप हो गए, जो साबुन वगैरह होते हैं, जैसे सोडियम स्टेरेट हो गए वो, और ये ऑयल एंड वाटर टाइप में मेनली इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद बात करते हैं सेकंड कैटायनिक सर्फेक्टेंट के बारे में। तो ये मेनली हमारे पॉजिटिव चार्ज वाले होते हैं, यानी कि इनके पास भी एक ऑर्गेनिक टेल होगी और इनका जो हेड होगा उस पर पॉजिटिव चार्ज हमारा प्रेजेंट होगा। अब इसमें एक स्मॉल नेगेटिव मॉलिक्यूल जैसे क्लोराइड वगैरह हमारा प्रेजेंट होता है। अब ये मेनली हमारे जो स्किन के क्लीनिंग और बाउंडिंग इन सब में इस्तेमाल कर लिया जाता है। एग्जाम्पल जैसे हमारा बेंजे यहाँ पे बेंज एल्कोनियम क्लोराइड हो गया, ये इसका एग्जांपल हो गया। थर्ड हमारा आता है एम्फोटेरिक सर्फेक्टेंट। अब इसको हम एम्फोलाइटिक सर्फेक्टेंट नाम से भी जानते हैं, इसको ज्वेटर आयन मॉलिक्यूल्स नाम से भी जानते हैं। अब ये इसीलिए नाम डाले हैं क्योंकि देखो इस नाम से भी 2 नंबर में कई बार आ जाता है। अब ये ऐसा इसलिए क्योंकि देखो इसके पास कैटायनिक एंड एनायनिक दोनों ग्रुप यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए इसको हम यहाँ पे एम्फोलेटिक एम्फोटेरिक या फिर ज्वेटर आयन मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। अब ये हमारा जो पीएच होता है मेनली उस पर डिपेंड करता है। बाकी ये हमारा मोस्टली को सर्फेक्टेंट की तरह इस्तेमाल करते हैं। जैसे हमने सर्फेक्टेंट डाला ऑयल और पानी और तेल को मिलाने के लिए, अब कई बार वो ज्यादा अच्छा काम ना करे तो उसके लिए हम इसको और ऐड कर देते हैं। ये हमारा जो डिटर्जेंसी है जैसे साफ सफाई इन सबको और एक तरह से बूस्ट कर देता है। और जो हमारे एनायनिक सर्फेक्टेंट्स है ये वाले जो हमारे नॉर्मली इस्तेमाल ज्यादा किए जाते हैं, इनकी पावर को और इंक्रीज कर देता है। तो एग्जांपल हमारा अमीनो एसिटेट एसिड हो गया। अब लास्ट हमारा आता है नॉन आयोनिक सर्फेक्टेंट। तो ये हमारे वो सर्फेक्टेंट है जिनपे कोई भी आयंस या कोई भी चार्ज प्रेजेंट नहीं होगा। अब ये पानी में आयोनाइज नहीं होते हैं क्योंकि इनमें जो हाइड्रोफिलिक पार्ट होता है उसमें नॉन डिसोसिएट मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। अब ये हमारा पीएच का रेजिस्टेंस होता है, कोई मतलब नहीं है, और यही मोस्टली हमारा फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री वगैरह में इस्तेमाल किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए हमारा ग्लिसरॉल हो गया जो यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है। तो ये था हमारा सरफेस एक्टिव एजेंट्स के बारे में। अगर इसके बारे में आता है लिख के आ सकते हो। बाकी इसी से कनेक्टेड हमारे 2 छोटे छोटे टर्म्स हैं। पहले हमारा आता है सोल्यूबलाइजेशन। तो सोल्यूबलाइजेशन क्या होता है, देखो हमको क्या पता है कि जैसे हम ऑयल और वाटर को जब ऐड करते हैं तो देखो यहाँ पे 2 सब्सटेंस हैं। एक हमारे होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो मेनली हमारे ऑयली नेचर के होते हैं, ऑयली नेचर या इसको हम क्या बोल सकते हैं लाइपोफिलिक नेचर के होते हैं। और एक हमारे होते हैं एक्वस मीडियम। तो एक्वस मीडियम मेनली हमारे क्या होते हैं वाटर नेचर के होते हैं। अब आपको पता है कि ऑयली नेचर और वाटर नेचर
नेचर, ये आपस में मिक्स नहीं होता, तो इनको मिक्स करने के लिए हम क्या करते हैं, सरफेस एक्टिव एजेंट का इस्तेमाल करते हैं, जो हमने अभी पढ़ा था। तो यहाँ पे हम यही बात कर रहे हैं कि यहाँ पे जो हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड है उनको हम अपने वाटर यानी कि एक्वस मीडियम वाले कंपाउंड में मिक्स कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ सरफेस एक्टिव एजेंट, और ये जो पूरा फिनोमेना है इसी को हम सॉल्युबलाइजेशन बोलते हैं। यानी कि जो काम अभी कर रहे थे वहां पे वही उसी पूरे प्रोसेस को हम यहाँ पे सॉल्युबलाइजेशन भी बोल देते हैं। तो सरफेस एक्टिव एजेंट की मदद से मिला के हम इसको सॉल्युबलाइजेशन करते हैं। अब इसमें क्या है, जो हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल्स है वो डिसॉल्व हो जाता है, डिसॉल्व इन हाइड्रोफिलिक सॉल्वेंट सच है, जैसे पानी में अगर हमको मिलाना हो कोई ऑयली नेचर का विद द हेल्प ऑफ सर्फेक्टेंट की मदद से। तो इट इज यूज्ड इन मैनी इंडस्ट्री वगैरह में इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें हम दो इमिसिबल लिक्विड को मिक्स करते हैं और किसी ड्रग वगैरह एमल्सन बनाने में हेल्प करते हैं। इसके अलावा ये हमारा मिसेल फॉर्मेशन में एमल्सिफिकेशन में हेल्प करता है, एमल्सन वगैरह बनाना हो, एग्जाम्पल ऑयल इन वाटर या फिर वाटर एंड ऑयल एमल्सन बनाते हैं एमल्सिफाइंग एजेंट की मदद से। तो ये पूरी प्रोसेस हमारी सॉल्युबलाइजेशन कहलाती है। बाकी नेक्स्ट हम बात करेंगे डिटर्जेंसी के बारे में। तो देखो डिटर्जेंसी क्या है, काम यही है कि ये भी हमारे सर्फेक्टेंट ही मतलब सर्फेक्टेंट की मदद से ही काम करेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, जैसे मान लो कोई भी हमारा कागज है उस पर कोई डर्ट गंदगी चिपक गई है और ये हमारी ऑयली नेचर की है जो हमारी यहाँ से रिमूव नहीं हो सकती है, तो उस केस में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो इट इज अ प्रोसेस बाय विच सर्फेक्टेंट इज यूज्ड टू रिमूव डर्ट एंड स्टेन फ्रॉम अ सरफेस। यानी कि कोई भी सरफेस के ऊपर जो गंदगी वगैरह हमारी चिपक गई है या उससे बाइंड हो गई है उसको रिमूव करने के लिए हम इस डिटर्जेंसी का इस्तेमाल करते हैं। अब ये बेसिकली हमारे सर्फेक्टेंट या सर्फेक्टेंट के पार्टिकल्स है या खुद सर्फेक्टेंट ही हमारे होते हैं। अब ये इंटरेक्ट करते हैं और सॉल्युबलाइज करते हैं जो भी हाइड्रोफोबिक वाले मॉलिक्यूल्स हैं उनको, जैसे ऑयल हो गया, कोई फैट हो गया, और जो मेनली हमारे जो गंदगी डर्ट होती है उसमें। देखो नॉर्मल मिट्टी तो आप झाड़ के भी निकाल दोगे, लेकिन जो तेल के दाग ऐसे लगते हैं वो हमारे नॉर्मली नहीं छूटते, गंदगी हो गया, तो उस सबको हम इसी डर्ट या मतलब जो हमारे साबुन हो गए, सर्फेक्टेंट हो गए, इनकी मदद से निकाल सकते हैं। तो ये मेनली क्या करते हैं कि ये हमारे जो अधेसिव फोर्स है, अब देखो ये जो पार्टिकल है हमारा ऑयल नेचर का, ये हमारे कपड़े के ऊपर अटैच हो गया, तो जब ये डिफरेंट पार्टिकल है, ये डिफरेंट है, तो इन दोनों के बीच में अधेसिव फोर्स लगता है जिसकी वजह से ये चिपके रहते हैं। तो ये क्या करेंगे, उस अधेसिव फोर्स को रिड्यूस कर देते हैं डर्ट पार्टिकल और जो हमारे कपड़ा है उसके बीच में, जिसकी वजह से जो हमारा डर्ट पार्टिकल है वो इजीली रिमूव हो जाता है हमारे किसी भी सरफेस के ऊपर से। एग्जांपल जैसे हमारा डिशवॉश हो गया, शैम्पू हो गया या फिर कॉस्मेटिक वगैरह हो गया, ये सब हमारे डिटर्जेंसी के एग्जांपल हैं। अब हम बात करते हैं अपने एक और नेक्स्ट टॉपिक HLV स्केल या HLV सिस्टम के बारे में। अब देखो ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में अलग से भी आ जाता है, इसको मैंने अलग से भी आपके लिए लिख के क्वेश्चन बताया हुआ है। तो यहाँ पे अगर देखोगे, देखो अलग से आ जाता है राइट अ नोट ऑन HLV स्केल, जो काफी इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट में, लॉन्ग में, 2 नंबर में किसी न किसी में आता जरूर है हमारा। तो HLV स्केल क्या होता है, तो पहले जो हमारा HLV वर्ड है ना, ये क्या करता है, H फॉर होता है हाइड्रोफिलिक, L फॉर होता है लाइपोफिलिक और V फॉर होता है बैलेंस सिस्टम। तो HLV जो हमारा स्केल है उसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोफिलिक लाइपोफिलिक बैलेंस सिस्टम बोलते हैं। अब ये बेसिकली करता क्या है, तो जैसे मान लो अब तक हमने इतने सारे सर्फेक्टेंट का इस्तेमाल कर रहे थे जो हमने अभी बात की थी, और सर्फेक्टेंट मेनली क्या कर रहा था कि जो हमारे ऑयल था और जो हमारा पानी था इन दोनों को इजीली मिक्स कर पा रहा था, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब यहाँ पे क्या है कि जैसे सर्फेक्टेंट भी हमारे डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, तो किस सॉल्यूशन के लिए हम किस सर्फेक्टेंट का इस्तेमाल करेंगे उसको पहचानने में मदद करता है हमारा HLV स्केल। यानी कि HLV स्केल सिंपली जैसे मान लो हमारी मूवीज हो गई तो वो अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड हो जाती है। ये भाई थ्रिलर है, किसी को रोमांटिक देखनी है वो अलग हो गया, किसी को मार था यानी कि एकदम खून खराब है, लेकिन किसी को मिस्ट्री वाली देखनी है, सस्पेंस थ्रिलर देखनी है, तो कैटेगरी वाइज है। उसी तरह हमारे जो सर्फेक्टेंट है वो भी अलग अलग कैटेगरी के होते हैं, यानी कि वो अपनी कैटेगरी के हिसाब से काम करते हैं। तो वो किस कैटेगरी में फिट बैठेंगे उनको मतलब बिठाने के लिए हमारा हेल्प करता है HLV स्केल। अब ये बेसिकली क्या करता है, तो एक हमारी न्यूमेरिकल वैल्यू होती है जो हमारी हेल्प करती है किसी भी सर्फेक्टेंट के हाइड्रोफिलिक उसके लाइपोफिलिक नेचर को बताने में कि उसके अंदर कौन सी प्रॉपर्टी ज्यादा है, या सिंपली बोलें तो इसमें एक हमारा आर्बिट्री स्केल होता है जो सिंपली असाइन किया जाता है सर्फेक्टेंट को उसके नेचर के अकॉर्डिंग। तो जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, थोड़ा जूम ऐसे ही देख लो, तो यहाँ पे जो ये हमारा पूरा बना है HLV स्केल जो मैंने अच्छा बड़ा बनाया है, आपको जब नोट्स आप देखोगे तो आपको इजीली दिखाई देंगे। अब जो ये हमारा सर्फेक्टेंट जो हमारा HLV स्केल है इसमें लगभग हमारा 0 से लेके 20 तक नंबर हमारे पूरे होते हैं। और इसमें क्या होता है, आप देखो जो स्टार्टिंग 0 से लेके 10 तक नंबर है वो हमारे लाइपोफिलिक कहलाते हैं। यानी कि अगर मान लो कोई सर्फेक्टेंट है और उसका मतलब मान लो 6 है HLV नंबर या 8 है या 3 है, तो वो हमारा लाइपोफिलिक नेचर का होगा। और जो ऐसे सर्फेक्टेंट है वो हमारे 10 से ऊपर और 20 नंबर तक जाते हैं, वो हमारे हाइड्रोफिलिक नेचर के सर्फेक्टेंट होते हैं। तो ये आपको समझ आ गया होगा। अब यहाँ भी हमारे अलग अलग उनके काम पे डिफाइन करते हैं। जैसे मान लो अगर कोई सर्फेक्टेंट ऐसा है जिसका नंबर 0 से 3 के बीच है, तो वो हमारा एंटी फोमिंग एजेंट की तरह काम करेगा, यानी कि जो फोम वगैरह बनते हैं उनको रोकने के लिए या उनको बनाने में हमारी ये मदद करता है। उसके बाद अगर कोई HLV स्केल में कोई सर्फेक्टेंट है जिसका नंबर 3 से लेके 8 तक जाता है, तो वो हमारा जो मतलब वेट बाई वाटर इन ऑयल वाले जो इमल्सन होते हैं उनको बनाने में हमारा इस्तेमाल किया जाता है।
अब देखो ये हमारा लाइपोफिलिक के अंदर आता है और हमने क्या देखा था कि वाटर इन ऑयल का मतलब क्या है, जैसे हम यहाँ जो अपना एमल्सन बनाएंगे उसमें ऑयल हमारा ज्यादा है और उस ऑयल के अंदर हम पानी को ऐड कर रहे हैं। तो जब ऑयल के अंदर पानी को ऐड करेंगे तो देखो मेनली हमारा जो नेचर होगा इसका वो हमारा लाइपोफिलिक होगा और इसी के लिए हमको सेम नेचर का सर्फेक्टेंट लेना पड़ता है। इसीलिए हमारा क्या है, वाटर इन ऑयल एमल्सन को बनाने के लिए हम वाटर इन ऑयल एमल्सिफाइंग एजेंट का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि वो लाइपोफिलिक नेचर का होगा और वो हम इस्तेमाल करते हैं इस नंबर के, यानी कि जो हमारा सर्फेक्टेंट होगा उनका जो नंबर 3 से 8 के बीच आएंगे उनको हम इस्तेमाल करते हैं वाटर इन ऑयल एमल्सिफाइंग एजेंट की तरह। इतना वेट अभी हमने इतना ज्यादा कैलकुलेशन पढ़ लिया दोस्तों। अब देख रहे हो लगभग 1.5 घंटे की वीडियो हो चुकी है और कितने लोग अब यहां तक वीडियो देख रहे हैं भाई, प्रेजेंट लगा दो पहले आप लोग कमेंट सेक्शन में, ठीक है। तो ये हमारा होता है वाटर इन ऑयल एमल्सिफाइंग एजेंट, उसमें ये इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद जो 8 से लेके 16 तक हमारा जो नंबर होगा वो हमारा ऑयल इन वाटर एमल्सिफाइंग एजेंट की तरह इस्तेमाल करेंगे। अब बोलोगे सर ये तो हमारा यहाँ पे यानी कि 8 नंबर से हमारे लाइपोफिलिक है, लेकिन अगर हम सिंपली बोले तो 8 से लेके लगभग हमारे यहाँ 13-14 नंबर तक हमारा जो 12 नंबर तक जो हमारा ये नेचर होता है ना, ये हमारा वाटर सॉल्युबल होता है, यानी कि पानी में ये डिसॉल्व हो सकता है। और जब हमारे यहाँ पे इमल्सन ऑयल इन वाटर है, यानी कि ऐसा इमल्सन है जो पानी के अंदर बनाया जा रहा है हमारा, तो भाई ये वाला हमारा जो सर्फेक्टेंट है वो भी काम कर जाता है। तो जो ऐसे सर्फेक्टेंट है जिनका नंबर 8 से लेके 16 के बीच पाया जाता है वो सारे सर्फेक्टेंट हम ऑयल इन वाटर इमल्सन बनाने में इस्तेमाल कर सकते हैं और ये हमारे ऑयल इन वाटर इमल्सिफाइंग एजेंट की तरह इस्तेमाल होते हैं। और इसके बाद जो हमारे 16 से लेके 20 तक के सर्फेक्टेंट है वो हमारे एज अ सॉल्युबलाइजिंग एजेंट की तरह इस्तेमाल करते हैं, यानी कि जो हम सॉल्युबलाइजेशन अभी कर रहे थे, यानी कि एक्चुअल में हम क्या कर रहे थे, जो ऑर्गेनिक वाले सब्सटेंस थे उनको हम अपने एक्वस वाले मीडियम में डिसॉल्व कर रहे थे, जैसे अभी हमने देखा तो उसमें हमारे ये सारे काम आ जाएंगे। तो सॉल्युबलाइजेशन में हम सिंपली क्या कर रहे थे, ऑर्गेनिक कंपाउंड को एक्वस में मिला रहे थे। तो इसको करने के लिए जिन सर्फेक्टेंट का हम इस्तेमाल कर रहे थे उनका नेचर लगभग हमारा 16 से लेके 20 के रहेगा। और ऐसा क्यों है, क्योंकि ऑर्गेनिक को हम क्या कर रहे थे, वाटर में मिला रहे थे, तो पानी का नेचर चाहिए, तो यहाँ पे हाइड्रोफिलिक वाले में सर्फेक्टेंट की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये हो गए मोटा मोटी 5। इसके बाद हम यहाँ बात करें तो ऐसे सर्फेक्टेंट जो हमारे 7 से लेकर 9 के बीच में हमारे बिलोंग करेंगे वो हमारे वेटिंग या फिर स्प्रेडिंग एजेंट की तरह काम करेंगे। जो हम स्प्रेडिंग कोफिशिएंट पढ़ रहे थे स्प्रेड करने में, तो उनमें हम इन सर्फेक्टेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं जो हमारे यहाँ पे हैं। और इसके बाद जो हम डिटर्जेंसी में पढ़ रहे थे, जहां पे हम क्या कर रहे थे, डस्ट को रिमूव कर रहे थे, अपनी गंदगी को निकाल रहे थे, ये डिटर्जेंसी में, तो इनमें जिस सर्फेक्टेंट का हम इस्तेमाल कर रहे थे वो हमारे यहाँ पे 13 से लेकर 16 की रेंज में बिलोंग करते हैं। तो इस पूरे HLV स्केल में हमारे जितने हमने अब तक टॉपिक पढ़े थे सभी टॉपिक में कौन कौन सा सर्फेक्टेंट इस्तेमाल करना है सारा हमको बता दिया। इसीलिए ये HLV स्केल इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये सब आपको याद करना पड़ेगा कौन सा कहां बिलोंग करता है, ठीक है। इसके अलावा हम इसको HLV ग्रिफिन स्केल नाम से भी जानते हैं क्योंकि इसको सर ग्रिफिन ने मतलब इंट्रोड्यूस किया था। इसके बाद इसको हम देखा जाए तो ये हमारा 1 से 20 का रेंज करता है। ये सारी बातें हैं, 10 से ज्यादा हाइड्रोफिलिक है, 10 से कम है लाइपोफिलिक नेचर का है, और इस तरह हम इसको डिनोट करते हैं HLV स्केल इज इक्वल टू हाइड्रोफिलिक अपॉन लाइपोफिलिक। इस तरह हम HLV की वैल्यू को पूरा निकालते हैं। कोई भी सब्सटेंस कितना हाइड्रोफिलिक है कितना लाइपोफिलिक है उसी की वजह से नंबर निकल के आएगा। अब ये जितने भी टाइप थे मैंने आपको बता दिए, जैसे एंटी फॉर्मिंग, ये सब मैंने आपको बता दिया। बाकी एप्लीकेशन क्या होता है तो यही है कि हमारा प्रिडिक्ट करने में हेल्प करता है किसी भी एमल्सन को स्टेबल बनाने के लिए, क्योंकि उसी बेस पे हम उसके एमल्सिफाइंग एजेंट को इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद जब क्लीनिंग मतलब डिटर्जेंसी का इस्तेमाल करेंगे हम एज ए डिटर्जेंसी एज ए एमल्सिफिकेशन के लिए, तो यहाँ पे जो हम साफ सफाई कर रहे थे, डर्ट वगैरह को रिमूव कर रहे थे, तो कौन सा सर्फेक्टेंट इस्तेमाल करना है उसको बताने में हमारी हेल्प करेगा। उसके बाद एज अ वेटिंग और स्प्रेडिंग एजेंट की तरह काम करता है, फोमिंग एंटी फॉर्मिंग एजेंट की तरह भी काम करता है। बाकी लिमिटेशन क्या है कि ऐसा जरूरी नहीं है कि हमेशा एक्यूरेट ही हो, 1-2 नंबर तो आप अगर और किसी का भी कंटेंट देखोगे तब भी थोड़ा बहुत मिल जाएगा, गूगल पे थोड़ा बहुत चेंज मिल जाएगा, तो थोड़ा बहुत यार एक्यूरेट नहीं होता है। इसके बाद ये वेरी डिपेंड करता है कुछ एप्लीकेशन और कंडीशन में अलग अलग भी। इसके बाद ये हमेशा मतलब इट इज नॉट एप्लीकेबल टू ऑल टाइप ऑफ सर्फेक्टेंट। ऐसा नहीं है कि जितने भी हमारे सर्फेक्टेंट है वो सारे ही इसके अंदर आ गए हों, सारे बिलोंग करते हैं, ऐसा नहीं होता है। जैसे हमारे कुछ आयोनिक या फिर ज्यूटर आयोनिक सर्फेक्टेंट है, ये बहुत ही लिमिटेड हमारे इसमें रेंज में आते हैं, वैसे आते हैं लेकिन बहुत लिमिटेड हमारे आते हैं। तो ये थी सारी बातें हमारे HLV के बारे में, काफी इंपॉर्टेंट थी, आई होप आपको क्लियर हो गई होंगी। अब हमारा देखो अब आखिरी एक टॉपिक आता है वो है एडजॉर्प्शन वाला। अब एडजॉर्प्शन के अंदर बहुत कुछ आता है, तो हमने क्या है ये वैसे एग्जाम में देखो कम ही आता है लेकिन हम फिर भी इसको पूरा कवर कर लेते हैं थोड़ा थोड़ा देख के। तो एब्जॉर्प्शन और एडजॉर्प्शन ये क्या होते हैं, इनके डिफरेंस से आप सारी कहानी समझ जाओगे। तो जैसे मान लो नॉर्मल क्या है कि मेरे पास एक ये मान लो एक पूरा कार्डबोर्ड है, ठीक है, ये सिंपल है, एक ये मेरे पास अलग है। अब मैंने क्या किया कि इसके ऊपर मान लो मैंने पानी की बूंदें गिरी, तो अब मान लो पानी की बूंदें जब यहाँ पे गिरी
तो पानी की बूंदा क्या है यहाँ पे रख गई, पानी की बूंदा क्या है यहाँ पे रख गई, वो इसके अंदर नहीं गई। अब मान लो यहीं पे मेरे पास एक पेपर था या मान लो कोई फोम कागज था, तो कुछ भी था, और मैंने यहाँ पानी की बूंदें डाली, तो वो क्या होगा, धीरे धीरे डिजोल्व होना शुरू हो गई, और जो यहाँ पे पानी की बूंदें थी वो हमारी इसके अंदर पहुंच गई। तो यहाँ पे क्या होता है कि जब पानी की बूंदें हमारी इसके अंदर घुस जाती हैं, और अंदर घुस के यानी कि ऐसा कोई भी मॉलिक्यूल जो किसी मॉलिक्यूल के अंदर डिजोल्व हो जा रहा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन मतलब होता है शोषण, शोषण करना, यानी कि एक तरह से सोख लिया, इसने अंदर डिजोल्व कर लिया, तो ये हो गया एब्जॉर्प्शन। और जब कोई भी हमारे मॉलिक्यूल या ड्रॉप है वो उसी सरफेस पे चिपक जाती हैं, यानी कि सरफेस से अंदर नहीं जाती, सरफेस पर भी अडेयर हो जाती हैं, सरफेस पर ही चिपक जाती हैं, तो इस वाले फंडे को हम यहाँ पे बोलते हैं एडजॉर्प्शन बोलते हैं। तो एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन आप समझ गए होंगे कि एडजॉर्प्शन सिंपली हमारा वो फिनोमेना है जिसमें कोई भी हमारे जो पार्टिकल या कोई मॉलिक्यूल्स हैं वो हमारे सरफेस के ऊपर चिपक जाते हैं, डिपॉजिट हो जाते हैं, उसके अंदर नहीं घुलते हैं, उसी को हम एडजॉर्प्शन बोलते हैं। तो एडजॉर्प्शन इज डिफाइंड एज द डिपोजिशन ऑफ सम मॉलिक्यूल्स और आयन ऑन टू द सर्फेस ऑफ लिक्विड। लिक्विड के सरफेस पे जब ये चिपक जाते हैं तो उसी को हम यहाँ पे एडजॉर्प्शन बोल देते हैं। अब ये दो तरीके का होता है, एक होता है पॉजिटिव एडजॉर्प्शन, एक होता है नेगेटिव। तो देखा जाए तो कुछ भी नहीं है। देखो पॉजिटिव क्या है, पॉजिटिव हमारा एक्चुअल में एडजॉर्प्शन है, यानी कि यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स है वो हमारे सरफेस पे चिपक जा रहे हैं, और ऐसा हो रहा है तो जो हमारी सरफेस फ्री एनर्जी है और सरफेस टेंशन है वो डिक्रीज हो रही है। सरफेस टेंशन क्या है, अब यहाँ से जो सरफेस फ्री एनर्जी इनके बीच में क्या है, नीचे लगने वाला फोर्स है वो यहाँ पे क्या है, थोड़ा डिक्रीज हो जाता है। अब क्या होता है, तो देखो सिंपली क्या होता है, अगर ये यहाँ पे चिपक गया है तो आपको पता है कि अब इन दोनों के बीच में क्या है, थोड़ा मतलब अधेसिव फोर्स लगेगा। तो जो ये पार्टिकल है ये थोड़ा ऊपर खींचेंगे और जो सरफेस टेंशन वो थोड़ा नीचे खींचता है। तो जब सरफेस टेंशन को हल्का कोई ऊपर खींचेगा तो इसका जो फोर्स है वो हल्का बहुत कम होगा ना, इसीलिए यहाँ लिखा गया है कि जो सरफेस टेंशन है वो हमारा डिक्रीज होगा। और अगर सरफेस टेंशन डिक्रीज हो गया तो सरफेस फ्री एनर्जी भी हमारी कम होगी, क्योंकि सरफेस फ्री एनर्जी तो वही एनर्जी है ना जो हम सरफेस को ऊपर उठाने में लगा रहे हैं, सरफेस एरिया को इंक्रीज करने में लगा रहे हैं। यही रीजन है कि सरफेस फ्री एनर्जी और सरफेस टेंशन दोनों ही डिक्रीज हो जाते हैं। इसके अलावा इसको हम सिंपल एडजॉर्प्शन भी बोलते हैं। अब यहाँ पे मॉलिक्यूल्स हमारे सेटल हो गए सरफेस के ऊपर, जैसे ऑयल एंड वाटर। अब नेगेटिव क्या होता है कि यहाँ पे देखा जाए तो नेगेटिव एडजॉर्प्शन को हम यहाँ पे एब्जॉर्प्शन नाम से जानते हैं, जो अभी हमने देखा कि इसमें जब मॉलिक्यूल्स हम डालते हैं तो मॉलिक्यूल्स अंदर घुल जाते हैं, अंदर निकल जाते हैं, यानी कि लिक्विड के साथ मिक्स हो जाते हैं, और इसमें सरफेस फ्री टेंशन और सरफेस ये दोनों हमारे इंक्रीज होते हैं। अब जब पार्टिकल्स अंदर आ गए तो हमारे भाई अधेसिव फोर्स तो लगा नहीं, तो सरफेस टेंशन तो हमारे इंक्रीज ही हो रहा है ना, तो ये इसीलिए इसको यहाँ बोलते हैं। बाकी इसमें मॉलिक्यूल मिक्स विद लिक्विड, जैसे टैबलेट या ड्रग हमारे पानी में घुल जाते हैं, तो ये हमारा हो जाता है एडजॉर्प्शन ऑफ लिक्विड सरफेस। अब हम बात करते हैं एडजॉर्प्शन एट सॉलिड सरफेस। देखो लिक्विड सरफेस पे तो हमने पढ़ लिया, लेकिन सॉलिड सरफेस पे क्या है, तो सॉलिड सरफेस पे सिंपली क्या है कि जैसे मान लो ये हमारा सॉलिड है और इसके ऊपर हमने यहाँ पे कुछ मॉलिक्यूल्स रखे, तो वो इसके ऊपर इस तरह से अटैच हो गया, वो उसके अंदर घुसा नहीं। जैसे मान लो एक लकड़ी ले लो और हमने लकड़ी का इस तरह से बॉक्स ले लिया, तो कई बार क्या होता है लकड़ी के ऊपर मान लो कुछ पार्टिकल रख दिया, वो उसके ऊपर रख गया, उसके ऊपर अंदर नहीं घुस रहा है, तो वो हमारा हो गया एडजॉर्प्शन। और अगर वो उसके अंदर घुस गया तो वो हो जाएगा एब्जॉर्प्शन हो जाएगा। तो जो ऐसा सॉलिड पार्टिकल है जिसके ऊपर हमारे मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं उसको हम बोलते हैं एडजॉर्ब बेंट। क्या बोलते हैं, बेंट बोलते हैं। और जो मॉलिक्यूल्स हमारे ऊपर अधेयर हो रहे हैं, चिपक रहे हैं, उसको हम यहाँ पे एडजॉर्बेट बोलते हैं। तो ये हमारा बेंट हो गया, ये हमारा बेट हो गया, ये आपको यहाँ दिख रहा होगा। तो वही है कि व्हेन सब्सटेंस मटेरियल डिपॉजिट ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड इज कॉल्ड द एडजॉर्प्शन एट सरफेस इंटरफेस। यानी कि सॉलिड के ऊपर जब कोई पार्टिकल हमारा अधेयर हो जाता है या डिपॉजिट हो जाता है, उसको हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, एडजॉर्प्शन एट सॉलिड इंटरफेस। अब यहाँ पे क्या है, द मटेरियल विच डिपॉजिट ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड इज कॉल्ड एडजॉर्बेट। जो इसके ऊपर हमारा अटैच हो रहा है उसको हम एडजॉर्बेट बोलते हैं। और जिसके ऊपर हमारे यानी कि जिस सरफेस के ऊपर हमारे मटेरियल आगे चिपक रहे हैं उसको हम एडजॉर्बेंट बोलते हैं। तो जो हमारा सरफेस है उसको एडजॉर्बेंट बोलेंगे, जो मॉलिक्यूल्स है उनको हम एडजॉर्बेट बोलते हैं। एक बार यहाँ लिख देता हूँ, आपको समझ आएगा कि ये हमारे हो गए मॉलिक्यूल्स और ये हमारा हो गया एक्चुअल में सरफेस जिस पे आके चिपक रहा है। तो ये डिफरेंस हो गया। अब यहाँ पे क्या है कि ये एक दूसरे के साथ कुछ अट्रैक्शन फोर्स के साथ अटैच होते हैं, यानी कि अब जैसे मान लो ये इसके साथ अटैच हो रहे हैं यहाँ पे, तो कुछ अट्रैक्शन फोर्स है इन दोनों के बीच में। तो इसी अट्रैक्शन फोर्स पे हम इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला हमारा होता है फिजिजॉर्प्शन, यानी कि ये हमारा एडजॉर्प्शन है। तो इसमें दो टाइप हो गए, एक हो गया फिजिजॉर्प्शन और एक होता है केमिकजॉर्प्शन। तो फिजिजॉर्प्शन हमारा होता है फिजिकल एडजॉर्प्शन, यानी कि यहाँ पे क्या है कि जो एडजॉर्बेंट है जब एडजॉर्बेंट के ऊपर आ रहा है तो ये कुछ वीक हमारे फोर्स हैं, जैसे हमारा वेंडर वाल फोर्स हो गया, तो उसकी तरह। यानी कि यहाँ पे सिंपली हमने जैसे मान लो ये है, अब मैंने मान लो ये सरफेस है और मैंने इसके ऊपर ये पेंसिल रख दी, तो अब ये जो अटैच हुई है ये हमारी है फिजिजॉर्प्शन, यानी कि सिंपली मैंने इसके ऊपर ऐसे रख दी है। अब ये हमारी सिंपल वीक फोर्स के साथ अटैच है और ये रिवर्सेबल है, यानी कि इसको मैं ऐसे वापस भी उठा सकता हूँ, क्योंकि इसमें एक वीक फोर्स हमारा लगा है तो सिंपल है, और इसमें कोई लेस एनर्जी कंज्यूम है, इसमें कोई एनर्जी वगैरह हमारी नहीं लग रही है। लेकिन वहीं अगर हम बात करें
केमिजॉर्प्शन के बारे में, तो इसमें जो हमारा एडजॉर्बेंट है, जो हमारा एडजॉर्बेंट के ऊपर जो अटैच होता है वो एक स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड के द्वारा अटैच होता है, और इसकी वजह से क्या होता है कि यहाँ पे जो हमारे कोवेलेंट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड है इनकी वजह से होगा, तो ये इरिवर्सिबल है। अब सिंपली अगर मैं आपको दिखाऊं, देखो मैंने ये रखा है ऐसे पेंसिल तो अटैच है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसके ऊपर ये इंक रख, मैंने ये इस तरह रख दी, तो अब क्या होगा कि ये भी भाई सरफेस के ऊपर एक तरह से ये इंक रख गई है, तो ये जो हमारी रखी गई है ये क्या है, ये हमारी केमिजॉर्प्शन है, यानी कि अब इस इंक ने इस कागज के साथ में, इस सरफेस के साथ में केमिकल रिएक्शन कर ली। अब देखो ये छूट नहीं रहा है, ये हमारा ऐसा नहीं है वापस नहीं हो जा रहा, या मान लो मैंने पेंसिल रखी और मैं इसको चिपका दूं अंदर एकदम मजबूत तरीके से, तो पेंसिल मेरी वापस उठेगी नहीं, तो ये इरिवर्सिबल है। यानी कि यहाँ पे क्या है, कुछ केमिकल बॉन्ड, यानी कि कुछ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड की मदद से जो हमारे एडजॉर्बेंट है वो हमारे सॉलिड, मतलब जो हमारे एडजॉर्बेंट है उसके ऊपर रख जाता है सरफेस के ऊपर, तो स्ट्रांगली लगता है। तो ये स्ट्रॉन्ग फोर्स हमारे होते हैं जिसमें एडजॉर्बेंट इनके बीच में, इसमें मोर एनर्जी कंज्यूम होती है और एज कम्पेयर टू फिजिजॉर्प्शन, यानी कि अगर मैं पेंसिल रखूंगा उसको चिपकाऊंगा तो ज्यादा एनर्जी लगेगी। तो ये हमारा होता है फिजिजॉर्प्शन और एजिजॉर्प्शन के बारे में। अब एक लास्ट कंसेप्ट बिल्कुल जो शायद आता तो नहीं है लेकिन एक बार आप क्लियर कर लो, इसका नाम है एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। तो ये क्या होता है, देखो आइसोथर्म का मतलब क्या होता है, आइसो मतलब एक्चुअल में होता है कि यहाँ पे टेम्परेचर के बारे में बात हो रही है, और थर्म का मतलब होता है कांस्टेंट। यानी कि सिंपल क्या कि एडजॉर्प्शन मैंने सिंपली देखा कि मान लो किसी के ऊपर हमारे पार्टिकल इस तरह से अधेयर हो गया, रख गया, उसके अंदर नहीं घुस रहा, उसके ऊपर रख गया, एडजॉर्प्शन है। अब यहाँ पे क्या है कि एडजॉर्प्शन की हमको रेट पता लगाना है कि रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन क्या है, और कब पता लगाना है, जब हम अपने टेम्परेचर को कांस्टेंट कर देते हैं। तो उसके लिए क्या होता है कि यहाँ पे जो हमारी कंसंट्रेशन है वो रख सकते हैं और यहाँ पे हम प्रेशर रख सकते हैं, ये चलते हैं। तो इसको सिंप्लीफाई किया था हमारे दो थ्योरम में, एक होता है हमारा फ्यूरियस थ्योरम, एक होता है लैंगम्यूर थ्योरम। तो जो हमारे फ्यूरियस थ्योरम थे इनके अकॉर्डिंग क्या होता है, जैसे मान लो ये हमारा एडजॉर्बेंट है, ये हमारा एडजॉर्बेट है जो ऊपर चिपक रहे हैं, ये हमारे मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये हमारा सरफेस होता है। तो जब यहाँ पे चिपकता है तो जो हमारे मॉलिक्यूल्स यहाँ पे चिपक रहे हैं उनका होता है मास ऑफ एडजॉर्बेट, और जिसके ऊपर चिपक रहा है उसका भी कुछ मास है, तो मास ऑफ एडजॉर्बेंट होता है। तो इसको हम एक्स से डिनोट करते हैं, इसको एम से डिनोट करता है। तो यहाँ पे जो फ्रेडरिच थ्योरम थी उनके अकॉर्डिंग क्या था कि जो फ्रैक्शन ऑफ एडजॉर्प्शन है वो निकल के आता है एक्स अपॉन एम। अब एक्स अपॉन एम का मतलब क्या है कि देखो जो हमारे एडजॉर्बेट है मॉलिक्यूल्स है वो जितने ज्यादा होंगे, यानी कि जितने ज्यादा मात्रा में होंगे हमारी जो एडजॉर्प्शन है वो उतनी ही ज्यादा होगी। भाई सिंपल है, मान लो एक पेंसिल रखी है, भाई एडजॉर्प्शन इतनी है, मैं यहाँ पे और सारी पेंसिल है ये सब रखूंगा तो एडजॉर्प्शन और इतना ज्यादा होगा। तो यहाँ पे क्या है कि ऊपर का जो हमारा पार्टिकल है वो जितना ज्यादा होगा, यानी कि ये हमारे जितना ज्यादा होगा उतनी ही ज्यादा हमारी एडजॉर्प्शन का फ्रैक्शन हमें देखने को मिलेगा, इसीलिए ये हमारा एक्स अपॉन एम होता है। अब ऑन इंक्रीजिंग अमाउंट ऑफ एडजॉर्बेंट के अमाउंट को बढ़ा के हम अपने एडजॉर्प्शन को इंक्रीज कर सकते हैं, और प्रेशर इनको भी बढ़ा के हम इंक्रीज कर सकते हैं। अब प्रेशर, एक और बात आती है यहाँ पे, अगर हम इसके प्रेशर को बढ़ा दें, अब जैसे मान लो नॉर्मल मैंने यहाँ पे ये रखा, ठीक है, अब ये चिपक रहा है, अब मैं क्या करूँ, मान लो कि चिपक, मैं इसको प्रेशर दबाऊं पूरा कर करके तो हो सकता है, ये तो देखो सरफेस अलग है, ये तो टेबल है, लेकिन अगर कोई वैसा सरफेस होगा तो हो सकता है ये उसके ऊपर जाके चिपक जाए, क्योंकि प्रेशर मैं ऊपर से ज्यादा अप्लाई कर रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या है कि देखो ये हमारा हो गया एडजॉर्प्शन का पूरा फ्रैक्शन। अब ये हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर से, यानी कि जितना ज्यादा प्रेशर होगा उतना ही ज्यादा हमारा जो एडजॉर्प्शन है वो देखने को मिलता है। तो यहाँ पे अगर हम इसको कांस्टेंट में निकालेंगे तो एक्स अपॉन एम इक्वल टू के हमारा कांस्टेंट हो गया, ये हमारा पी फॉर प्रेशर हो गया, ये 1/n हो जाता है। तो ये जो हमारी पूरी इक्वेशन बनती है इसी को हम केमिजॉर्प्शन की इक्वेशन बोलते हैं। केमिजॉर्प्शन के लिए बेस्ड है ये हमारी, यानी कि प्रेशर पे पूरे डिपेंड है, और ये हमारी फ्रेडरिच थ्योरम होती है। ठीक है, तो ये सिंपल हो गई। सेकंड हम बात करते हैं लैंगम्यूर थ्योरम के बारे में। देखो इतना ज्यादा नहीं आता है, नॉर्मल आप समझ जाओ। ये हमारी बेस होती है फिजिजॉर्प्शन पे। देखो ये हमारी केमिजॉर्प्शन पे बेस्ड थी, जो हमारी फ्रेडरिच थ्योरम है ये हमारी बेस होती है फिजिजॉर्प्शन पे। तो इसमें क्या होता है, जैसे मान लो ये पार्टिकल्स हैं, तो जब जैसे हमारे ये यहाँ पे चिपक रहे थे, ठीक है, तो अब हमने इसको थोड़ा समझाने के लिए इसको थोड़ा एस ले लिया, यानी कि मान लो हमने थोड़ा इसको डाउन ले लिया, एस ले लिया। तो अब जो हमारे पार्टिकल है एडजॉर्बेट है वो यहाँ पे जाके चिपक रहे हैं। अब क्या होता है, जब ये इस जगह पे जाके चिपक जाते हैं तो ये मान लो हमारे एक्टिव साइड हो गया, यहाँ चिपक रहे हैं, और जिस जगह पे हमारे एडजॉर्बेट चिपके नहीं है वो हमारी हो जाती है बैकएंड साइड, यानी कि वो अभी खाली है, वहां पे पार्टिकल आगे चिपक सकते हैं। तो अब यहाँ पे हमारे दो फंडे होंगे। देखो एक तो ये होगा कि जो हमारी खाली जगह है वहां पे पार्टिकल आगे चिपक रहा है, तो उस वाले फंडे को हम यहाँ बोलेंगे एडजॉर्प्शन, क्योंकि एडजॉर्प्शन का फंडा क्या था कि हमारे मॉलिक्यूल्स आगे उस पर चिपक जाए, अधेयर हो जाए। और दूसरा क्या है कि अब जो मॉलिक्यूल्स चिपके हुए हैं, जैसे मान लो यहाँ पे हमारे लगे हैं, तो अगर और पार्टिकल डालेंगे तो हो सकता है कि ये पार्टिकल यहाँ से रिमूव भी हो जाए, तो पार्टिकल निकल भी सकते हैं। तो जब पार्टिकल आगे चिपक रहे हैं उसको हम बोलते हैं एडजॉर्प्शन, और जब पार्टिकल आगे निकल जा रहे हैं उसको हम बोलते हैं डिजॉर्प्शन। तो इस तरह एडजॉर्प्शन डिजॉर्प्शन ये हमारे दो फंडे यहाँ चलते रहते हैं। और जो हमारा एडजॉर्प्शन होगा उसको हम R1 से डिनोट करते हैं, रेट ऑफ एडजॉर्प्शन सॉरी, और जो हमारा डिजॉर्प्शन है इसको हम यहाँ रेट ऑफ डिजॉर्प्शन से डिनोट करते हैं। अब क्या होता है यहाँ पे, और जो थीटा है वो हमारा फील्ड साइड हो गया यहाँ पे, सिंपल मान लो।
अब सिंपल मान लो कि जैसे ये हमारी टोटल जो जगह हो जाएगी वो हमारी मान लो थीटा से होगी, जो हमारी फील्ड है यानी कि जो भर सकती है। अब बैकेंड साइड के मान लेते हैं, इसको हम मान लेते हैं 1/थीटा जो हमारी खाली है, क्योंकि भाई जितनी हमारी पूरी भरी हुई है, अब जो खाली है उसको हम इससे माइनस कर देंगे तो हमारी खाली जगह निकल के आ जाएगी। तो इस तरह हमारी जो थीटा को मान लो आप क्या मान सकते हो कि ये हमारी फील्ड साइड है, जो टोटल साइड है, और अगर हम फील्ड साइड में से जो खाली एक में से फील्ड साइड अगर हम माइनस कर देंगे तो मान लो टोटल हमारे पास ये पूरी हमारी थी, ये हमारी जगह थी मान लो, तो टोटल हमारे पास एक थी, ठीक है, टोटल हमारे पास साइड एक थी। अब इसमें जो जगह हमारी भरी हुई है उसको हमने थीटा से डिनोट कर दिया, ये हमारी फील्ड साइड हो गई। अब थीटा से डिनोट कर दिया, अब जो बची हुई जगह थी उसको अगर हमें कैलकुलेट करना है तो अगर हम 1 - थीटा कर देंगे, यानी कि जो भरी हुई जगह है उसको हम 1 से माइनस कर देंगे तो जो खाली जगह है वो हमारे सामने आ जाएगी। तो ये हो गया थीटा फील्ड साइड, ये हो गया हमारे पास बैकेंड साइड जो हमारे पास खाली जगह है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कर देंगे, रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन इन बैकेंड साइड। ये अब एक कंडीशन आएगी जब ये दोनों हमारी क्या हो जाते हैं, इक्विलिब्रियम में पहुंच जाती हैं। अब इक्विलिब्रियम से पहले एक बात मुझे आप लोग यहाँ सोच के बताओ, जैसे ये एडजॉर्प्शन है, अब एडजॉर्प्शन हमारे किस पर डिपेंड करेगा, एडजॉर्प्शन हमारा किस पे डिपेंड करेगा, यहाँ पे हमारा फील्ड साइड पे डिपेंड करेगा कि बैकेंड साइड पे। अब लोग बोलेंगे सर एडजॉर्प्शन तो वो है कि चिपक रहे हैं, तो जब चिपक रहे हैं तो हमारे फील्ड साइड पे निर्भर करेगा, लेकिन भाई साहब बैकेंड साइड पे डिपेंड करता है एडजॉर्प्शन, क्योंकि भाई जितनी ज्यादा खाली जगह होगी उतना ही ज्यादा तो पार्टिकल आके चिपकेंगे। तो भाई बैकेंड साइड जितनी ज्यादा होगी उतने ही ज्यादा हमारे पार्टिकल आके चिपकेंगे। यही रीजन है कि जो R1 है हमारा रेट ऑफ एडजॉर्प्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बैकेंड साइड, यानी कि 1/थीटा हो जाएगा। और जो हमारी डिजॉर्प्शन है वो किस पे डिपेंड करता है, डिजॉर्प्शन मतलब होता है पार्टिकल का डिटैच होना, तो पार्टिकल डिटैच वहीं से तो ज्यादा होंगे जहां पे ज्यादा चिपके होंगे। तो ये रीजन है कि जो रेट ऑफ डिजॉर्प्शन है वो डिपेंड करता है हमारा फील्ड साइड पे, कि जितना ज्यादा पार्टिकल भरा होगा उतना ही ज्यादा उसके निकलने के चांस होंगे। तो उसी को है कि जो हमारा R1 है वो डिपेंड करता है इस पर, जो हमारा ये हो गया बैकेंड साइड हो गया, और जो R2 है हमारा वो डिपेंड करता है इस पर, ठीक है। अब जो R1 है वो बैकेंड साइड के अलावा हमारा प्रेशर पर भी डिपेंड करता है। क्यों करता है, क्योंकि जब ऊपर से मैंने बोला ना ये बैकेंड साइड है कितना है, लेकिन यहीं पे अगर प्रेशर अप्लाई करूंगा तो ये और अच्छे से चिपकेगा, इसलिए ये प्रेशर पर भी डिपेंड करता है। तो अगर हम इसको कांस्टेंट में लेंगे तो R1 = K1 आ गया हमारा, क्योंकि भाई इसका पहले कंडीशन है एडजॉर्प्शन का 1 - थीटा = P हो गया। यहाँ R1 रेट ऑफ एडजॉर्प्शन हो गया, K1 कांस्टेंट और प्रेशर हो गया ये। अब रेट ऑफ डिजॉर्प्शन इज डिपेंड ऑन एक्टिव साइड, एक्टिव साइड पे डिपेंड करता है, तो ये R2 हमारा थीटा पे डिपेंड करेगा, तो R2 = हो जाएगा K2 थीटा। अब मैं आपको इसमें प्रेशर की जरूरत नहीं, क्योंकि निकलने में ऑटोमेटिक, हम निकालना तो नहीं चाहते, ये ऑटोमेटिक हमारे छुट रहे हैं, तो ये इसमें प्रेशर की जरूरत नहीं है। अब हमको पता है कि इक्विलिब्रियम कंडीशन में जब क्या होगा कि हमारा जो एडजॉर्प्शन है और जो एडजॉर्प्शन है ये दोनों जब इक्वल कंडीशन में आ जाते हैं तो R1 हमारा R2 के बराबर हो जाएगा, और जब बराबर हो जाएगा तो हमारा देखो ये इक्वेशन हमारी R1 = R2, तो ये हमारा इसके बराबर हो जाएगा। तो हम यहाँ पे ये इक्वेशन इसके बराबर लिख देते हैं। अब इसको सॉल्व करोगे तो K1 हमारा इधर आ गया, फिर K थीटा आ गया। अब ये P का भी करेंगे तो K1P हमारा हो गया K1P, और K थीटा P यानी कि K थीटा P आ गया, ये माइनस का माइनस आ गया, इधर K2 थीटा हो गया। अब हम क्या करेंगे, जो थीटा को इधर ले लेंगे तो K1P ये माइनस से प्लस में चला जाएगा, K2 थीटा प्लस K1 थीटा पॉजिटिव, ठीक है। ये हमारा आ गया थीटा प्रेशर। अब यहाँ Kp है, हम यहाँ कॉमन ले लेंगे थीटा को, तो थीटा कॉमन लेके हमारा बन जाएगा K2, यहाँ पे K2 प्लस K1 और यहाँ पे P, क्योंकि थीटा हमने कॉमन ले लिया। अब हम अगर थीटा को सिंपली निकाल, ये हमारा वैसे पूरे लेगमर इक्वेशन हो गई, अगर थीटा की रेंज में निकालेंगे तो हमारे निकल के आएगा K1P अपॉन K2 प्लस K1T। तो थीटा हमारे क्या बैकेंड साइड है, K1 हमारा कांस्टेंट हो गया, K2 कांस्टेंट हो गया, P हमारा प्रेशर हो गया। तो इस पर हमारा पूरा बैकेंड साइड जो हमारी फील्ड साइड है, यानी कि जो एडजॉर्प्शन है वही तो फील्ड साइड है, तो एडजॉर्प्शन हमारा इस थीटा पे डिपेंड करेगा, यानी कि हमारा K1 प्रेशर और K2 प्लस K1 प्रेशर इस पे हमारा डिपेंड करता है। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। बाकी जो हमारी ये होती है पूरी की पूरी, इसके लिए एक बात आपको और पता करनी है कि जो हमारी एडजॉर्प्शन थ्योरम है इसमें टोटल हमारे 5 डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। तो जब भी आएगा देखो ये चीज तो आपको लिख के आनी है, लेकिन इसके अलावा आप ये ग्राफ बना के आ जाओगे, आपका जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो टोटल हमारे 5 तरीके के यहाँ पे ग्राफ बनते हैं। बस ग्राफ याद कर लो, समझना गोली मारो, याद कर लो, क्योंकि आता नहीं है। अगर आ जाएगा तो अगर आप इनको बनाकर आ जाओगे 5 को, आपको काफी अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो यहाँ पे देखो ये हमारा एडजॉर्प्शन का एडजॉर्ब वेट का अमाउंट है, जो हमारे ये पार्टिकल लग रहे हैं उसका अमाउंट है, इसको हम x से डिनोट करते हैं। इधर हमारा प्रेशर जो अप्लाई कर रहे हैं, तो देखो जैसे हमारा प्रेशर हम बढ़ाते जाएंगे हमारा एडजॉर्बेंट जो अमाउंट है वो भी बढ़ता जाएगा। तो ये हमारा ऊपर को जा रहा है, लेकिन इस डायरेक्शन में जा रहा है। इसका एग्जांपल ये टाइप 1 हो गया। तो एडजॉर्प्शन ऑफ N2, या हम हाइड्रोजन को चिपकाते हैं 4 कोल के ऊपर, यहाँ पे 4 कोल है एट हमारा टेम्परेचर -1800 डिग्री पे। टाइप 2 हमारा होगा, यहाँ पे हमारा इस तरह का ग्राफ बनेगा। ये आप पूरा देखो, ग्राफ आपको याद करना पड़ेगा, 2-3 बार बना के देख लेना। एडजॉर्प्शन ऑफ, इसमें हम नाइट्रोजन को ऐड करते हैं सिलिका जेल के ऊपर एट -195 डिग्री
सेल्सियस पे। तो इस तरह का ग्राफ बनेगा। थर्ड टाइप हमारा ये वाला होता है जहाँ पे सीधा हमारा इस तरह का ग्राफ है। तो यहाँ एडजॉर्प्शन ऑफ हमारे जो ब्रोमीन आयोडीन है वो हम सिलिका जेल के ऊपर करते हैं एट 79 डिग्री सेल्सियस पे। ये इसका ग्राफ हो गया। फोर्थ हमारा टाइप 2 आता है जहाँ पे हमारा इस तरह का ग्राफ बनेगा। हमारा लगभग देखो ऐसा है लेकिन हल्का सा हमारा चेंज हो रहा है। ये टाइप 4 हो गया जहाँ पे एडजॉर्प्शन ऑफ बेंजीन हमारा सिलिका जेल के ऊपर होगा 50 डिग्री पे। और ये हमारा हो गया टाइप 5 जहाँ पे एडजॉर्प्शन ऑफ पानी हमारा इस तरह यहाँ पे ऐड हो रहा है चारकोल के ऊपर 100 डिग्री सेल्सियस पे। तो ये सारी बातें आप थोड़ी बहुत याद कर लेना। तो आई होप अब आपको जो है पूरी की पूरी यूनिट थर्ड कवर होगी। देखो मैंने वो टॉपिक भी कवर कर दिया जो यहाँ पे आते नहीं है ज्यादा। एडजॉर्प्शन सॉलिड कुछ भी नहीं था, सारा कुछ मैंने आपको कवर करके दिखा दिया। तो आई होप आपको सब कुछ समझ आ गया होगा। अब भाई आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताओ। थोड़ा एक्स्ट्रा ही मैंने आपको बताया है। बाकी इस वीडियो को लाइक करो। सरफेस और इंटरफेसियल टेंशन की मतलब जो डेफिनेशन है वो कमेंट करके बता सकते हैं आप लोग, ठीक है। कमेंट में अपनी अपनी प्रेजेंट लगा दो कि भाई लगातार वीडियो किसने देखी। बाकी कैसी लगी भाई लाइक वगैरह करो। देखो इतना कुछ किया, लगातार वीडियो लगभग 2 घंटे की हो गई है। बाकी बस आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हूँ मैं आपसे बहुत नेक्स्ट वीडियो में। बाकी जो इसकी यूनिट 4th और 5th होगी वो आपको ऐप के अंदर मिलेगी, तो वहां देखने के लिए आप ऐप में इनरोल कर सकते हो। तो तभी थैंक यू, टेक केयर, अपना भी फैमिली का ख्याल रखिएगा। बाय बाय दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।